चींटियों की मदद करते हुए मैंने एक सूक्ष्म दुनिया खोजी। मेरा गिराया एक उबला अंडा उनके पूरे गांव को कई दिनों तक खिला सकता था। उस दिन से मैं उनकी नजरों में एक देवता बन गया। बाद में जब मैंने एक नन्ही लड़की की जान बचाई और उसकी भाषा समझी, तब मुझे एहसास हुआ कि यह कोई खिलौना नहीं बल्कि युद्ध और अकाल से जूझ रहा असली मध्ययुगीन यूरोप है। वह लड़की इलेरा एक टूटी टोकरी लिए सूखी मिट्टी में छाल खोद रही थी। अगर उसे कोई जंगली पत्ता मिल जाता तो वह उसे खजाने की तरह संभाल लेती। मैं उसे खिलाने के लिए तुरंत कुछ ब्रेड लाने मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह ओखेवन गांव की ओर दौड़ी, अचानक कुछ अनहोनी हो गई। सैंडबॉक्स के बाहरी इलाके में पीली धूल उड़ने लगी और जंग लगे तलवारों से लैस घटिया घोड़ों पर सवार डाकुओं का एक झुंड पागलों की तरह गांव में घुस आया। वे जोर जोर से खाने की मांग करने लगे। डरे हुए ग्रामीणों ने अपने दरवाजे कसकर बंद कर लिए थे। एक डाकू ने लकड़ी का दरवाजा लात से तोड़ा और माँ बेटी को घसीट कर बाहर लाया। लड़की जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी और बोली कि घर में खाना नहीं बचा है। पर सरदार को कोई दया नहीं आई। उसने बस अपनी तलवार उठाई और नीचे गिरा दी। लड़की की मां को तलवार से मार दिया। लड़की लाश पर गिरकर बिलखने लगी। डाकुओं के सरदार ने घिनौना मुस्कुराते हुए अपनी खून से सनी तलवार उठाई और लड़की की गर्दन पर वार किया। एक अज्ञात क्रोध की लहर सीधे मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। मेरी आंखों के सामने लोगों को धमकाया जा रहा है। जा मर। मैंने कांच का ऊपरी ढक्कन उठाया, अपनी दायां तर्जनी उंगली से डाकू सरदार पर निशाना साधा और एक झटका दिया। वह बंदूक की गोली की तरह गांव से बाहर उड़ा, हवा में लकीर बनाता हुआ और कीचड़ में जोर से जा टकराया। उसकी गर्दन अजीब कोण पर एक तरफ मुड़ी हुई थी और वह मौके पर ही मर गया। इस झटके के साथ ही डिब्बे में एकदम सन्नाटा छा गया। नीचे खड़े डाकुओं का पूरा झुंड हैरान रह गया। ये क्या हुआ? सरदार कैसे उड़ गया? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं देख सके। आखिरकार दर्जनों जोड़ी खूंखार आंखें जमीन पर पड़ी लड़की पर टिक गईं। क्या यह वही जादू है जो तुमने किया है? एक और डाकू सरदार ने अपनी तलवार निकाली और जानलेवा इरादे से लड़की की ओर बढ़ा। मैंने ठाका मारा और मेरी उंगली फिर से बादलों में चली गई। उंगली मोड़ो, झटका, चटाक। दूसरे सरदार ने दर्द भरी चीख मारी और एक दर्जन मीटर से भी ज्यादा दूर पीछे की ओर उड़ गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं और वह जमीन पर चिपक गया, बिल्कुल भी नहीं हिला। बाकी डाकू डर के मारे पागल हो गए, बिना सिर वाले मक्खियों की तरह इधर उधर भागने लगे। इसी समय लड़की ने अचानक अपना सिर उठा लिया। उसकी नजर डायरामा बॉक्स की बादलों की परत को चीरती हुई सीधी मेरी सिलास आंखों से टकराई। उन आंखों में निराशा, डर और उम्मीद भी थी। वो घुटनों के बल झुक गई। हे प्रभु, हमें बचाइए। मेरा दिल धड़क उठा। ये कोई खिलौना नहीं था, ये सब साले असली जिंदा लोग थे। कुछ डाकुओं को अब भी लड़की को पकड़ने की कोशिश करते देख मैं पूरी तरह गुस्से से भर गया। तुम सब जहन्नुम में जाओ। मैंने अपना दायां हाथ उठाया, हथेली फैलाई और उसे गांव में डाकुओं के झुंड की ओर जोर से पटका। हवा और बिजली की आवाज गूंज उठी। डाकुओं की नजर से देखा जाए तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा था। धड़ाम। एक डाकू चपटा होकर इंसानी पैनकेक बन गया। कुचला हुआ मांस और खून मिलकर जमीन पर हर तरफ बिखर गया। धड़ाम। एक और। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मैंने अपनी हथेली लगातार ऐसे घुमाई जैसे मच्छर मार रहा हूँ। हर वार के साथ जमीन पर खून का एक नया तालाब बन जाता था। कुछ ही सेकंड में दर्जनों डाकू पूरी तरह से खत्म हो गए। सब के सब पिसकर जमीन से चिपक गए थे। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो पूरी तरह से खून की तीखी गंध से भर गया था। असल खून। मैं कुर्सी पर झुका और देखा कि गांव वाले घरों से बाहर आकर डाकुओं के हथियार ले रहे हैं और लाशें दफना रहे हैं। यह डिब्बा मेरी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। अपने हाथ अच्छी तरह धोने के बाद मैं सीधा सो गया। लगातार कई रातें जागने और हाल ही में आए एड्रेनालिन के झटके ने मुझे पूरी तरह बेहोश कर दिया। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तब तक अगली सुबह हो चुकी थी। मैं अचानक बिस्तर से लुढ़क कर उठा और डायरामा बॉक्स की ओर दौड़ा पड़ा। इलेरा फिर से गांव छोड़ जा चुकी थी। अपनी टूटी हुई लकड़ी की टोकरी उठाए उसके कदम कमजोर और डगमगाते हुए वह कल की सूखी पूरी तरह पलटी हुई मिट्टी में फिर से खाना खोजने लगी। वह भूख से बेहाल थी। अब सहन नहीं हो रहा था। मैं बोल पड़ा, इस लड़की की हालत खराब है। इलेरा ने झटके से सिर पीछे किया जैसे करंट लगा हो। उसकी नजर एक बार फिर आयामों को पार कर सीधा मेरे चेहरे पर टिक गई। दयालु पवित्र प्रभु। वह जमीन पर दंडवत हो गई, गिरे हुए पत्ते की तरह कांप रही थी। मैं बहुत भूखी हूँ, मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ, मुझे बचा लीजिए। उसे खाना चाहिए, आसान है। मैं तेजी से रसोई में भागा। सौभाग्य से बर्तन में 2 ताजे उबले अंडे थे। मैंने एक अंडा निकाला, उसे ठंडे पानी में डालकर ठंडा किया और उसका छिलका उतार दिया। मैंने डिब्बे की ओर धीरे से कहा, लड़की, तुम्हारे लिए कुछ खाना है। इलेरा पूरी तरह से सिहर गई और खुशी से हैरान होकर आसमान की ओर देखने लगी। मैंने छिल्ला हुआ उबला अंडा 2 उंगलियों से पकड़ा, धीरे धीरे डिब्बे के अंदर हाथ डाला और उसे उसके सामने पीली रेत पर हल्के से रख दिया। लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसके नजरिए से ये अंडा कैसे हो सकता है? ये प्राचीन दैत्य का अंडा था। 30 मीटर लंबा, 10 मीटर ऊंचा, भयानक गर्मी छोड़ता हुआ रास्ते में मांस के पहाड़ जैसा पड़ा था। डर के मारे वह कई कदम पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, यह अंडा है, खराब हो गया है, बस सीधे खा लो। मैंने कहा। उसने हिम्मत जुटाई, झुककर अंडे की सफेदी में जोरदार काट लिया। अगले ही पल उसने दोनों हाथों से काटे हिस्से को पकड़ा, अपना सिर जर्दी में घुसा दिया और बड़े बड़े घूंट भरते हुए संतुष्टि की आवाजें निकालने लगी। थोड़ा खाने के बाद उसने अचानक सिर निकाला और सहम कर आसमान की ओर देखा। क्या मैं गांव वालों को बुला लूं? अकेले खत्म नहीं होगा और कल तक खराब हो जाएगा। मैं मुस्कुराया। ये लड़की सच में बहुत दयालु थी। जाओ, सबको बुला लो। लड़की ने उत्साहित होकर अपनी छाती पर क्रॉस बनाया
जोर से अंडे की जर्दी का एक मुट्ठी भर टुकड़ा तोड़ा, उसे हाथों में लिया और गांव की ओर दौड़ पड़ी। भाई गैरिक, गांव के मुखिया थॉमस, सब लोग जल्दी आओ, यहाँ खाना है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गांव के सभी फोर्टिटुडो लोग विशाल अंडे के सामने इकट्ठा हो गए। फोर्टिटुडो की जोड़ी जोड़ी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। गांव के मुखिया थॉमस बियर्ड कांप रहे थे। क्या क्या यह सच में भगवान का दिया हुआ है? मजबूत आदमी गैरिक, जिसने एक कॉर्ड लिया था, बेताबी से सिर हिलाया। इतनी खुशबूदार चीज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। गांव के मुखिया ने तुरंत फैसला लिया। गैरिक, एक चाकू ले आओ और इसे काटो। हर परिवार को एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा, कोई छीना झपटी नहीं होगी। गांव वाले टूटे हुए लकड़ी के टब और फूटे हुए मिट्टी के कटोरे लिए खुशी खुशी अंडे की जर्दी और सफेदी काटने लगे। बांटने के बाद भी आधे से ज्यादा अंडा वहीं पड़ा रह गया। वे उसे हिला भी नहीं सकते थे। डर था कि अंडा सड़ जाएगा और वातावरण को प्रदूषित कर देगा। इसलिए मैंने हाथ डालकर बचा हुआ मलबा निकाला और उसे लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया। विशाल अंडे को ऊपर उठते देख गांव वाले सीधे घुटनों के बल गिर पड़े। फोर्टिट्यूडो के लोग एक साथ घुटनों पर बैठ गए और आमीन चिल्लाने लगे। ये ठीक नहीं था। सिर्फ उबले अंडे खाने से पोषण असंतुलित हो जाता है। मैं तैयार होकर सीधा सुपरमार्केट गया। मैंने जई और गेहूं का बैग, बेकन, पत्ता गोभी और नमक खरीदा। घर लौटकर मैंने बैग खोला और मुट्ठी भर सफेद गेहूं निकाला। गेहूं की खुशबू मेरी नाक में समा गई। मैंने एक चुंबकीय आवर्धक कांच उठाया और उसे लड़की की टूटी हुई झोपड़ी की ओर तान दिया। अंदर पूरी तरह से खाली और सूना था। मैंने हाथों को कीप बनाकर छत के छेद की ओर ताना और कलाई पलट दी। सफेद गेहूं झरने सा नीचे गिरने लगा। सरसराहट। पलक झपकते ही आधा घर विशाल गेहूं से गिठा हुआ था। मैंने संतुष्टि से ताली बजाई, एक छोटी सी स्टूल खींची और अच्छे तमाशे का इंतजार करने लगा। सांझ के समय इलेरा आदि टोकरी, पेड़ की छाल और जंगली सब्जियां लेकर गांव लौटी। उसने अभी अभी अपने घर का टूटा हुआ दरवाजा खोला था। धड़ाम, आधे कमरे भर गेहूं दरवाजे से ऐसे फूट पड़ा जैसे अचानक बाढ़ आ गई हो और बाहर बहने लगा। उसके लिए गेहूं का हर एक दाना आधे मीटर से भी लंबा और 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाला अंडाकार विशाल पत्थर था। उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते जब वह गेहूं के पहाड़ के नीचे दबने ही वाली थी, मैंने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और गेहूं के ढेर के ऊपर हल्के से रोक दिया। विशाल गेहूं के दानों की फिसलन की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन वह फिर भी ठोकर खाकर 100 पाउंड के विशाल दाने के पास बैठ गई। डर के मारे उसने सिर घुमाया और ठीक उसी समय आसमान में मेरा मुस्कुराता चेहरा चमकता हुआ देखा। वह तुरंत समझ गई कि पवित्र प्रभु उसके साथ मजाक कर रहे हैं। गेहूं के ढेर में बैठी हुई, अपनी जांग से भी मोटे दाने को सहलाते हुए, वह खुद को जोर जोर से हंसने से रोक नहीं पाई। यहाँ तक कि अपनी माँ को खोने का दुख भी कुछ देर के लिए धुल गया। पड़ोसी शोर सुनकर सब इकट्ठा हो गए। गैरिक दौड़ता हुआ आया, कुछ विशाल दानों को हटाने की कोशिश की और लड़की को बाहर खींच लिया। गांव के मुखिया ने जमीन पर बिखरे चक्की के पार्ट जितने बड़े गेहूं को देखा और उत्साह में अपने हाथ मलने लगे। अरे, इस गेहूं को तो उबालने से पहले काटना पड़ेगा, है ना? ये तो देवताओं का उपहार है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गांव के प्रवेश द्वार से अचानक एक बेहद घमंडी और गुस्से से भरी गाली सुनाई दी। ओखेवन गांव के गरीब भूतों, मरने का नाटक बंद करो। जल्दी से जाकर बैरन साहब का बकाया कर चुकाओ। गांव के सभी लोगों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। यहाँ तक कि रोते हुए बच्चों के मुंह भी बड़ों ने कसकर बंद कर दिए। गांव के मुखिया ने अपनी आवाज धीमी कर ली और चिंता में पैर पटकने लगे। अरे नहीं, मालिक के कर वसूलने वाले आ गए हैं। जल्दी करो, सारा गेहूं वापस घर में भर दो। उन्हें यह बिल्कुल भी दिखने नहीं देना है। गैरिक ने कुछ ताकतवर युवकों को साथ लिया और जमीन पर पड़े विशाल गेहूं को बेतहाशा घर के अंदर ले गए और अपने शरीर से दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखें संकरी कर ली और डायरामा बॉक्स के किनारे को घूरने लगा। किसी समय 5 छोटे लोग अचानक डिब्बे के अंदर प्रकट हो गए थे, जिन्होंने लाल और काले रंग की सुरकोट पहन रखी थी। कमर पर लंबी तलवारें लटक रही थीं और उनकी पीठ पर मालिक के अधिकार का प्रतीक चिन्ह छपा हुआ था। मैंने कांच के डिब्बे के चारों ओर 3 चक्कर लगाए। ऊपर का ढक्कन पूरी तरह से बंद था और वेंटिलेशन के छेद सुई की नोक जितने छोटे थे। वे अंदर कैसे आ गए? ये डिब्बा निश्चित रूप से कोई साधारण बंद कंटेनर नहीं था। 5 कर वसूलने वाले अकड़ते हुए गांव में घुस आए। नेता ने चमड़े की कोड़ा फटकारा। अगर तुम लोग टैक्स नहीं दोगे तो सबको कालकोठरी में डाल दिया जाएगा। मुखिया ने आगे बढ़कर विनती की। मालिक, 3 साल के सूखे से खेतों में कुछ नहीं बचा। हमने घास तक खा ली, अनाज बिल्कुल नहीं है। बकवास, तुम अनाज छुपा रहे हो। कर वसूलने वाले ने उसे धकेला और घरों की तलाशी लेने लगा। जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ लगी। गांव की निगाहें लड़की के टूटे घर पर थीं। कई बलवान युवा पीठ से उस लकड़ी के दरवाजे को संभाले हुए थे। प्रमुख कर संग्रहकर्ता ने उपहास करते हुए शान से आगे बढ़ा। कदम कोई नहीं हिला। मौत को गले लगाना। कर वसूलने वाले ने एक जोरदार उड़ती हुई लात मारी जो सीधे दरवाजे पर लगी। गैरिक और इलेरा को लात लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। लकड़ी का दरवाजा सहारा खोते ही तुरंत खुल गया। धड़ाम, विशाल गेहूं का सफेद झरना फिर से बाहर उमड़ पड़ा। सबसे आगे चल रहे कर वसूलने वाले की आंखों में जैसे भूकंप आ गया। वह बेतहाशा पीछे हटा, लेकिन उसका निचला हिस्सा फिर भी फिसलते हुए विशाल गेहूं के दानों में दब गया। पीछे खड़े 4 कर वसूलने वालों ने डरकर तलवारें निकाल लीं, जैसे कोई दुश्मन हो। काफी देर तक सन्नाटा रहा। गेहूं में दबाकर वसूलने वाला होश में आते ही चिल्लाया, तमाशा क्या देख रहे हो? बाहर निकालो मुझे। उसके 4 अधीनस्थों ने घबराकर उसे बाहर निकाला। उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए आधा मीटर लंबे अंडाकार सफेद विशाल पत्थरों को देखा और पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या यह गेहूं है?
यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? गांव के मुखिया ने अपनी कमर सीधी की। यह पवित्र प्रभु द्वारा दिया गया दिव्य गेहूं है। अगर तुमने इसे छूने की जुर्रत की तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पांचों कर वसूलने वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में लालच था। मुख्य कर वसूलने वाले ने कहा, मुझे इन जंगली भूतों से मत डराओ। यह अनोखा खजाना सिर्फ बैरन के किले का है। उसने लड़की की ओर इशारा किया। ये जादूगरनी झूठ बोलकर सबको बहका रही है। पकड़ो इसे और ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। मैं चुप हो गया, अपना फोन निकाला और क्लिक क्लिक करते हुए कर वसूलने वालों की कुछ हाई डेफिनेशन मैक्रो तस्वीरें खींच ली। मेरा बायां हाथ पहले से ही डिब्बे के ऊपर मंडरा रहा था। मौत मांग रहा है? ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। लड़की ने आते टैक्स वसूलने वालों को देखा और पागल सी चीखने लगी। पास मत आओ, जल्दी भाग जाओ। पवित्र प्रभु ने पहले ही अपना हाथ उठा लिया है। वह तुम सबको मांस के पेस्ट में बदल देगा। कर वसूलने वालों ने आसमान की ओर देखा। आसमान साफ था और कोई पक्षी न था। कमीनी, अब भी चालें चल रही हैं। मुख्य कर वसूलने वाले ने डरावनी मुस्कान के साथ तलवार उठाई और लड़की पर वार कर दिया। मैंने और इंतजार नहीं किया। मैंने बाएं हाथ की चुटकी से पिस्सू की तरह उस भारी टैक्स कलेक्टर के कंधों को कसकर पकड़ लिया। कर वसूलने वाले ने एक कटे हुए स्वर की तरह चीख मारी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो अदृश्य विशाल पर्वतों ने उसके कंधों को कसकर जकड़ लिया हो। उसकी हड्डियों से दांत निकलने जैसी चटकने की आवाजें निकली और वे तुरंत टूट गईं। कलाई उठाते ही उसके दोनों पैर जमीन से उठ गए। मैंने उसे चुटकी में उठा लिया। वह दर्जनों मीटर ऊपर लटक गया और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे। यहाँ कोई राक्षस है? बाकी चारों कर वसूलने वाले डर से कांपते हुए घुटनों पर गिर गए। लटकता हुआ टैक्स कलेक्टर डर से कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। भगवान दादा, जान बख्श दो, मुझसे अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने घृणा से अपने होंठ सिकोड़ ली। सांस भरकर मैंने चारों कर संग्रहकर्ताओं पर निशाना साधा और जोर से फूंका। धमाका! समतल जमीन से एक तेज आंधी उठी। 12वीं श्रेणी के तूफान ने सटीक वार किया। चारों कर संग्रहकर्ता लुढ़कते हुए कद्दू की तरह उड़ गए। कई मीटर पीछे जाकर गिरते, लुढ़कते और रेंगते हुए मुंह के बल आ गिरे। मैंने अपनी आवाज नीची की और डिब्बे की ओर 2 शब्द थूकते हुए कहा, दफा हो जाओ। मेरी आवाज एक विशाल घंटी की तरह थी जो रेतीली जमीन को हिला रही थी। लड़की ने तुरंत चिल्लाकर कहा, पवित्र प्रभु ने कहा है कि तुम लोग दफा हो जाओ। आज जो कुछ भी हुआ उसका एक शब्द भी बोलना मना है। हाँ हाँ हाँ, यह तुच्छ प्राणी बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोलेगा। मैंने अपनी उंगलियां ढीली कर दी। हवा में लटकाकर संग्रहकर्ता धड़ाम से रेतीली जमीन पर आ गिरा। पूरी तरह चकरा गया। लुढ़कते और रेंगते हुए वह अपने 4 साथियों के पीछे पीछे पागलों की तरह गांव से बाहर भागा। मैंने उनकी भागने की दिशा पर गहरी नजर रखी। वे सूखी जमीन के किनारे तक भागे जो डिब्बे की एक पारदर्शी कांच की दीवार थी। अप्रत्याशित रूप से वे बिना किसी रुकावट के सीधे उसमें जा टकराए। उन्होंने न तो कांच को तोड़ा, न ही वे मेरे बेडरूम में घुस पाए। इसके बजाय वे अचानक हवा में ही गायब हो गए। मेरा दिमाग बिजली की गति से काम करने लगा। ये डिब्बा, ये एक तरफा निरीक्षण पोर्ट है। गांव वाले आकाश की ओर प्रार्थनारत थे। मैंने गला साफ किया। गेहूं अलग करो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तुम किस राज्य में हो? अभी कौन सा साल चल रहा है? इलेरा ने मेरी बातों को जल्दी से गांव वालों तक पहुंचा दिया। नतीजतन चारों टिटुओं छोटे लोगों के चेहरों पर भारी उलझन के भाव थे। गांव के मुखिया ने अपना सिर और कान खुजाए। राज्य, साल, यह हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से गांव से बाहर नहीं गए हैं। हमें सच में नहीं पता। मैंने एक आह भरी। एक झुंड अनपढ़ों का, इनसे पूछना बेकार था। मुझे आह भरते देख गांव का मुखिया डर गया और जल्दी से बोला, पवित्र प्रभु, कृपया अपना क्रोध शांत करें। हमें नहीं पता, लेकिन शहर में पढ़े लिखे स्वामी है। बैरन के किले में जो क्लर्क है वह निश्चित रूप से जानता है। उसने गैरिक का कंधा पकड़ था। गैरिक, कल सुबह कुछ जवान लड़ाकों के साथ किले की सीमा से उस क्लर्क को ले आओ। अगर वह न माने तो उसे बेहोश करके उठा लाना। हम प्रभु को निराश नहीं कर सकते। गैरिक ने जोर से अपनी छाती पीटी। मुझ पर छोड़ दो। दिलचस्प, एक एनपीसी का अपहरण? ये कहानी का मोड़ तो काफी जबरदस्त है। मैंने लाइट बंद की और आराम से सो गया। अगली सुबह 7 बजे मैंने सबसे पहले डायरामा बॉक्स को देखा। गैरिक 3 जवानों के साथ दरवाजे पर गेहूं की दलियां तेजी से खा रहा था। वे पसीने में डूबे थे। लड़की टोकरी लिए जंगली सब्जियां लेने जा रही थी। मैं फ्रिज के पास गया और हरी, कुरकुरी और मोटी पत्ता गोभी का एक पत्ता तोड़ लिया। ये पत्ता 40 सेंटीमीटर से भी लंबा था और बहुत ही रसीला था। मैं बॉक्स के सामने गया, गांव से अभी अभी बाहर निकली लड़की को निशाना बनाया और पत्ता छोड़ दिया। वह बड़ा पत्ता नीचे उतरने लगा। लड़की के लिए यह पन्ना छतरी थी जो 300 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी पहाड़ की तरह गिर रही थी। यह लड़की पहले से ही मेरी चमत्कारों की आदी हो चुकी थी। उसने कुशलता से जमीन पर घुटने टेक दिए, प्रार्थना में एक क्रॉस बनाया और पूरे गांव को सब्जी बांटने के लिए जोर से पुकारा। मूलभूत जरूरतें पूरी होते ही गांव वाले तुरंत सक्रिय हो गए। लोग कपड़े और बर्तन बना रहे थे, कुछ लोहार थे और एक बूढ़ा लकड़ी तराश रहा था। मैं यह सब दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक इलेरा पानी लेकर घर गई और सब बंद कर लिया। झोपड़ी की छत में एक बड़ा छेद था। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने आवर्धक कांच उठाया और उसे उस छेद की ओर तान दिया। इलेरा टूटी हुई लकड़ी की पेटियों के एक ऊंचे ढेर पर खड़ी थी, सिर बाहर निकालकर ऊपर देख रही थी। हमारी नजरें अलग अलग आयामों से टकरा गईं। इलेरा का चेहरा एकदम से सुअर के जिगर की तरह गहरा लाल हो गया। डर के मारे उसने दरवाजा खोला और बाहर भागी। सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंची। मैंने कान लगाए और सुना कि गांव का मुखिया धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि पवित्र प्रभु तुम्हें देख रहे हैं।
अगर वह तुम्हें दिव्य लोक में दासी बनने के लिए भी बुलाएं, तो भी तुम्हें आज्ञा का पालन करना चाहिए। इलेरा पूरी तरह कांप उठी और सचमुच घर के अंदर जाकर अपने कपड़े खोलने लगी। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। झांकना न करना इंसानियत की बुनियादी शर्त है। वैसे भी ये लोग भूख से हड्डी पसली हो चुके थे। सबसे जरूरी काम था इन्हें जिंदा रखना। दूसरी ओर गैरिक 3 मजबूत लड़कों को लेकर चुपचाप महल के बाहर के बाजार नगर तक पहुंच गया। वे चारों दुनिया बहुत कम देखे थे और पत्थर के पुल के पास कांपते हुए खड़े थे। संयोग से एक अच्छे वस्त्र पहने हुए एक अधेड़ मोटा आदमी 2 पहरेदारों द्वारा लात घूंसों से पीटकर बाहर निकाला गया। मोटा आदमी पूरी ताकत से चिल्लाया, लॉर्ड बैरन, मैंने आपकी भलाई के लिए आपको अनाज के गोदाम खोलकर आपदा राहत देने की सलाह दी थी। लैटिन में इसे कुल्पा लाटा कहते हैं, यानी सोने का अंडा देने वाली हंस को मारना। गैरिक की आंखें चमक उठी। यही है वो क्लर्क बारनबी जिसका जिक्र मुखिया ने किया था। पिटने के बाद वो लंगड़ाते हुए गली में गया ही था कि गैरिक ने डंडे से उसका रास्ता रोक लिया और बाकी तीनों ने उसे पीछे से घेर लिया। डरकर बारनबी ने हाथ उठा दिए। भले लोगों, मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने आपके लिए आवाज उठाई। बाइबल में इसे जन प्रार्थना कहते हैं। गैरिक ने सिर खुजाया। समझ में नहीं आया? हमारे साथ ओखेवन गांव चलो। मैं नहीं जाऊंगा। इसे बांग पर जाना कहते हैं। सिर के पीछे एक जोरदार वार। बारनबी की आंखें पलट गईं और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। युवक बड़बड़ाया, इस आदमी की बातें बहुत परेशान करने वाली थीं। खुद को रोक नहीं पाया और मार दिया। चारों ने बेहोश क्लर्क को सहारा दिया और शहर के बाहर की ओर दौड़ पड़े। वे सीधे शेरिफ की गश्ती टुकड़ी से टकरा गए। गैरिक के पैर कांपने लगे। क्या यह वही कर वसूलने वाला नहीं था जो कल ही गांव में कर वसूलने आया था और जिसे मैंने हवा में उठा लिया था? संयोग से उन 5 कर वसूलने वालों ने भी गैरिक को पहचान लिया। उन्हें लगा कि मैंने उन पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा है और डर के मारे उनके चेहरे सफेद पड़ गए। गैरिक हकलाया, मेरा दोस्त नशे में है, उसे चेहरा धोने ले जा रहा हूँ। मुख्य कर वसूलने वाले ने घबरा कर निकल लिया। कृपया आगे बढ़िए। कल के बारे में हमने एक शब्द भी नहीं कहा है। दोनों पक्ष छलनी की तरह कांपते हुए एक दूसरे के पास से गुजर गए। इसके तुरंत बाद वे एक दूसरे से पीठ मोड़कर पागलों की तरह दौड़ पड़े। सांझ होते ही गैरिक ने बारनबी को गांव के प्रवेश द्वार पर फेंक दिया। सूरज डूबने ही वाला था। गांव के चारों तिथुओं लोग बारनबी को टकटकी लगाकर देख रहे थे। बारनबी की खोपड़ी सुन्न हो गई। सभी लोग चलिए शांति से बात करते हैं। जैसा कि कहावत है, कृतज्ञता और दुश्मनी के बीच स्पष्ट भेद होना चाहिए। इलेरा सबसे आगे आकर खड़ी हो गई। उसने आसमान की ओर कान लगाकर सुना और गंभीर चेहरा बना लिया। तुम कौन हो? अभी कौन सा साल और महीना चल रहा है? बारनबी ने तुरंत सिर झुकाकर सलाम किया। मैं पूर्व क्लर्क बारनबी हूँ। अभी हमारे प्रभु का वर्ष 1315 जुलाई चल रहा है। इसे कहा जाता है, अरे इसे संक्षेप में बताने के लिए कोई कहावत नहीं है। मैं कुर्सी पर अकड़ गया। 1315 का साल, जब मध्य युग का महाअकाल शुरू हुआ। लगातार बारिश से फसलें बर्बाद हुई। हर तरफ भूख और लाशें थीं, जिसके बाद युद्ध और यूरोप में काली मौत फैल गई। ये कोई खेल नहीं है, ये अंधकारमय युग की असली अराजकता है। मैंने रूखेपन से कहा, इलेरा, पूछो राजा का नाम क्या है? बारनबी ने डरते हुए सिर हिलाया। एक तुच्छ व्यक्ति महाराज का सीधा नाम नहीं ले सकता। यह राजद्रोह है। मैं गुस्सा हो गया। इसे पीटो, इलेरा ने आदेश दिया। गांव वालों ने लाठियां और बर्तन उठाकर बारनबी को घेर लिया। बारनबी चिल्लाया, एडवर्ड, राजा का नाम एडवर्ड है। मुझे यकीन हो गया, यह वही लाशों और खून से भरा अंधकारमय यूरोप था। मेरा मूड बदल गया। मैंने कंप्यूटर पर मध्यकालीन अकाल के रिकॉर्ड्स खोजना शुरू किया। मैंने कहा, इसे कुछ खाने को दो। गांव वाले तितर बितर होकर प्रार्थना करने लगे। बारनबी मुश्किल से बचा और इलेरा के पीछे रसोई में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, वह अवाक रह गया। कोने में आधा मीटर लंबा और चक्की के पत्थर जितना बड़ा विशाल गेहूं का बीज ढेर लगा हुआ था। उनके बगल में एक गोभी का पत्ता टिका हुआ था जो पूरी दीवार जितना बड़ा था। बारनबी रसोई के दरवाजे पर झपट पड़ा और चिल्लाया, आखिर ये खाना किसने दिया है? इलेरा ने अपने हाथ उठा दिए। मुझे नहीं पता, पवित्र प्रभु कुछ नहीं बताते। पूरी रात जागते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को घूरते घूरते मेरी आंखें लाल हो गई थीं। 4 टिटुओं लोगों को जिंदा रखना आसान है, लेकिन इस अराजक दुनिया में लाखों आम लोगों को बचाने के लिए केवल मेरे खिलाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें खुद को जीवित रखने में सक्षम होना चाहिए। पहला कदम पानी उपलब्ध कराना। ह्यूमिडिफायर की धुंध, वह बहुत महीन है। छोटे लोगों की नजर में यह एक मूसलाधार बारिश होगी जो उनकी झोपड़ियों को तोड़ देगी। मैंने मेज पर रखे टपरवेयर के प्लास्टिक क्रिस्पर वाटर बॉक्स पर नजरें गड़ा दी। डायोरामा बॉक्स तक चलते हुए मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाया और गांव के बाहर सूखी मिट्टी में जोर से खुदाई की। गड़गड़ाहट, मिट्टी उड़ने लगी। रेत और पत्थर हवा में बिखर गए। लोगों ने देखा, बादलों से एक हाथ ने आसमान से उतरकर धरती से 10 झांग लंबा और 8 झांग गहरा गड्ढा उखाड़ दिया। गांव वाले यह चमत्कार देखने दौड़े। बारनबी डर के मारे रेंगने लगा और उसकी आंखें फटी रह गईं। मैंने टपरवेयर बॉक्स को गड्ढे में रखकर मिट्टी बराबर कर दी। फिर एक कप पानी सावधानी से डिब्बे में डाल दिया। आकाश गंगा उल्टी बह रही है। आकाश से विशाल जलधारा गड्ढे से टकराकर उठी और धुंध पूरे आसमान में फैल गई। कुछ ही सेकंड में कुंड भर गया। नीचे तक साफ पानी था। पूरा गांव 1 मिनट तक शांत रहा। बारनबी हकलाते हुए बोला, मूसा के समुद्र को चीरने जैसा चमत्कार है यह। इलेरा ने उसकी ओर आंखें घुमा दी। इस बार तुम्हारी शब्दावली कुछ लंबी हो गई है। गांव वाले पागल हो गए, कूदने और हंसने लगे। पानी है, अब हम खेती और नहा सकते हैं। मैंने इलेरा से कहा, ये रोज पानी भरेगा। उस क्लर्क से कहो किले में मुखबिर बने, बकवास करे तो बेहोश कर देना। बारनबी जमीन चूमकर तुरंत किले की ओर भाग गया। पानी के साथ साथ मांस भी जरूरी था।
मैं सुपरमार्केट गया और सबसे बेहतरीन स्टिकी पोर्क का एक टुकड़ा खरीदा। मैंने उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसे डायरामा बॉक्स में डाल दिया। धड़ाम, शुद्ध, पूरी तरह से मार्बल बेकन से बनी मांस की एक पहाड़ जैसी ढेर गांव के प्रवेश द्वार पर आ गिरी। गैरिक की आंखें हरी चमक उठी। उसने मछेटी निकाली, मांस काटने को तैयार। मैंने चेतावनी दी, तुम्हारा पेट इसे नहीं पचा पाएगा। सबको एक लियांग करीब 50 ग्राम बांटो, बाकी हवा में सुखा दो। गांव वाले चिंतित हुए। बिना नमक के अगर सुखाया तो ये सड़ जाएगा। तुम्हें नमक चाहिए है ना? मैं रसोई से नमक का पैकेट उठा, ओक हेवन की ओर कलाई घुमा दी। फर्राट, एक हिमस्खलन सा हुआ। सफेद नमक के क्रिस्टल ओलों की तरह उनके सिर पर गिरे और गांव के द्वार पर नमक का पहाड़ जमा हो गया। गांव वाले नमक के पहाड़ के सामने घुटनों के बल बैठ गए, एक साथ प्रार्थना करने और जोर जोर से विलाप करने लगे। मध्य युग में नमक जीवन से भी महंगा था, लेकिन अब इतना था कि पहाड़ बना दिया गया। उस शाम गांव के हर घर से मांस के सूप और गेहूं की खिचड़ी की खुशबू आ रही थी। गैरिक ने एक ही सांस में 5 बड़े लकड़ी के कटोरे खाली कर दिए। खाने की समस्या हल होते ही अब सुरक्षा का मुद्दा एजेंडे पर आ गया। अराजक दुनिया में हर जगह घूमते हुए डाकू हैं, सिर्फ कांटे, पिचफोर्क ही उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे। मैंने सीधा एक टैक्सी ली और अपने दोस्त काई शिंजी के पास गया, जो मॉडल का कारोबार करता था। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने सीधे 2000 ट्रांसफर कर दिए। मेरे लिए 1/200 स्केल का मध्ययुगीन किलेबंद पत्थर का किला कस्टम बनाओ। पूरा ढांचा 1 मिलीमीटर मोटी शीट मेटल से बनाओ। कोई खिड़कियां नहीं, बस तीर चलाने के लिए संकरे छेद छोड़ दो। काई शिंजी ने आंखें घुमा ली। शीट मेटल से किले का मॉडल? उसमें तो बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं होगा। बहुत बातें मत बनाओ। उसके नीचे ऑफ रोड टायर और मोटर लगाओ, साथ में रिमोट कंट्रोल भी। काई शिंजी तो लगभग मेज ही पलट देता। ये किला है या टैंक? बीमार बच्चे का खिलौना है, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है बॉस, 1 महीने में डिलीवरी कर दूंगा। किले को बनाने में 1 महीना लगेगा। इस बीच क्या किया जाए? मैंने एक फ्रीलांस काम लिया, गेम कॉन्सेप्ट आर्ट बनाई, 5 दिन तक मेहनत की और 3000 रुपए कमा लिए ताकि घर के खर्चे पूरे कर सकूं। जब मैंने अपना ड्राफ्ट सबमिट किया और फिर से डायरामा बॉक्स की ओर देखा तो मैं हैरान रह गया। टपरवेयर बॉक्स में पानी का स्तर सचमुच आधा फुट कम हो गया था। ये छोटे लोगों की दुनिया में हजारों टन पानी के बराबर था, जो रातों रात गायब हो गया था। मैंने जल्दी से निगरानी फुटेज निकाल ली। रात के 2 बजे चांदनी में लकड़ी की बाल्टियां उठाए फटेहाल कुपोषित शरणार्थियों का एक समूह चुपके से ओखेवन गांव में घुस आया। उन्होंने 2 बाल्टियां पानी भरी और भाग गए। वे 3 बार पानी भरने के लिए आए गए और केवल भोर होने से ठीक पहले ही गायब हुए। सुबह होते ही गांव वालों ने भी पैरों के निशान देख ली। गैरिक ने गुस्से में आकर एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि प्रभु का जल चुरा लें? चोरों को मारो। मैंने उन्हें रोका। इलेरा, पीछा मत करो, वे प्यासे शरणार्थी हैं। यह पानी कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसे फिर भर दूंगा। यह सुन गांव वालों का गुस्सा शांत हुआ और वे प्रभु की दया की प्रशंसा करने लगे। रात के 3 बजे मैंने खाना ऑर्डर किया और डायरामा बॉक्स के उत्तरी किनारे को एकटक घूरता रहा। जैसा कि उम्मीद थी, पानी चुराने वाला वह समूह वापस आ गया। उनका नेता एक गहरे रंग का घनी दाढ़ी वाला आदमी था। वह दर्जनों लोगों को लेकर चुपके चुपके तालाब के किनारे तक आया। अंदर झांकते ही वे सब हैरान रह गए। जिस पानी का स्तर उन्होंने कल रात कम कर दिया था, वह फिर से भर चुका था। ब्लैकबियर्ड ने धीमी आवाज में गाली दी, किसे फर्क पड़ता है पानी कहां से आता है? जल्दी से भर लो, आवाज मत करना। वे अपने सिर पानी में डुबोकर पागलों की तरह पीने लगे, फिर बेतहाशा पानी भरने लगे। भूख से बेहाल इन शरणार्थियों को देखकर मेरा दिल भर आया। मैं उन्हें थोड़ा गेहूं देना चाहता था, पर डर था कि भारी भरकम विशाल गेहूं उन्हें डरा न दे। मैं मुड़ा और रसोई में चला गया और एक बैग से महीन आटा निकाल लिया। मैंने उसमें से एक छोटी सी चुटकी ली। आधुनिक महीन आटा 200 गुना बड़ा करने पर भी बस थोड़ा सा मोटा गोल दानों जैसा ही था। सांस रोककर मैंने 2 उंगलियों से आटा उठाया। जब वे लोग सिर झुकाकर पानी भर रहे थे, मैं चुपचाप डिब्बे के पास पहुंच गया। मैंने अपनी उंगलियों को हल्के से रगड़ा और आटा उनके पीछे कीचड़ पर गिर गया। हवा में अचानक बर्फ जैसे सफेद आटे के गोल दानों की एक छोटी पहाड़ी बन गई। ब्लैकबियर्ड ने अपना पानी भरा, अपनी कंधे की लकड़ी उठाई और मुड़ा। उसकी हरकतें एकदम से थम गईं। पानी की बाल्टियां जमीन पर जोर से गिर पड़ी और सारा पानी बह गया। वह उस आटे की पहाड़ी को घूरता रह गया। उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने को थीं। उसके पास खड़े लोग घबरा गए। बॉस, पानी गिर गया। चुप रहो, पीछे देखो। दर्जनों शरणार्थियों ने एक साथ सिर घुमा लिया। वे सब ऐसे जड़ हो गए जैसे उन पर कोई जादू का असर हो गया हो। ब्लैकबियर्ड दौड़ कर गया, एक सफेद गोला उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। कच्चा आटा है, ये सब बेहतरीन सफेद मैदा है, उसने दबे हुए स्वर में कांपते हुए कहा। जरूर ये ओखेवन गांव के लोग हैं जिन्होंने चुपचाप ये यहाँ रखा है। उन्हें पता था कि हम चोरी छिपे पानी ले रहे हैं, और न सिर्फ उन्होंने हमें पकड़ा नहीं, बल्कि हमें खाना भी दे दिया। लोगों का समूह इतना भावुक हो गया कि उन्होंने आंसू पोंछ डाले। पानी बाहर निकाल दो, लकड़ी की बाल्टियों में आटा भर लो, अगर किसी ने एक दाना भी गिराया तो उसका सिर फोड़ देंगे। शरणार्थियों ने पानी तालाब में वापस डाल दिया, बाल्टियां पहुंची और उनमें आटे के गोले भर दिए। जाने से पहले ब्लैकबियर्ड ने गांव की ओर झुककर प्रणाम किया। मैं रोवन यह उपहार हमेशा याद रखूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। यह नाम सुनते ही मेरा दिमाग चकरा गया। ब्लैकबियर्ड रोवन। मैंने जल्दी से अपना कंप्यूटर खोला और कुछ दिन पहले देखे गए मध्ययुगीन ऐतिहासिक अभिलेखों को ढूंढ निकाला। वह विशाल किसान विद्रोह जिसने पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था, उस अराजक दुनिया की पहली चिंगारी और वे विद्रोही सेना के पूर्वज जिन्होंने राजा की सेना को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यही वह ब्लैकबियर्ड आदमी था जिसने सबसे पहले पानी चुराया था और जिसे मैंने अपने थोड़े से आटे से पेट भरने को दिया था।
मैंने उस दिशा में घूरा जहाँ रोवन गायब हुआ था। मेरी खोपड़ी में झुनझुनी सी होने लगी। विद्रोह का जनक पड़ोस के गांव में था। लॉर्ड बैरन का सिर बहुत जल्द काटा जाने वाला था। किसान विद्रोह की ज्वाला बस भड़कने ही वाली थी। वे जल्द ही ओखेवन गांव तक आग लगाते हुए पहुंचने वाले थे। शीट मेटल का किला आने में अभी 1 महीना और लगेगा। दूर का पानी तुरंत लगी आग नहीं बुझा सकता। मुझे तुरंत गांव के लिए कुछ सुरक्षा उपकरण जुटाने थे। मेरी नजरें कमरे में बेतहाशा घूमने लगी। कोट रैक पर जंग लगा मुड़ा तुड़ा शीट मेटल का एक टुकड़ा पड़ा था। डेस्क के कोने में बिना जोड़े गए लेगो ईंटों का एक डिब्बा रखा था। मेरे होंठों के कोने मुस्कुरा उठे। मैंने वह मेटल और लेगो उठाकर बॉक्स की ओर बढ़ते हुए कहा, रोवन, संकट शुरू होने वाला है, इसलिए ओक हेवन को अब आधुनिक तकनीक और ताकत दी जाएगी। जैसे ही आसमान हल्का होने लगा, इलेरा ने टूटा हुआ दरवाजा धकेल कर खोला। मैंने कोट रैक वाली वह मेटल शीट कसकर पकड़ी। ये 10 सेमी लंबी और 0.3 मिमी मोटी थी। मैंने जमीन पर निशाना साधकर उसे सीधा नीचे फेंक दिया। धड़ाम। छोटे लोगों के नजरिए से 20 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी एक सुपर विशाल काली लोहे की प्लेट सूखी जमीन पर जोर से आकर गिरी। उससे उठी धूल पूरी 3 मंजिल ऊंची थी। इलेरा ने ऊपर देखा। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। प्रभु, क्या ये लोहे की प्लेट है? ये तो कटती भी नहीं। मैं हंस पड़ा। लालची, ये तुम्हारे कवच के लिए है। लोहार ब्रैन दौड़ कर आया और लोहे को देख अपनी जांघ थपथपाई। इतना बड़ा लोहा, मेरी भट्टी इसे नहीं पिघला पाएगी। बड़ी मुसीबत है। मैंने सीधे दोनों हाथ बादलों की परत में डाल दिए। मैंने उस 0.3 मिलीमीटर पतली शीट मेटल को पकड़ा, उसे बाएं घुमाया, दाएं घुमाया और जोर से तोड़ दिया। चटाक, शीट मेटल टूट गई। फिर से चटाक, 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 चटाक। पूरे गांव की आंखों के भूकंप के बीच आसमान को ढक देने वाले 2 अदृश्य विशाल हाथों ने उस 60 सेंटीमीटर मोटी सुपर आयरन प्लेट को ऐसे ही मसल दिया और तोड़ डाला जैसे बिस्किट तोड़ते हैं, और उसे दर्जनों कबाड़ के टुकड़ों में बदल दिया। दैवीय दबाव से गांव वाले घुटनों पर आ गए। मैंने आदेश दिया, इसे बुझाकर गढ़ने ले जाओ। लुटेरे जल्द यहाँ होंगे। हर युवा को बख्तर बनाना होगा। उनकी तलवारें उठानी होंगी और इस गांव की रक्षा करनी होगी। सभी लोग भट्टियों को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। जब वे काम कर रहे थे, मैं धूल भरी लेगो ईंटों की एक टोकरी लेकर आया। क्लिक क्लिक क्लिक। मैंने तेजी से एक लंबी पट्टी जोड़ी। उसे उठाकर ओखेवन गांव की सीमा पर जमीन में दबा दिया। मैंने उसे घेरे में बंद किया। बस शहर के फाटक के लिए जगह छोड़ दी। धरती जोर से कांप उठी। हवा और गरज गूंज उठी। गांव वालों ने ऊपर देखा और सब हैरान रह गए। एक विशाल रंग बिरंगी शहर की दीवार 2 झांग ऊंची सीधे जमीन से उठी और पूरे गांव को कसकर घेर लिया। इलेरा लेगो ईंटों के स्टड्स के सहारे दीवार की चोटी पर चढ़ गई और अपने हाथ उठाकर चिल्लाई, पवित्र प्रभु ने हमें शहर की दीवार दी है। सभी लोग जल्दी से लकड़ी के फाटक बनाओ और चोरों से बचाव की तैयारी करो। गांव वाले उत्साह से बड़े बड़े पेड़ काटने लगे। उन्होंने शाखाएं छील दी ताकि उन्हें एक के बगल में एक बांधकर लकड़ी का फाटक बना सकें। वे बहुत जल्दी असफल हो गए। हाथ से बनाई गई घास की रस्सियां हल्के से खींचने पर ही टूट गईं। लकड़ियों की एक कतार टूटकर बिखर गई। घंटों की मेहनत पूरी तरह बेकार हो गई। तभी बिस्तर के नीचे से फिशिंग बैग निकालकर मैंने 0.4 की फिशिंग लाइन निकाली। इस चीज का व्यास केवल 0.1 मिलीमीटर था। 200 गुना बढ़ाने पर यह 2 सेंटीमीटर मोटी रस्सी जैसी थी। मैंने एक टुकड़ा काटकर गांव में फेंक दिया। इसे इससे बांधो। आसमान से एक लंबी रस्सी नीचे आई। गांव वालों ने उसे चाकुओं से काटा। कुंद ब्लेडों को रगड़ते हुए वे पसीने से तरबतर हो गए। तब कहीं जाकर बमुश्किल उसे काट पाए। कई ताकतवर आदमियों के खींचने पर भी वह टस से मस नहीं हुई। ये भांग की रस्सियों से मजबूत है। क्या यह फरिश्ते का फंदा है? इसे काटने पर क्या स्वर्ग दंड देगा? मैं डांटा, दिन भर अंधविश्वास मत फैलाओ। यह मेरा खिलौना है, काम करो। इस दिव्य रस्सी से 2 झांग ऊंचे मजबूत फाटकों को तुरंत बांध दिया गया। गांव का हार्डवेयर तो मानक के अनुसार था, अब सॉफ्टवेयर को भी सुधारना था। मैंने गैरिक से कहा कि वह शहर जाकर बर्खास्त क्लर्क बारनबी को ढूंढे ताकि वह यहाँ तकनीकी मदद ला सके। गैरिक के बाजार पहुंचते ही किले के द्वार पर धमाका हुआ। बारनबी एक परिचित गार्ड से बात कर रहा था। गार्ड धीरे से तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। लॉर्ड बैरन ने क्लियर वाटर टाउन से टैक्स में अनाज न मिलने पर सर्फों के सर्दियों के बीज ही छीन लिए। बारनबी का सिर सुन्न हो गया। गेहूं के बीज लूटना, ये तो सर्फों की जीवन रेखा है। क्लियर वाटर टाउन में रोवन नाम का एक निर्दयी आदमी था। ये तो निश्चित रूप से विद्रोह का कारण बनेगा। वह दौड़ता हुआ अपने आंगन की ओर भागा और सीधे गैरिक से टकरा गया, जो अभी अभी उसके दरवाजे पर पहुंचा था। जैसे ही उसने सुना कि ओकहेवन गांव चोरों से बचाव के लिए लोहे का कवच बना रहा है, बारनबी को तुरंत समझ आ गया कि पवित्र प्रभु ने पहले ही भांप लिया था कि रोवन विद्रोह करेगा। उसने एक पल की भी देर के बिना अपनी पत्नी, बेटी, दासी और नौकर को गैरिक के हवाले कर दिया। इन्हें ओकहेवन गांव ले जाओ ताकि पवित्र प्रभु की शरण मिल सके। भागो, जल्दी करो। गैरिक सीधा साधा था। आज्ञाकारी होकर उसने महिलाओं और बच्चों को लिया और शहर से बाहर पागलों की तरह दौड़ पड़ा। जैसे ही वे शहर के फाटक से बाहर निकले, बाजार नगर के उत्तर पश्चिम कोने की पहाड़ी पर सैकड़ों लोग, जिनके चेहरे कोयले से पुते हुए थे, पिचफोर्क और फलेल लहराते हुए दौड़ पड़े। आगे बढ़ने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैकबियर्ड रोवन ही था। निर्दयी अत्याचारी हमारे गेहूं के बीज चुरा रहा है। कौन मेरी अगुवाई में किले पर धावा बोलने की हिम्मत करता है? आक्रमण करो। विद्रोह भड़क उठा। सैकड़ों शरणार्थी पागलों की तरह फाटक तोड़कर किले की ओर झपटे। रक्षक सैनिक इतने डरे कि वर्दी उतारकर नाले में लेट गए और मरने का नाटक करने लगे। पूरा बाजार कस्बा एक जीवित नरक में बदल गया था।
बारनबी नहीं भागा। उसने कपड़े बदल नौकर के फटे पुराने कपड़े पहने, बाल बिखेर लिए और शहर की अफरा तफरी में दीवारों के सहारे छिपकर अंधेरी कारीगरों वाली गली में घुस गया। उसने शहर के सबसे जबरदस्त लोहार मास्टर सेड्रिक के दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर विद्रोही सेना रईसों की हत्या कर रही है। मेरे साथ चलो एक बहुत बड़े सामंत के पास शरण लेने। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अपनी बंधुआ स्थिति छोड़कर आजाद इंसान बन जाओगे। सेड्रिक पीढ़ियों से प्रभु के लिए एक मामूली लोहार रहा था। यह सुनकर कि वह खुद को पूरी तरह बदल सकता है, उसकी आंखें लाल हो गईं। चलो करते हैं। शहर भर में मचे कत्लेआम का फायदा उठाकर दोनों बाजार कस्बे से फिसलकर सीधे ओक हेवन गांव की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर गैरिक बारनबी की पत्नी बीट्रिस को पैदल ले गया। ऐशो आराम की आदी यह महिला रास्ते भर मन ही मन शिकायत करती रही। गाँव पहुँचकर वह जड़ हो गई। वहाँ आसमान छूती रंगीन दीवारें, दूर तक फैले बेकन स्ट्रिप्स और एक साफ विशाल तालाब था। इलेरा ने उसे आधा मीटर लंबे सफेद गेहूं के दाने और बड़े नमक के टुकड़े थमाए। इसे खाओ, यह प्रभु का उपहार है। गोल मटोल महिला डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। संयोग से दूर कुछ गांव वाले मिलकर शहर के फाटक खड़े कर रहे थे। पैर फिसलते ही भारी लकड़ी का फाटक मुखिया को कुचलने वाला था। मैंने स्क्रीन से ही उंगली बढ़ाकर पैनल को थाम लिया। फाटक चमत्कारिक रूप से हवा में ठहर गया। इलेरा चिल्लाई, प्रभु ने इसे संभाला है, जल्दी सीधा करो। लेडी बीट्रिस ने अदृश्य हाथ का चमत्कार देखा। उसके घुटने कांपने लगे और वह कीचड़ में गिरकर घबराहट में अपने सीने पर क्रॉस बनाने लगी। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु प्रकट होते हैं। इस तुच्छ भक्त को 3 जन्मों का आशीर्वाद मिला है। यह कुलीन महिला जिसने आधी जिंदगी कैथोलिक धर्म में विश्वास किया और हर दिन चर्च जाती रही, तुरंत मेरी सबसे कट्टर अनुयायी बन गई। सूरज पश्चिम में डूब गया। बारनबी लोहार सेड्रिक को लेकर ओकहेवन गांव में दौड़ता हुआ आया। सेड्रिक ने मजदूरों को सूप खिचड़ी खाते और शहर की ऊंची रंगीन दीवारों को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। इस स्वामी की शक्ति डरावनी थी। मैं गोभी मांस नूडल्स लेकर बक्से के बाहर बैठा उन्हें देख रहा था। सेड्रिक, क्या तुम आग्नेयास्त्र बना सकते हो? इलेरा के जरिए पूछने पर सेड्रिक ने गर्व से सीना ठोक कर कहा कि वो बचपन से शाही शस्त्रागार में है। हैंड कैनन जैसी चीजें तो मेरे लिए बहुत आसान है। महान स्वामी जो भी चाहे मैं उसे गढ़ सकता हूँ। वह डींगे मार रहा था। मैंने चॉपस्टिक रख A5 कागज निकाला और फाटक के पीछे खाली जगह की ओर फेंक दिया। तालाब से भी बड़ा एक सफेद छज्जा नीचे आकर गिरा। तेज हवा ने धूल उड़ा दी, जिससे गांव वाले डर कर अपनी कटोरियां उठाकर भागने लगे। कागज पर साफ साफ एक आधुनिक ब्रीच लोडिंग राइफल का सटीक ब्लूप्रिंट छपा हुआ था। यहाँ तक कि पार्ट्स को अलग करने का डायग्राम भी एकदम स्पष्ट था। ये वही अंतिम हथियार था जिसे मैंने किसी से ढूंढने के लिए कहा था, जिसे एक लोहार वास्तव में हाथ से बना सकता है। ब्रीच लोडिंग, जटिल राइफलिंग की कोई जरूरत नहीं। सेड्रिक तुजांग की रंगीन शहर की दीवार पर चढ़ गया, नीचे इस विशाल चित्र को देखा और ठंडा पसीना तुरंत उसकी पीठ भिगो गया। यह बंदूक तो बहुत ही सटीक है। ये तुच्छ व्यक्ति इसकी फोर्जिंग की गारंटी नहीं दे सकता। मैं मुस्कुराया। कोई जल्दी नहीं है। इसे बनाने के लिए तुम्हारे पास कुछ साल होंगे। इसे पूरा करो, तुम्हारे सपने सच होंगे। सेड्रिक चिल्लाया, प्रभु मैं जान देने को तैयार हूँ, पर आपका असली चेहरा देखना चाहता हूँ। इलेरा ने बाहर इशारा किया। कूद जाओ, पता चल जाएगा। सेड्रिक ने आंखें मूंदकर तुजांग हाई की दीवार से छलांग लगा दी। मैंने हथेली पलटकर उसे थाम लिया। वह मेरी हथेली में फिसल गया और पहली बार उसने स्वर्गदूत जैसा स्वागत पाया। उतरते ही यह लोहार सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। यह तुच्छ व्यक्ति अपना दिमाग और खून जमीन पर बहा देगा। मैं इसे जरूर गढ़ूंगा। मैंने मेज से पेप्सी का खाली कैन उठाकर कैंची से आधा काट दिया। एक दरवाजा काटकर उसे पलटा और गांव की खाली जगह पर पटक दिया। धड़ाम की आवाज से जमीन कांप उठी। एक नीला गोलाकार धातु का घर जिस पर उल्टे अक्षर थे ऊपर आ गया। फिलहाल यहीं रहो, बाद में वह इसे पत्थर के घर में बदल देगा। गांव वाले दंग रह गए। लेडी बीट्रिस ने कीचड़ चूमा, माथा फटने तक। रात हो गई। मैंने डेस्क लैंप बंद कर दिया और स्क्रीन की रोशनी में फोरम ब्राउज करने लगा। अचानक डिब्बे के किनारे से शोरगुल की आवाजें आने लगी। मशालें और गाड़ियों लिए सैकड़ों लोग लेगो शहर के बाहर रुके। नेतृत्व कर रहा काला नकाबपोश ब्लैक बियर्ड रोवन था। बैरन को मारकर और अनाज लूटकर वह फूल का कर्ज चुकाने यहाँ आया था। रोवन चिल्लाया, ओकहेवन वालों, मैं बदले में 2 गाड़ी अनाज लाया हूँ। मैं सोच में पड़े डीएच गया। रईसों से अनाज लिया तो हम पर भी बगावत का दाग लग जाएगा। ओकहेवन गांव राजा की घेराबंदी नहीं झेल सकता था। बारनबी तुरंत दीवार पर चढ़ गया और अनुभवी की तरह बोला, नेता रोवन, हम आपकी भावना समझते हैं। आप जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये 2 गाड़ियां अनाज आपके जीने का सहारा है। हमारे लिए इनका महत्व नहीं, पर आपके लिए ये सब कुछ है। इन्हें रख लीजिए। ये सुनकर रोवन के पास खड़े भाइयों ने भी उसे समझाने की कोशिश की। रोवन एक सीधा सादा आदमी था। हाथ सीने पर रखकर, मैं रोवन आपकी इस दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। ईश्वर आपका भला करे। अलविदा। जाते हुए बारनबी ने पूछा, महल की महिलाओं का क्या हुआ? रोवन ठिठक गया और भाइयों को घूरकर गुस्से में चला गया। इस युद्ध में मैं समझ सकता था कि विद्रोहियों के बीच फंसी कुलीन महिलाओं का क्या हश्र हुआ होगा। सैनिकों के जाते ही बारनबी गांव वालों को कोसने लगा। इतनी ऊंची दीवार पर न पहरा है न मशाले। अगर डाकू चुपके से गला काट दें तो पता भी नहीं चलेगा। मुखिया परेशान होकर बोला, मशाल के लिए तेल चाहिए, पर यहाँ तो खाने की भी कमी है। बारनबी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, प्रभु से प्रार्थना करो। कल सुबह सामूहिक प्रार्थना होगी। जो मांगोगे मिलेगा।
मुझे यह चापलूसी सही लगी। मैं मुड़ा और रसोई से सूरजमुखी तेल की बोतल ले आया। जैसे ही मैं उसे मिनरल वाटर की बोतल के ढक्कन में डालकर देने ही वाला था, लेडी बीट्रिस अचानक बाहर कूद पड़ी। उसने गांव वालों की ओर इशारा कर गुस्से में कहा, तुम सब मूर्ति पूजकों जैसे हो, प्रभु का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। एक पादरी को भी प्रार्थना के लिए उपवास करना पड्डी हैचता है। तुम प्रभु से भीख मांगते हो, पर न मंदिर बनाते हो, न मोमबत्तियां जलाते हो, न घंटी बजाते हो, बस मुफ्त की चीजें मांगते हो। नियम कहाँ है? गांव वाले शर्म से सिर न उठा सके। लेडी बीट्रिस ने तुरंत गांव की कमान संभाल ली। कल सब साफ कपड़े पहनेंगे, लेडी इलेरा सजेंगी। लोहार, आज रात मत सोना और तांबे की घंटी बना देना। कल हम पवित्र अनुष्ठान करेंगे। तेल की बोतल पकड़े मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। हंसी फूट पड़ने ही वाली थी। मध्ययुगीन धार्मिक कट्टरता का औपचारिकता कभी कभी वाकई कमाल की काम आती थी। छोटे लोगों की आवाजें बहुत धीमी थीं। अगर मैं आमतौर पर ध्यान न दूं, तो उनकी बातें बिल्कुल भी साफ सुनाई नहीं देती थीं। हर बार मुझे बुलाने को घंटी बजाना क्या वीचैट नोटिफिकेशन भेजने जैसा नहीं है? मैं खुशी खुशी सूरजमुखी तेल की बोतल नीचे रख दी। ठीक है, कल सुबह देखना तुम्हारी नाटकबाजी। मैंने तेल की बोतल बंद की, कुर्सी पर टिक कर डायरामा बॉक्स की आग को घूरती मुस्कुरा दी। तुम्हारी तकनीकी प्रतिभा काम आई। कल सुनेंगे कि ये मध्ययुगीन दिव्य नोटिफिकेशन साउंड कितना तेज होगा। अगली सुबह जल्दी। मैं अभी भी सपना देख रही थी, जब टूटे हुए तांबे और कबाड़, लोहे की तेज ठन ठन की आवाजों से मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आंखें मलते हुए डायरामा बॉक्स के अंदर झांका। हे भगवान, गांव के सभी 48 लोग शूरवीर शिष्यों और किसानों की सुसज्जित कतारों में खड़े थे। इलेरा को उस श्रद्धालु लेडी बीट्रिस ने ऐसे सजा दिया था जैसे जोन ऑफ आर्क पृथ्वी पर उतर आई हो। सफेद शुद्ध लिनन का चोगा पहने और सिर पर फूलों का ताज सजाए वह बिल्कुल केंद्र में खड़ी थी। अगर वह आज होती तो उसकी खूबसूरती देख हॉलीवुड स्काउट्स उसे तुरंत चुन लेते। लकड़ी का प्याला लिए उसने आकाश की ओर टोस्ट किया और उसे धरती पर छिड़क दिया। वह घुटनों पर बैठ लैटिन भजन जपने लगी और अंत में चिल्लाई, यह आस्तिक देवी देवता का नाम पुकारती है। मैंने जम्हाई लेते हुए अपना नाम बताया, साइलस। ये सुनते ही लेडी बीट्रिस कांप उठी। ये एक प्राचीन नाम था। उसने जमीन चूम कर कहा, प्रभु साइलस की जय हो। गांव वाले नकल करने लगे। सब दंडवत हो गए। अब तुम्हारा दोस्त पवित्र प्रभु है। इलेरा ने कहा, चोरों से बचने को रात भर मशालें जलती हैं और प्रभु से तेल मांगा जाता है। मैंने मुड़कर रसोई से सूरजमुखी का तेल उठाया, मिनरल वाटर की बोतल की ढक्कन में भरा और धीरे से उसे डिब्बे में रख दिया। उनकी नजरों में यह एक विशाल तेल का तालाब था। तेल की खुशबू सीधे उनके सिर तक पहुंच गई। गैरिक लार टपकाने लगा और उसे पीना चाहता था, लेकिन मुखिया ने उसे लात मारकर भगा दिया। मैंने सबको इसे मनमाने ढंग से बांटने नहीं दिया। मैंने तय किया कि तेल का तालाब क्लर्क बारनबी को सौंप दिया जाए। वह चालाक बूढ़ा तुरंत समझ गया। वो कहेवन गांव बिखरी रेत जैसा था। इसे अनुशासन लागू करने के लिए उसी की जरूरत थी। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए कुछ फूलों के गोले नीचे फेंक दिए। इन्हें लेकर कुछ लोगों को बुला लाओ। बारनबी के तरीके बिल्कुल बेरहम थे। उसने एक पत्थर की चक्की उधार ली, सूक्ष्म रूप से विशाल फूलों के गोलों को पूरी तरह से सामान्य पाउडर में पीस दिया और उसे बोरे में भर दिया। यह सामान लेकर वह पास के कई छोड़े गए गांवों में चला गया, जहां डाकुओं ने सभी जवान लोगों को छीन लिया था। शाम होते होते यह आदमी सिर ऊंचा करके गांव में घुसा। उसके पीछे पीछे भूख से सब्जी जैसे चेहरे वाले पूरे 102 शरणार्थी थे। गांव की आबादी तुरंत आसमान छू गई। बारनबी ने तुरंत अपनी जबरदस्त प्रबंधन क्षमता दिखाई और पूरी ताकत से चिल्लाकर नियम कायदे बताने लगा। जो लोग लोहार का काम जानते हैं, उन्हें रोज 2 अतिरिक्त चम्मच आटा मिलेगा। सेड्रिक के साथ चले जाओ। राजमिस्त्री और लकड़ी तराशने वाले लोगों को लेकर मेरे लिए सेंट सिलास का पवित्र मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने के लिए एक दिव्य मूर्ति चाहिए। दोनों लकड़ी तराशने वालों ने इलेरा से विनती की कि वह बताए मैं कैसा दिखता हूँ। मैंने बस कांच का ढक्कन हटाया और अपना चेहरा पास ले जाकर नीचे झांकने लगा। इलेरा पूरी तरह से मोहित हो गई थी। जब उसने मूर्तिकारों को मेरा वर्णन दिया तो मुझ पर सुंदरता के फिल्टर लगा दिए। उनकी बनाई मूर्ति बेहद आकर्षक और दिव्य थी। वह असल में मुझसे 30% ज्यादा सुंदर दिखती है। यह कारीगरी वाकई कमाल की थी। मुझे एक विचार आया। मैंने प्रिंटर से अरागोन की तलवार पकड़े हुए छोटी आकृति प्रिंट की, उसे काटकर डिब्बे में डाला और कहा, इसे हूबहू मेरे लिए तराश दो। तैयारियां पूरी होते ही गांव का अलार्म बज उठा। क्षेत्र के शेरिफ सर डेरेक 100 से अधिक पराजित बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विद्रोही रोवण के भागने के रास्ते का पीछा करते हुए ओखेवन गांव तक पहुंच गए। इनका अड्डा विद्रोहियों ने अभी नष्ट किया था और वे गुस्से में थे। तभी गांव की सीमा पर 2 झांग ऊंची रंगीन दीवार देख वे दंग रह गए। इस वीराने में ऐसा जादुई किला कहां से आया? क्या रोवण के डाकुओं का जादू अब इतना डरावना हो गया है? लोगों को मूर्ख बनाने की कला में माहिर बारनबी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और अंधा बनने का नाटक किया। माय लॉर्ड नाइट, कौन सी शहर की दीवार? ये तो साफ साफ एक शरणार्थी गांव है। सर डेरेक ने तलवार निकालकर लेगू ईंटों की ओर इशारा किया और चिल्लाए, अंधे हो क्या? ये दीवार नहीं दिखती? मैं हंस पड़ा, फोन को बॉक्स के पास ले गया और एक हॉरर फिल्म की चुड़ैल वाली हंसी फुल वॉल्यूम पर चला दी। तीखी भूतियां हंसी 100 के करीब पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों की पीठ के पीछे गरज की तरह गूंज उठी। सर डेरेक इतना डर गए कि उनकी तलवार गिर गई और उन्होंने अपने अधीनस्थों के साथ अचानक मुड़कर पीछे के डरावने जंगल को घूरना शुरू कर दिया। अब समय था।
मैंने तेजी से बॉक्स से लेगो दीवार, टपरवेयर, तालाब और टिन का घर हटा दिया। 10 सेकंड में गांव फिर से रेतीली जमीन बन गया। पीछे कुछ न पाकर सर डेरेक संदेह में वापस मुड़ गए। अगले ही पल उनका पूरा शरीर जैसे बिजली के झटके से जड़ हो गया। उनके होंठ बुरी तरह कांपने लगे। किला कहाँ गया? अभी तो दीवार यहीं थी। बारनबी अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, शूरवीर, शायद थकान से आपको भ्रम हुआ है। यहाँ कोई दीवार नहीं है, आप गांव में आराम करें। सर डेरेक ने डरते हुए गांव वालों और उस चुड़ैल की हंसी को याद किया। यहाँ राक्षस हैं, भगवान रक्षा करें। वह आदमी जैसे तैसे घोड़े पर चढ़ा और सैनिकों संग रेगिस्तान की ओर भागा। उनके दूर जाते ही मैंने इशारे से लेगो दीवार, तालाब और घर को आसमान से वापस बुला लिया, जो अपनी जगह पर आ गए। नए शरणार्थियों ने यह देख भावुक होकर मिट्टी को चूम लिया और उनकी आस्था बढ़ गई। कुछ दिनों बाद गर्मी में तापमान 40 डिग्री पहुंच गया। एक शरणार्थी जो धूप में काम कर रहा था अचानक गिर पड़ा और लू लगने से बेहोश हो गया। मैंने फ्रीजर खोलकर बर्फ का टुकड़ा निकाला, उसे ढक्कन में रखकर कोला से भर दिया। उसे सावधानी से रखा जहां एक बड़ा भूरा तालाब दिखा जिसमें विशाल हिमखंड फंसा था और ठंडी हवा निकल रही थी। यह क्या है? इसमें काले बुलबुले भी हैं, एलारा चिल्लाई। यह पवित्र प्रभु द्वारा दिया गया जादुई अमृत है। यह सभी बीमारियों का इलाज करता है। सभी लोग इकट्ठा होकर पागलों की तरह पीने लगे। बर्फ जैसी ठंडी कार्बोनेटेड बुलबुले उनके पेट में फूट पड़े। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लू से बेहाल ग्रामीण झटपट उठकर तालाब का पानी पीने लगा और बलवान गैरिक तो और भी व्याकुल हो उठा। कुल्हाड़ी लेकर वह पागलों की तरह पहाड़ पर चढ़ गया। बेहतरीन कच्ची लकड़ियों का ढेर काट लाया, उन्हें गांव में घसीट लाया और खाने की कोई मांग नहीं की। बस एक घूंट काले अमृत के बदले उन्हें देना चाहता था। मैंने सिरिंज से कोला निकालकर वॉश बेसिन भर दिया। उस शाम दोनों कारीगर जमीन पर घुटनों के बल अरागोर्न की तैयार लकड़ी की मूर्ति पकड़े हुए थे। मैंने एक स्ट्रॉ उठाई, उसमें थोड़ा सा आधुनिक पेंट चूसा और उनके सामने टपका दिया। उनकी नजरों में ये कुछ बूंदें पेंट की नहीं बल्कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले कई उच्च ग्रेड पेंट बॉल्स थीं। आधुनिक रसायनों की रंग संतृप्ति इतनी बेहतर थी कि इसने मध्ययुगीन प्राकृतिक रंगों को पीछे छोड़ दिया। रंगीन अरागोर्न की लकड़ी की मूर्ति बेहद जीवंत लग रही थी। यहाँ तक कि कवच की परतें भी ठंडी चमक रही थी। मैंने उस 1 सेंटीमीटर की लकड़ी की मूर्ति जेब में रखी और सीधे काय शिंजाई की मॉडल शॉप पहुंचा। उसे आवर्तक शीशे से देखते ही पुराने काय के होश उड़ गए। यह तो कमाल की माइक्रो नक्काशी कला है, इसकी कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं। उसने मैक्रो फोटो खींचकर वीचैट पर पोस्ट की और कीमत $8 रखी। 5 मिनट में ही एक अमीर यूरोपीय व्यक्ति ने तुरंत भुगतान कर इसे खरीद लिया। ओल्ड काय ने पछताते हुए तुरंत उस अमीर आदमी को मैसेज किया। आधे घंटे बाद मैसेज आया, सिलास, उसने 12 लाख की पेशकश की है। वो सेंट माइकल की माइक्रो नक्काशी कस्टम बनवाना चाहता है। वह इसे क्रॉस पेंडेंट में रखकर नीलामी में भारी मुनाफा कमाना चाहता है। इतने सारे शून्य देख मेरी धड़कनें बढ़ गईं। ले लो, अभी ले लो। 1 मिलीमीटर की नक्काशी इंसानों के लिए नामुमकिन है, पर मुझे डिब्बे के नन्हे लोगों से 2 मीटर ऊंची आदमकद दिव्य मूर्ति बनवानी थी। ये दूसरे आयाम पर दबदबे जैसा था, समृद्धि। मैं सुपरमार्केट से पोर्क टेंडरलॉइन खरीद कर घर लाया। एक टुकड़ा काटकर ओकहेवन गांव की खाली जगह में डालते ही वहां ताजे मांस का एक बड़ा पहाड़ उभर आया। मैंने एक दिव्य आदेश भेजा, आज रात पूरा गांव मांस खाएगा, हर किसी को 2 चम्मच। बाकी बचा हुआ दोनों मूर्तिकारों का इनाम होगा। पूरा गांव खुशी से उफान मार उठा। मूर्तिकार उस विशाल मांस के टुकड़े को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे और वहीं आग जलाकर बेखन बनाने लगे। मांस की सौंधी महक ने शरणार्थियों को ललचा दिया। मानव स्वभाव ऐसा ही है, आशा होने पर ही लोग ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। धुएं और आग के बीच भव्य गॉथिक सेंट सिलास कैथेड्रल अब आधिकारिक रूप से पूरा हो चुका था। मैं और इंतजार नहीं कर सका और अपनी नजरें उस छोटे अभयारण्य की ओर डाल दी। अब समय आ गया था यह देखने का कि ये कट्टर उत्साही लोग मेरे लिए आस्था की कितनी शक्ति पैदा कर सकते हैं। साल 1315, हार्वेस्ट फेस्टिवल की पूर्व संध्या। सभी गांव वाले साफ कपड़ों में कतारों में खड़े थे। एलारा सफेद पोशाक और भारी मेकअप में सबसे बड़ी इमारत के सामने घुटनों पर बैठी। पवित्र ग्रेल थामे उसने उसे स्वर्ग की ओर उठाकर धरती पर छिड़का। पूरी हकलाती हुई स्तुति पढ़ने के बाद उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया। घंटी बजाओ, टन टन टन। तांबे की घंटी की मधुर ध्वनि लहरों की तरह दूर तक फैल गई। सच में उन लोहारों से कवच ठीक नहीं बना, पर घंटी अच्छी बजाई। गांव वाले चर्च में घुसकर मेरी मूर्ति चूमने और मन्नतें मांगने लगे। एक बूढ़ा किसान गिड़गिड़ाया, प्रभु अगले साल मौसम और फसल अच्छी रहे। मुझे हंसी आ गई, ये मेरे अधिकार में था। मैंने एलारा से कहा, कहो आमीन, स्वीकार है। बूढ़ा किसान खुशी खुशी बाहर भागा, रोते हंसते हुए। प्रभु ने सुन ली, 3 साल बाद अब हम फसल बो पाएंगे। ये देख पीछे खड़े लोग भड़क उठे। वे आंखें तरेरते हुए आगे धक्का देने लगे। प्रभु मेरे परिवार को जई की बोरियां मिल जाएं। मैंने हाथ हिलाया, स्वीकृत, सब स्वीकृत। ज्यादा से ज्यादा, बाद में तुम्हारे लिए थोड़ा खाद भी छिड़क देंगे। उसी क्षण क्लर्क बारनबी मूर्ति के पास आकर प्रार्थना करने लगा। मैं प्रभु से आशीर्वाद मांगता हूँ, चाहता हूँ कि नीचे की चीज बढ़ जाए और टिकी रहे, ताकि अब जैसे सांड गर्मी में
मेरा चेहरा काला पड़ गया। उसे तुरंत यहाँ से निकलने को कहो। हंसी दबाकर एलारा ने वही शब्द दोहराए। बारनबी सिर पकड़कर भाग गया और पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। सबके जश्न के बीच दीवार पर तैनात प्रहरी ने अचानक खतरे का बिगुल बजा दिया। कोई आ रहा है, बाहर बहुत सारे लोग हैं। मैं सीधा होकर डिब्बे के अंदर देखने लगा। दृश्य सीमा के कारण मैं केवल गांव के चारों ओर 500 मीटर तक ही देख सकता था, लेकिन शहर की दीवार पर खड़े ग्रामीण कई मील दूर तक देख सकते थे। जल्द ही एक दर्दनाक पीछा करने वाला दृश्य मेरी नजरों के सामने आ गया। शरणार्थियों का समूह बच्चों और माता पिता को पुकारते हुए भाग रहा था, जिनके पीछे हथियार लहराते डाकू दौड़ रहे थे। तलवारें चमकी और धीमे पड़ रहे लोगों को काट दिया गया। ग्रामीणों ने ऐसा खौफनाक दृश्य कभी नहीं देखा था। वे डर से कांप उठे। बारनबी चिल्लाया, अपने हथियार और औजार उठाओ और दीवार पर चढ़ जाओ। तभी एक बग्घी तेजी से फाटक पर पहुंची। उसे चला रहे कुलीन व्यक्ति ने घबराकर कहा, कृपया फाटक खोलिए और हमें अंदर आने दीजिए। बारनबी ने सिर बाहर निकाला और उसे पहचान लिया। लॉर्ड विस्काउंट एल्ड्रिक, जल्दी करो, फाटक खोलो और उन्हें अंदर आने दो। चरखी घुमाई गई और लकड़ी के दरवाजे में बस हल्की सी दरार ही आई थी कि कुलीन की बग्घी गांव में घुस गई। बग्घी के पीछे आ रहे शरणार्थी डाकुओं से सटे हुए थे। अभी दरवाजा खोलने का अर्थ था कि डाकू फायदा उठा अंदर घुस कत्लेआम मचा देंगे। बारनबी पसीने पसीने हो रहा था। मानवीय धर्म संकट में फंस गया था। दरवाजे बंद करो, शरणार्थी मर जाएंगे। अगर बंद न करो तो पूरा गांव मारा जाएगा। मैं तिरस्कार से हंसा। अब इंसानियत की परीक्षा कैसी? मैंने गहरी सांस ली, गाल फुलाए और शहर के बाहर कीचड़ की ओर निशाना साधा। मैंने जोर से सांस बाहर निकाली। 12 श्रेणी की आंधी उठी, धूल से आसमान भर गया और पल भर में शरणार्थियों और डाकुओं के बीच सूरज आसमान ढक देने वाला रेतीला तूफान खड़ा हो गया। डाकू रेत से अंधे हो गए और बिल्कुल भी दिशा नहीं देख पाए। शरणार्थियों को बस सिर झुकाकर आगे दौड़ना था। सिर्फ कुछ ही सेकंड में दूरी बढ़ गई। शरणार्थी शहर की दीवारों में घुस गए और दरवाजे धमाके से बंद हो गए। विस्काउंट बग्घी से उतरे और पसीना पोंछा। उनका दिल अब भी धड़क रहा था। मेरे व्हाइट रेवन मैनर में बागी घुस आए हैं। ये तो बस एक टुकड़ी है, पीछे हजारों की मुख्य सेना है। बारनबी दंग था। 1000 की संख्या? क्या सर डायरेक्ट की सरकारी सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता? विस्काउंट ने दांत पीसे। राजा की सेना आलसी हो गई है। वे कहते हैं कि ये शरणार्थी लूटपाट के बाद अगले बसंत तक खुद ही भूख से मर जाएंगे। वे बिल्कुल भी सेना नहीं भेज रहे। उनके पास खड़ा ताकतवर गैरिक अवाक रह गया। उसने अपनी सांड जैसी आंखों से घूरते हुए गाली दी। अगर अगले बसंत तक लूटपाट चल सकती है तो फिर मैं भी एक कमबख्त तलवार लेकर लूटने निकल जाऊं। एलेरा ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा। होश में आओ, क्या प्रभु के हाथों मीट पाई बनना है? तभी बाहर शोर मचा। एक डाकू सरदार बड़ी तलवार लिए कूदा और चिल्लाया, किसने ये किला बनाया है? आधे घंटे में 10 बोरी आटा दे दो, वरना शहर गिरते ही कुत्तों तक को फांसी दे दी जाएगी। आखिरकार विस्काउंट ने दुनिया देखी थी और उसने धीमी आवाज में सुझाव दिया, समझदार आदमी असंभव हालात में लड़ाई नहीं करता। अगर गांव में अनाज है तो आपदा टालने के लिए उसे 10 बोरी दे दो। ये रकम व्हाइट रेवन मैनर के खाते में डाल देना। बारनबी ने उसे अनसुना किया और एलेरा की ओर मुड़कर मेरी ओर देखने लगा। मैंने हंसते हुए कहा, एलेरा, उन्हें बता दो, कोई समझौता नहीं होगा। एलेरा ने गहरी सांस भरी और अपनी छी नाभि में केंद्रित की। गैरिक ने कुल्हाड़ी तानकर हंसते हुए कहा, भाड़ में जाए समझौता। सही है, समझौते को भाड़ में डालो। पूरे गांव के 100 से अधिक लोग घुटनों के बल बैठ गए। आसमान की ओर क्रॉस बनाकर दहाड़े, समझौते को भाड़ में डालो। उस गर्जना ने आसमान को हिला दिया। शहर के बाहर डाकुओं के कान बहरे कर दिए। विस्काउंट भी हैरान रह गया। उसने बारनबी को पकड़ लिया। क्या यह तुम्हारा कोई विधर्मी जादू है? कौन सा सच्चा कैथोलिक ऐसा नारा लगाता है? बारनबी मुस्कुरा उठा। उस रेतीले तूफान ने तुम्हें बचाया, वह प्रभु का जादू था। विस्काउंट समझकर कांप उठा। ग्रामीणों की बेरुखी देख चोर भाग गए। मुझे ग्रामीणों हेतु भारी हथियारों का प्रबंध करना था। मैं मुड़ा और तेजी से नीचे भागा। सीधे अपने अपार्टमेंट के सामने वाले खिलौनों की दुकान की ओर बढ़ गया। चमकीले खिलौनों के ढेर में मैंने कोने में रखे मिनिएचर प्लास्टिक ट्रेबुशे के एक डिब्बे पर नजर गड़ा दी। वे केवल 3 सेंटीमीटर लंबे और चौड़े थे और प्लास्टिक की लोच से उछलते थे। बॉस, कितने का है? एक का एक। पूरी डिब्बी 25 की। पैसे देकर सामान लिया। घर लौटने पर देखा पूरा गांव जुटा था, तेल उबालने और पत्थर हटाने में। मैंने गला साफ किया। एलेरा, सबको बता दो कि मैं हथियार बांट रहा हूँ। पूरे गांव के लोग तुरंत अपना काम छोड़कर जुनूनी नजरों से आसमान की ओर देखने लगे। विस्काउंट को लगा कि ये लोग पागल हो गए हैं और वह अब भी उनका मजाक उड़ाने ही वाला था। मैंने हरी प्लास्टिक त्रिभुजिट पकड़ी और बादल चीरते हुए नीचे उतारा। विस्काउंट की नजरों में बादल फटा और एक विशाल पंचरंगी युद्ध यंत्र विनाशकारी दबाव के साथ जमीन पर आ गिरा। पीली रेत से आसमान भर गया। विस्काउंट की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। एलेरा ने लोहार सेड्रिक को निर्देश दिया, एक हथौड़ा लो और यंत्र के पास खड़े हो जाओ। जब मैं कहूँ मारना तो तुम उसे तोड़ देना। फिर मैंने एक बड़ा पत्थर उठाकर सावधानी से ट्रेबुचेट की थैली में रख दिया। हड़ताल। सेड्रिक ने अपना बड़ा लोहे का हथौड़ा पूरे घुमाव में घुमाया और जोर से प्लास्टिक के यंत्र पर दे मारा। धड़ाम। प्लास्टिक का यंत्र झटके से खुला और विशाल हाथ हवा को चीरता हुआ ऊपर उठा। फिर पत्थर एक तीखी चीख के साथ दीवार के ऊपर से सीधे शहर के बाहर जा गिरा। धमाका।
विशाल पत्थर गिरा और तुरंत एक डाकू को मांस के पेस्ट में बदल दिया। अपनी गति कम किए बिना उसने दुश्मन की पंक्ति में जबरदस्त खूनी रास्ता बना दिया। चोर सैनिक तुरंत फट पड़े, भूतों की तरह विलाप करते और भेड़ियों की तरह चिल्लाते हुए। गांव वाले जोश में उबल पड़े। मारक क्षमता जबरदस्त थी। मैं मुस्कुराया, मजा आया। और देखो, मैंने 20 त्रिभुजे शहर की दीवार के पीछे कतार में सजा दिए। लाल, हरे, नीले रंगीन घेराबंदी यंत्रों की कतार तैयार थी। विस्काउंट ने हार मान ली। उसकी पिंडलियां कांप रही थीं और वह गांव वालों के साथ जमीन चूम कर चिल्लाया, आमेन। सांझ के समय टेकआउट बस अभी अभी पहुंचा था। डिब्बे के अंदर से एक गगनभेदी युद्ध घोष सुनाई दी। चोर सेना की मुख्य टुकड़ी 1000 से भी अधिक लोग सीमा की ओर बढ़ रही थी। हालांकि ये लोग पीले और दुबले पतले थे, लेकिन इन्होंने लोगों को मारा था और खून देखा था। निर्दयी डाकुओं की क्रूर चमक उनकी हड्डियों तक समाई हुई थी। नेता तलवार लिए दहाड़ कर बोला, आक्रमण करो, शहर से अनाज लूट लो। 1000 से भी ज्यादा लोग सीढ़ियां और मेढ़ तोड़ने वाले हथियार लेकर आगे बढ़ गए। गांव वाले दहशत से कांप उठे। विस्काउंट ने अपनी लंबी तलवार निकाली, शहर की दीवार पर खड़ा हुआ और चिल्लाया, 2 लोहारों, वार करो। सेड्रिक और ब्रैन ने अपने लोहे के हथौड़ों को घुमाया और 20 ट्रेबुचेट्स के तंत्रों पर बेतहाशा प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग। 20 विशालकाय पत्थर हवा में उठे और उल्कापिंडों की बौछार की तरह दुश्मन के शिविर पर जा गिरे। बूम बूम बूम। जब भी कोई विशाल पत्थर गिरता था तो मांस और खून चारों ओर उड़ जाते थे। डाकू कटे हुए गेहूं की तरह झुंड के झुंड गिरने लगे। सामने की कतार में खड़े निर्दयी डाकू तीरों की बारिश के सामने डटे रहे। दीवार की नींव तक दौड़े और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगा दी। व्हाइट रेवन मैनर के रक्षक डटकर तीर बरसा रहे थे और चोरों की सेना भी जवाबी हमला कर रही थी। ठंडे तीर दीवार की ओर बढ़े। मैं अनुयायियों को नुकसान होते नहीं देख सकता था। मैंने हथेली फैलाई और दीवार पर रोक दी। टिंग टिंग ठन ठन। डाकुओं के तीर मेरी हथेली से टकराए पर एक बाल भी नहीं भेद सके। वे सैकड़ों गुना मोटी त्वचा से उछलकर गिर गए। इसे शारीरिक ढाल कहते हैं। सैनिक मेरी हथेली देख नहीं पाए और दीवार पर जादुई अवरोध समझकर डर गए। शहर की दीवार के नीचे एक के बाद एक उबलता हुआ सब्जियों का तेल डाला गया। उसने चोर सैनिकों को इतना जला दिया कि वे जोर जोर से चीखने लगे। अचानक एक डाकू ने चढ़ाई की सीढ़ी पर पैर रखा और दीवार पर पलट गया। यह आदमी खतरनाक था और कवच पहने था। एक ग्रामीण ने कांटा मारा पर उसकी खाल नहीं भेद सका। उसने पलटकर कांटा काटा और गैरिक की ओर झपटा। गैरिक की छाती पर तलवार का वार लगा। धन चिंगारियां उड़ गईं। गैरिक, जो मेरी दी हुई शीट मेटल प्लेट आर्मर पहने हुए था, पूरी तरह सुरक्षित रहा। डाकू हैरान रह गया, दांत भींचे और पलटकर गैरिक की गर्दन पर एक वार किया। मेरी पलकें फड़क उठी। मेरे काबिल जनरल को छूने की हिम्मत। मैंने 2 उंगलियां हवा में सटीक तरीके से बढ़ाईं और झूलती हुई उस चौड़ी तलवार को बीच में ही मजबूती से पकड़ लिया। डाकू का चेहरा लाल हो गया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बड़ी तलवार बिल्कुल भी नहीं हिली। दर्शकों की नजर में यह तलवार मानो हवा से पूरी तरह जड़ गई थी। एलेरा चिल्लाई, गैरिक, पवित्र प्रभु ने उसे तुम्हारे लिए जकड़ लिया है, वार करो। गैरिक जैसे नींद से जागा। उसने अपनी भारी लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी घुमाई और हजारों सैनिकों को उड़ा दिया। भारी और ताकतवर कुल्हाड़ी का फल सीधे चमड़े के कवच को चीरता हुआ डाकू और उसके कवच को जमीन पर गिरा देता है। खून चारों ओर बिखर जाता है। गैरिक ने कुल्हाड़ी उठा दहाड़ कर बोला, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। शहर के बाहर डाकू सरगना को कुछ अनिष्ट का आभास हुआ। उसके पीछे थाउसान मैन सेना को त्रिबुचेट्स ने पूरी तरह कुचल दिया था और उनमें से हर कोई भाग चुका था। अब केवल वही बचा था जो दर्जनों बचे खुचे हार चुके सैनिकों के साथ अकेली लड़ाई लड़ रहा था। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। नेता का साहस टूट गया। वह मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। विस्काउंट ने धनुष उठा डाकू नेता के दिल पर निशाना साध कर तीर चलाया, पर निशाना चूक गया और तीर कहीं दूर जा गिरा। मौके पर माहौल चरम असहजता तक पहुंच गया। भागने की कोशिश कर रहे हो क्या, तुमने मुझसे पूछा। दायां हाथ उठाकर डाकू नेता की ओर निशाना लगाया और उंगलियां फैलाकर नीचे दे मारा। गड़गड़ाहट। दुनिया का रंग बदल गया और धरती हिल उठी। शहर के बाहर कीचड़ में कुछ ही पलों में कई मीटर गहरा एक विशाल हथेली का निशान धंस गया। डाकू नेता और उसके दर्जन भर खास साथी तो चीख तक न निकाल सके। पल भर में हथेली के ठीक बीच में मांस के पेस्ट में बदल गए। पूरे दृश्य में मौत सी खामोशी छा गई। हवा और रेत छोड़ गई। धरती पर एक विशाल दिव्य हथेली का निशान उभर आया। दृश्य प्रभाव अपनी चरम सीमा पर था। अब वाइस्काउंट को किसी भी कुलीन गरिमा की परवाह नहीं रही। उसके घुटने जवाब दे गए और वह अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर जमीन पर लेट गया। बेतहाशा क्रॉस का चिन्ह बनाने लगा। दैवीय दंड। ये सचमुच दैवीय दंड है। पूरे दृश्य में जब सब लोग उन्मादी श्रद्धा से नतमस्तक थे, तभी मैंने अचानक देखा कि हर एक छोटे व्यक्ति के शरीर से जुगनुओं की तरह चमकते बिंदु ऊपर उठ रहे हैं। 300 से अधिक प्रकाश बिंदु हवा में उठे और सभी डायरामा बॉक्स की कांच की दीवारों में समा गए। अगले ही क्षण पूरा डायरामा बॉक्स चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से भर गया। बॉक्स के किनारे पर 5 भौतिक बटन अचानक प्रकट हो गए। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, केंद्र। उनके पास एक चमकती हुई अंग्रेजी में लिखी पंक्ति तैर रही थी, सल्वेशन इंडेक्स 325। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। कांपती उंगलियों से मैंने पूरब वाला बटन दबाया। डायरामा बॉक्स के अंदर की छवि धीरे धीरे बाईं ओर घूम गई। पूरब की ओर युद्ध का कुहासा छंट गया और दृश्य क्षेत्र शारीरिक रूप से 500 मीटर तक बाहर फैल गया। उत्तर बटन दबाते ही दृश्य उत्तर की ओर बढ़ा। मैंने गैरिक के पेड़ काटने की जगह और वह अंधेरा जंगल देखा। मैं समझ गया, जितना अधिक सल्वेशन इंडेक्स उतना ही बड़ा दृश्य क्षेत्र।
मैंने हाथ रगड़े और वापस गांव के केंद्र पर ध्यान दिया। गांव वाले मैदान साफ कर रहे थे। एक गार्ड का पैर तेल से झुलस गया था और वह दर्द से लौट रहा था। मैं मुस्कुराया, दराज खोली और उसमें से आयातित जलन की मरहम निकाली। मैंने तिल के दाने से भी छोटी एक बूंद मरहम निकाल ली। आओ, एक बार फिर भगवान की दया से तुम्हें कुछ अच्छा इनाम मिले। उंगली पर मरहम लेकर मैंने उसे नीचे किया। डिब्बे के भक्तों को देख हल्के से मुस्कुराया। मैदान खुला है तो अब यूरोप की इस बिसात पर मैं कुछ मोहरे बिठाऊंगा। मेरी उंगली पर लगा यह मरहम तिल के दाने जैसा था, लेकिन एलेरा के लिए यह एक अनोखी और रहस्यमयी वस्तु थी। उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ा, पर वह गिरने ही वाला था कि फुर्तीली लेडी बीट्रिस ने उसे संभाल लिया। बीट्रिस जोर से चिल्लाई, स्वर्ग की पवित्र औषधि, जल्दी से एक चांदी का प्याला लाओ। उन्होंने उस मरहम को प्याले में रखा और फिर उसे कागज से अच्छी तरह सील कर दिया। उसने एलोरा को केवल अपने हाथों पर बची हुई मरहम की थोड़ी सी मात्रा से झुलसे हुए फफोले पड़े गार्ड पर बस यूं ही 2-4 बार पहुंचने दिया। बहुत बेरहम, बहुत ही बेरहम। गार्ड दर्द से हाँफ उठा, लेकिन मरहम लगाने की मुश्किल से 2 सेकंड बाद ही घाव में दर्द बंद हो गया। एक ठंडी सी अनुभूति ने तुरंत जलते हुए फफोलों को शांत कर दिया। गार्ड ने खुशी खुशी क्रॉस को चूम लिया। विस्काउंट एल्ड्रिक पास खड़े यह सब देख हैरान रह गए। पहले तो उन्हें शक था कि यह कोई विधर्मी काले जादू की ठगी है। अब भगवान प्रकट हुए और दवा ने बीमारी ठीक कर दी। एक शक्तिशाली प्रभु के रूप में उनके घुटने ढीले पड़ गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। चारों ओर अंधेरा छा गया था। मैंने एलेरा से बारनबी, बीट्राइस और विस्काउंट को कैथेड्रल बुलाने को कहा। मोमबत्ती टिमटिमाई, चेहरा बादलों के पास ले गया, आवाज सीधे पवित्र स्थान तक पहुंची। यह एक गौरवशाली और कठिन पवित्र युद्ध का मिशन है। मैं दुनिया के लोगों को बचाना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो, मैं केवल श्रद्धालु और निर्दोष लोगों को ही बचाता हूँ। जो लोग अपराध और बुरे कर्म करते हैं उन पर मैं सीधे दैवीय दंड लाता हूँ। गुंडों को मारना, अच्छे लोगों को बचाना है। ये सुनकर विस्काउंट कांप उठा। मैंने आदेश देना जारी रखा, विस्काउंट, तुम कल व्हाइट रेवन मैनर लौट जाओगे। बाहर जाओ और अपनी बग्घी को देखो। विस्काउंट लड़खड़ाते और घबराते हुए कैथेड्रल के दरवाजों से बाहर निकल गया। जब उसने बग्घी का पर्दा उठाकर देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। बग्घी आधी मुट्ठी से भी बड़े आकार के परिष्कृत फूलों के गोलों से भरी हुई थी। ये फूल ले जाओ, सर्फों को राहत दो और व्हाइट रेवन मैनर का पुनर्निर्माण करो। विस्काउंट नतमस्तक होकर मेरा समर्थक बन गया। फिर मैंने उस महिला से कहा, कल शीशियां तैयार रखना, मैं तुम्हें पवित्र दवाएं दूंगा। तुम बाजार लौटकर बीमारों और गरीबों का इलाज करना। याद रखो, जीवन बचाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें तलवार उठाकर लोगों को मारने दिया जाए। महिला उत्साह से कांप उठी और छाती ठोककर मिशन पूरा करने की गारंटी दी। अगली सुबह तड़के वाइस्काउंट का 3 सदस्यीय परिवार अपनी बग्घी में रवाना हुआ। अंदर पूरी तरह से शुद्ध सफेद आटा भरा था। रास्ते भर बग्घी हिलती रही और जब तक वे पहुंचे तीनों परिवार के सदस्य सफेद आटे के भूत बन चुके थे। मेरे दिए गए अनाज और अपनी तहखाने में छिपे सोने के सिक्कों के सहारे वाइस्काउंट एल्ड्रिक ने जल्दी ही भाड़े के सैनिकों की भर्ती कर ली और व्हाइट रेवन मैनर वहीं पर फिर से जीवित हो उठा। ओक हेवन गांव में मैंने करीब से देखा कि लोहार सेड्रिक और ब्रान को क्लर्क बारनबी उनकी नाक पर उंगली रखकर डांट रहे थे। आधा महीना से भी ज्यादा हो गया है, चोर हमारे दरवाजे तक लड़ते हुए आ गए हैं और तुमने सिर्फ 2 सेट प्लेट आर्मर बनाए। क्या तुम पवित्र प्रभु का खाना यूं ही खा रहे हो? सेड्रिक को बहुत बुरा लग रहा था। लॉर्ड बारनबी, इसमें सच में हमारी कोई गलती नहीं है। आर्मर पूरी तरह लोहे का नहीं हो सकता। अंदर मोटा आर्मिंग डबल्ट पहनना जरूरी है ताकि उसे जोड़ सके, वरना लोहे की आर्मर इंसान को घिस घिस कर मार डालेगी। गांव में तो बिल्कुल भी कपास या लिनन नहीं है। कपास की कमी है, ये तो आसान है। मैंने मुड़कर अलमारी से एक पुरानी जैकेट निकाली और उसके छेद से शिनजियांग कपास की गड्डी निकालकर डिब्बे में फेंक दी। कपास की वह गड्डी लोहार की दुकान के सामने जा गिरी। बारनबी उस पर कूदा और एक मुट्ठी कपास खींचते हुए चिल्लाया, स्वर्ग की पवित्र कपास। मैं उस कपास की गड्डी को घूर रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंध गया। कपास बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके अंदर के रेशे मोटे नहीं हुए थे। छोटे लोग अब भी उसे सामान्य रूप से काट और बुन सकते थे। इससे यह साबित होता है कि जब सूक्ष्म स्तर की चीजों को डिब्बे में डाला जाता है तो उनका आयतन तो वही रहता है, लेकिन उनकी मात्रा आनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। पूरे गांव की महिलाएं उफान पर थीं। घर ले जाने के लिए कपास पाने की होड़ में लगी थीं ताकि वे उससे धागा काट सकें और कपड़ा बुन सकें। लेडी बीट्रिस 2 दिन बाद बाजार वाले कस्बे में लौटने वाली थीं, जहां वे उपदेश देंगी और दवा बांटेंगी। बारनबी जमीन पर बैठा हुआ था और बहुत दुखी लग रहा था। मेरी पत्नी के चले जाने के बाद मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? इस गरीब और पिछड़े इलाके में किसी विद्वान शिक्षक को बुलाना तो जैसे आसमान पर चढ़ने जैसा मुश्किल है। जो विद्वान लैटिन जानते हैं उनमें घमंड कूट कूट कर भरा है और वे 5 बुशल जई के लिए अपनी कमर नहीं झुकाएंगे। घमंडी स्वभाव, कमर नहीं झुकाएंगे। मैंने एक दराज खोली और उसमें से एक मोटी 999 शुद्ध चांदी की माला निकाली, जो मैंने सालों पहले अपने चुयुन येबियो वाले द्वार में खरीदी थी। मैंने प्लायर लिया, 1 सेंटीमीटर व्यास की एक चांदी की अंगूठी काटी और उसे डिब्बे में फेंक दिया। एक विशाल चांदी की अंगूठी जो इंसान से भी 1 सिर ऊंची थी बारनबी के सामने आकर गिर पड़ी। चांदी की चमक से दमकती हुई उसने गाँव के सभी लोगों की आंखें चौंधिया दी। मैं मुस्कुराया, पूछो क्या अब वह झुकेगा? बारनबी ने घबरा कर निकल लिया, वह तो अब चर्मपत्र से अपनी ही कमर तोड़ देगा। मैंने प्लायर लिया और चांदी की अंगूठी को मुट्ठी के आकार के टुकड़ों में काट दिया। ये चांदी के टुकड़े लो और उसे बुलाओ। न आए तो एक टुकड़ा तोड़ो, फिर भी न आए तो दूसरा। 2 टुकड़ों के बाद भी न आए तो लौट आना। वह रोता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा और नौकरी की भीख मांगेगा। बारनबी घुटनों के बल बैठ प्रभु की महिमा गाने लगा। अगली सुबह तड़के बारनबी अपनी पत्नी मूर्तिकार गैरिक और दर्जन भर तंदुरुस्त नौजवानों के साथ थैले और गठरियां उठाए ओक हेवन गांव से निकल पड़ा। सीधा क्षेत्रीय बाजार नगर की ओर रवाना हो गया। अब
बाहरी दुनिया युद्ध की अफरा तफरी में डूबी हुई थी। समूह ने घबराते हुए दर्जन भर मील की दूरी तय की। जिस चीज से डरते हो वही सामने आ जाती है। सड़क के किनारे जंगल से सरसराहट के साथ 100 से अधिक डरावने दिखने वाले जंगल के डाकू अचानक बाहर निकल आए और उन्हें घेर लिया। महिला ने पवित्र औषधि से भरे चांदी के प्याले को कसकर पकड़ लिया। गैरिक ने अपना लंबा तलवार निकाल लिया और पसीने से तरबतर हो गया। बारनबी ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, पेट फुलाया और गरजते हुए बोला, मैं पूर्व लिपिक हूँ, हमें छूना प्रभु के खिलाफ जाना है। नेतृत्व कर रहा एक आंख वाला छोटा सरदार हंसते हुए बोला, मैंने लॉर्ड बैरन को मार डाला, क्या मैं तुम जैसे क्लर्क से डरूंगा? बारनबी ने तुरंत एक कमजोरी भांप ली, क्या तुम ब्लैकबियर्ड रोवन के आदमी हो? हाँ, मैं रोवन के साथ हूँ। बारनबी ने तुरंत आत्मविश्वास दिखाया, क्या संयोग है, नेता रोवन हमारे पक्के दोस्त हैं, हाथ लगाओगे तो रोवन तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। छोटा सरदार हैरान रह गया, असमंजस में पड़ गया। मंजर तुरंत ही गतिरोध में बदल गया। इसी समय पहाड़ी से एक गुस्से भरी आवाज आई, अपनी तलवारें नीचे रखो। ब्लैकबियर्ड रोवन बड़े बड़े कदमों से नीचे आया, पास आकर गौर से देखा और मुस्कुराया। ओखेवन गांव के भाइयों, इस युद्ध के हंगामे में तुम लोग इतने सारे गट्ठर लेकर इधर उधर भाग रहे हो? छोटा सरदार पसीने पसीने हो गया और जल्दी से अपने आदमियों को लेकर पीछे हट गया। रोवन बेहद वफादार था और उसने उन्हें बाजार नगर की सीमा तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। बारनबी इतना उत्साहित हुआ कि वहीं जमीन पर बैठ गया और लगातार ईश्वर की रक्षा की प्रशंसा करता रहा। यात्रा पूरी तरह शांत रही। रोवन उन्हें नगर से कुछ मील बाहर तक छोड़कर आया और तय किया कि वे कल सुबह यहीं जल्दी मिलेंगे। बारनबी लोगों को लेकर नगर के द्वार की ओर बढ़ा। रक्षा कर रहे पहरेदारों ने गौर से देखा और उनके तो जैसे प्राण ही निकल गए। वे तुरंत ही फाटक गिराने को तैयार थे। माय लॉर्ड, लॉर्ड बारनबी, क्या आपको ओखेवन गांव में किसी चुड़ैल ने खा नहीं लिया था? असल में ये दोनों सैनिक वही भगोड़े थे जो पिछली बार सर डेरेक के साथ ओखेवन गांव गए थे और मेरी बजाई हुई चुड़ैल की आवाज से उनका साहस टूट गया था। बारनबी भीतर से बेहद खुश था, लेकिन ऊपर से वह एक बूढ़े कुत्ते की तरह शांत और स्थिर दिख रहा था। उसने आसमान में चमकते बड़े सूरज की ओर इशारा किया और गाली दी, दिन के उजाले में और तुम मुझे भूत कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में ही भूत है। मैं अपनी पत्नी को शहर से बाहर शरण लेने ले गया था और अब जब खतरा टल गया है तो बस वापस आ गया हूँ। दोनों सैनिकों ने सूरज की ओर देखा, फिर जमीन पर बारनबी की परछाई देखी, घबराकर निकल लिया और जल्दी से उन्हें जाने दिया। बारनबी ने अपनी पत्नी को दवा बांटने के लिए मठ में ठहराया और खुद शहर के पूर्वी हिस्से की ओर चल पड़ा। वह इस यात्रा पर अपना सबसे बड़ा मिशन लेकर आया था, गांव के लिए एक विद्वान लाना और पूरे गांव से निरक्षरता को मिटाना। एक जर्जर अटारी में गरीब विद्वान एमोन, जो पैबंद लगी विद्वान की पोशाक पहने था, जैसे ही उसने सुना कि उसे सुनसान ओखेवन गांव जाना है, उसने सिर को राइटल ड्रम की तरह हिला दिया। बाहर अराजकता और युद्ध है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अभी भी कई सेमिनरी छात्रों को पढ़ाना है। हम विद्वानों के पास कलम और महत्वाकांक्षा है। हम कुछ टुकड़ों काले ब्रेड के लिए अपनी कमर बिल्कुल नहीं झुकाएंगे। कुछ टुकड़े काले ब्रेड से काम नहीं चलेगा, है ना? डिब्बे के बाहर बैठा मैं हंस पड़ा, प्लायर उठाया और चटक से चांदी का एक नाखून जितना टुकड़ा काटकर उसे लापरवाही से डिब्बे में फेंक दिया। धड़ाम! एक विशाल शुद्ध चांदी का पत्थर जो मुट्ठी से भी बड़ा था, जोर से एमोन की टूटी हुई लकड़ी की मेज पर आकर गिरा। चमकती हुई चांदी की रोशनी ने उस गरीब विद्वान की आंखों को चौंका दिया। एमोन के पैर ढीले पड़ गए, उसकी आंखें लगभग जमीन पर गिरने को थीं। ये तो बारनबी ने एक दबंग मुस्कान के साथ तिरस्कार से देखा। यह पवित्र प्रभु द्वारा दी गई कठिनाई भत्ता है और तुम्हारे उन छात्रों की फीस वापस कर दो। एमोन अब भी अंतिम कोशिश कर रहा था। विद्वानों का अपमान है? बिल्कुल नहीं। मैंने प्लायर उठाया, चटक और भी बड़ा चांदी का टुकड़ा काटा और फिर से हवा में गिरा दिया। धड़ाम! 2 विशाल चांदी की ईंटें मेज पर साथ साथ रखी थीं। एमोन एक पल में ही अपनी भूमिका तोड़ बैठा और जोर से चिल्लाया, मैं जा रहा हूँ। उस दोपहर मेरी उसी शहर की एक्सप्रेस डिलीवरी आ गई। मैंने बड़े गत्ते के डिब्बे को सावधानी से उठाकर डियोरामा बॉक्स के पास रख दिया। पैकेजिंग को फाड़ते ही आधे मीटर से लंबा और 60 सेंटीमीटर से चौड़ा एक कस्टम मध्ययुगीन स्टार फोर्ट किला मॉडल शानदार ढंग से सामने आया। बाहरी दीवारों के लिए कंपोजिट प्रेस्ड बोर्ड, भीतरी दीवारों के विभाजन के लिए पतली शीट मेटल और उसके नीचे एक मोटर और बड़े टायर भी छुपे हुए थे। 200 से अधिक कमरों, कई टावरों और भीतरी आंगनों से भरा हुआ यह संरचना बेहद मजबूत थी। ये वही सुपर किला फोर्ट्रेस था जिसे पाने के लिए मैंने अपनी मेहनत की कमाई के 2000 रुपए खर्च किए थे। मैंने रिमोट कंट्रोल उठाया और उसे टेस्ट किया। टायर सामान्य रूप से चल रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। डियोरामा बॉक्स का कांच का ढक्कन उठाते हुए मैंने अपना गला साफ किया। एलूरा, सबको सूचित करो कि काम करना है। गांव के केंद्र में 50 जांग वर्ग का क्षेत्र खाली करो और किनारों की ओर हट जाओ। इलूरा ने भीड़ को खाली कराने के लिए तुरंत चिल्लाया। गांव वाले पुराने शहर की दीवार के पास भीड़ लगाए खड़े थे, पूरी तरह से उलझन में। मैंने सीधे अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, गांव के केंद्र में एक टूटी हुई झोपड़ी को पकड़ा और उसे जमीन समेत उठा लिया। उस गांव वाले बेबस होकर देखते रहे कि एक घर सीधा ऊपर आसमान में उड़ गया, एक परवलय बनाते हुए गांव के बाहर की बंजर ढलान पर जाकर टिक गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा घर भी गया। जैसे मैं मोनोपोली खेल रहा हूँ, मैंने पल भर में गांव के केंद्र की सारी इमारतें साफ कर दी। यहाँ तक कि नई बनी पवित्र वेदी को भी मैंने एक ही बार में उठा लिया और उसे अपनी मेज पर सजावटी शिल्प के रूप में रख दिया। खाली जगह पूरी तरह साफ हो गई थी। मैंने उस विशाल तारा किले को खाली जगह की ओर निशाना साध कर धीरे धीरे नीचे उतारा। बादल छंटते ही 100 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा इस्पात पत्थर का किला, जिसकी दीवारें 9 मीटर ऊंची थीं, सूरज को ढकती दहशत के साथ कीचड़ भरी जमीन पर आ गिरा। नीचे के टायर दिख रहे थे, इसलिए मैंने उंगली से 2 गहरी खाइयां खोदी और पहियों को दबा दिया ताकि किले का चेसिस जमीन के समतल हो जाए। फिर उसे मिट्टी से ढक दिया। बिल्कुल परफेक्ट। पूरा गांव इस स्वर्ग से उतरे युद्ध किले को देख रहा था और उनकी समझ पूरी तरह ठप हो गई थी। मैंने एक दिव्य आदेश भेजा, हर विवाहित जोड़े को, हर वयस्क को एक एक कमरा मिलेगा। दरवाजे और खिड़कियां अपने हाथों से खुद बनाओ।
एक गहरी चुप्पी के बाद जमीन हिला देने वाली जंगली खुशी की चीखें गूंज उठी। पवित्र प्रभु ने स्वर्ग से एक किला प्रदान किया है। सर्वशक्तिमान सिलास की जय हो। नए और पुराने दोनों शरणार्थी कमरों पर दावा करने के लिए पागलों की तरह किले की ओर उमड़ पड़े। वो सीधा साधा गैरिक अभी अभी बाहर से काम करके लौटा था। उसने देखा कि उसके माता पिता एक लकड़ी का बिस्तर किले में ले जा रहे हैं, तो उसने पूछताछ की और पता चला कि उसे भी एक स्वीट मिला है, जिससे वह खुशी से चौड़ा मुस्कुरा उठा। इलूरा ने मौका पाकर चिल्लाया, भैया गैरिक, पवित्र प्रभु तुम्हें 5 पाउंड सफेद चीनी, 50 पाउंड आटा और 10 पाउंड मोटा सुअर का मांस इनाम में देते हैं। इसे पत्नी के लिए सगाई का तोहफा मानो। गैरिक इतना उत्साहित था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी माँ से उसके लिए रिश्ते तय करने को कहने लगा। अगली सुबह तड़के विद्वान ईमान, जिसे चांदी की ईंटों से बुलाया गया था, ने आधिकारिक रूप से पदभार संभाला। अपने आवंटित कमरे में चावल, आटा, तेल, नमक और सूखे मांस का पहाड़ देखकर उसकी पिंडली में ऐंठन आ गई। इस भगवान ने तो हद से ज्यादा दे दिया। अपने लैटिन के चर्मपत्र स्क्रॉल लेकर वह भीतरी आंगन की ओर चल पड़ा। बारनबी, इलूरा और गांव के वे सभी बच्चे और युवा जो पढ़ना सीखना चाहते थे उसका इंतजार कर रहे थे। व्याख्यान शुरू होने से पहले इलूरा ने हाथ उठाया। विद्वान ईमान, रुकिए। प्रभु के अनुसार कक्षा से पहले सुबह की कसरत शरीर के लिए जरूरी है। इसे वैज्ञानिक रात्रि प्रशिक्षण कहते हैं। ईमान हैरान रह गया। वैज्ञानिक? ये कौन सा शिष्टाचार का स्कूल है? इलूरा ने आकाश की ओर इशारा किया। सभी लोग घूम जाओ। पवित्र प्रभु के दिव्य माया जाल को देखो। मैंने अपना फोन उठाया। स्क्रीन क्षैतिज थी जो मुख्य टावर के ऊपर मंडरा रही थी। फिंगरप्रिंट अनलॉक किया और स्क्रीन तुरंत तेज रोशनी से चमक उठी। 30 मीटर लंबी और 14 मीटर ऊंची एक विशाल रंगीन चमकदार स्क्रीन हवा में लटकी हुई थी। एक वीडियो चलने लगा। स्क्रीन पर टाइट कपड़े पहने एक आधुनिक फिटनेस प्रशिक्षक ने गतिशील इलेक्ट्रॉनिक संगीत के साथ चिल्लाते हुए निर्देश दिए। 1 2 3 4 सांस लेते रहो, स्क्वाट्स। इलूरा ने खड़े स्वर में चिल्लाया, पवित्र प्रभु का आदेश है कि सभी लोग इस माया जाल का अनुसरण करें और वही करें। गांव के सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो में दिखाए गए हाव भाव की नकल करने लगे। अंधाधुंध मरोड़ते हुए, हाथ फैलाते, पैर मारते, दाएं बाएं झूलते और बार बार एक दूसरे से टकराते हुए। यह दृश्य मजेदार था। ईमान उस विशाल पर्दे को देख हतप्रभ रह गया। वह बड़बड़ाया, कन्फ्यूशियस अजीब शक्तियों की बात नहीं करते, प्रभु क्षमा करें। पर उसका शरीर झुककर प्रणाम करने लगा। अच्छे दिन 2 दिन भी नहीं टिके। उस सुबह मैं पास्ता खा रहा था और कोला पी रहा था, तभी डिब्बे के अंदर का अलार्म अचानक तेज आवाज में बज उठा। शहर की दीवार पर तैनात प्रहरी ने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई पहाड़ों से भागता हुआ आया है। वह एक खून से लथपथ आदमी है। मैंने बाहरी निगरानी दृश्य पर क्लिक किया। एक काला दुबला पतला आदमी फटे पुराने कपड़ों में और खून से सना हुआ लड़खड़ाता हुआ उत्तराई से लुढ़कता हुआ किले के दरवाजे के सामने जोर से आकर गिरा। गैरिक ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे अंदर घसीट लिया। बारनबी ने उसे एक नजर में पहचान लिया। ये वही छोटा डाकू सरगना था जिसने पहले उन्हें एस्कॉर्ट किया था, जिसका नाम था वन आइड पीट। पीट के मुंह में खून से भरी झाग थी। वह हांफते हुए सांस ले रहा था। लॉर्ड बारनबी, हमें बचाइए। विद्रोही नेताओं गॉर्डन और बुलॉक ने ओखेवन गांव को लूटने का मन बनाया है। नेता रोवन ने पूरी तरह से मना कर दिया। उन दोनों दरिंदों ने नेता को छुरा घोंप दिया और उसे एक गुफा में बंद कर दिया। आज रात वे किले पर रात में हमला करने आ रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। बारनबी का चेहरा पीला पड़ गया और वह गरज उठा, युद्ध की तैयारी करो। सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। गांव वाले घबराकर अफरा तफरी में पड़ गए। दिन में लड़ाई हो तो पत्थर फेंक सकते हैं, लेकिन घुप अंधेरे में रात के हमले का मुकाबला कैसे करें? बारनबी ने तुरंत फैसला लिया। गैरिक, तुम तेज दौड़ते हो, जल्दी व्हाइट रेवन मैनर जाओ और वाइसकाउंट एल्ड्रिक को कमांडर बनने के लिए बुलाओ। जल्दी करो। गैरिक ने अपनी जेब में कुछ सूखा मांस और रोटी ठूंसी, अपने बड़े पैर फैलाए और पागलों की तरह दौड़ पड़ा। 2 शिचेन यानी 4 घंटे की यात्रा को उसने ऐसे दौड़कर पूरा किया जैसे उड़ रहा हो। व्हाइट रेवन मैनर पहुंचकर वाइसकाउंट ने सुना कि ओखेवन गांव मुसीबत में है। बिना एक शब्द कहे उन्होंने 2 युद्ध घोड़े बाहर निकाल ली। गैरिक को घुड़सवारी नहीं आती थी, इसलिए उसने घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और दोनों हवा की तरह किले की ओर लौटे। वाइसकाउंट तेजी से स्टार फोर्ट में घुस गया। सबसे पहले वह कई मीनारों और मृत कोणों से क्रॉसफायर वाले इस सुपर किले को देखकर अवाक रह गया। हे भगवान, ये रक्षात्मक व्यवस्था तो बिल्कुल बेदाग है। वाइसकाउंट जल्दी से दीवार पर चढ़ा और इलाके का निरीक्षण किया और तुरंत अपनी रणनीति तय कर ली। हम स्थिर रहकर रक्षा नहीं कर सकते। चोरों से 1000 दिन तक रक्षा करने से अंततः थकावट आ ही जाती है। हम सीधे मुख्य द्वार को पूरी तरह खोल देंगे और चोरों को जाल में फंसाने के लिए अंदर बुलाएंगे। इस आंतरिक प्रांगण की संकरी गलियों का उपयोग करेंगे। हम दरवाजा बंद करेंगे और कुत्तों को पीटेंगे, उन्हें मारक गड्ढे में घुटन से मारेंगे और पत्थरों से कुचल देंगे। रणनीति तय हो गई। रक्षा पंक्तियां तैनात कर दी गई, लेकिन एक संकरी पीछे हटने की राह एक घातक छुपा हुआ खतरा बन गई। वास्तव में वे इसे बचाने के लिए सैनिक नहीं निकाल सकते थे। डिब्बे के बाहर बैठा उस रास्ते को देखते हुए मैं मुस्कुराया। गोला बारूद की कमी है ना? मैंने अपनी जेब से एक विंड प्रूफ लाइटर निकाला। इलूरा तुरंत समझ गई और खाली जगह साफ कर दी। सभी पीछे हट जाएं। पवित्र प्रभु स्वर्ग की थंडर फायर कैनन उधार लेने जा रहे हैं। लाइटर को दबाते हुए मैंने उसे धीरे धीरे किले के रास्ते के छोर पर नीचे कर दिया। विस्काउंट की आंखों में एक अत्यंत अजीब आकार की विशाल कांस्य तोप कई जांग लंबी स्वर्ग से उतर आई। तोप का मुंह उस पीछे हटने वाली गली को कसकर बंद कर रहा था। वह बिना कोई आवाज किए उतर गई। तोप के मुंह के ठीक सामने 3 जांग के भीतर कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दोनों लोहारों को उनके बड़े लोहे के हथौड़े लाने के लिए कहो। उसके पीछे वाले तंत्र को निशाना बनाओ और मेरे लिए जोर से मारो। सेड्रिक और ब्रान अपने बड़े फोर्जिंग हथौड़े लिए लाइटर के बटन के पीछे खड़े हो गए। 1 2 3 दोनों ने अपने हथौड़ों को पूरे घुमाव में घुमाया और जोर से नीचे मारा। तंत्र दब गया। धड़ाम। लाइटर के नोजल से तुरंत ही एक डरावनी बैंगनी नीली आग का गोला फूट पड़ा।
3 मीटर से भी लंबी अत्यधिक तापमान वाली आग की जीभ एक क्रोधित अजगर की तरह बाहर निकली और सीधे पूरे रास्ते को निकल गई। तेज जलती हुई गर्मी ने हवा को मरोड़ दिया। विस्काउंट इतना डर गया कि वह 7-8 कदम पीछे हट गया, फिर खुशी से पागलों की तरह हंसने लगा। स्वर्ग की प्रचंड ज्वालाएं इस दिव्य अस्त्र के साथ चाहे जितने भी आए सब जलकर मर जाएंगे। रात ने पूरी तरह श्वांगचिंग शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा था, एक तली हुई चिकन लेग खाते हुए आराम से वीडियो एडिट कर रहा था। अचानक मेरे फोन में कान फाड़ देने वाली अलार्म की आवाज गूंज उठी। टिंग 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 टिंग। ये वही नाइट डायनामिक सर्विलांस अलार्म था जिसे मैंने पहले से सेट किया था और अब वह ट्रिगर हो गया था। मैंने तुरंत चिकन लेग नीचे रख दी और डायरामा बॉक्स के पास झुक गया। किनारे पर उत्तर दिशा वाले बटन को दबाते ही दृश्य उत्तरी पहाड़ी की ओर झूम हो गया। चांदनी रात में सूखे जंगलों के बीच परछाइयां झिलमिला रही थीं। विद्रोही गॉर्डन और बुलॉक 200 हनफेई डाकुओं के साथ अंधेरे का फायदा उठाकर उखेवन किले की दीवारों की ओर चुपचाप रेंग रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए लाइटर का लॉक दबाया और इलेक्ट्रिक इग्नाइटर हवा में घुमाया जो किले के ऊपर बिजली के आर्क छोड़ सकता है। आओ गद्दारों, तुमने खुद मौत को चुना है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आयामी प्रहार की साइबर बिजली की सजा का स्वाद क्या होता है। रात हो गई। मैंने लाइटें बंद कर दी और निगरानी कैमरों को घूरने लगा। सायरन बज उठा। गॉर्डन और ब्लॉक ने 200 से अधिक निर्दयी डाकुओं का नेतृत्व करते हुए गीदड़ों की तरह रेंगते हुए स्टार फोर्ट की ऊंची पत्थर की दीवारों के नीचे पहुंच गए। ब्लॉक ने लोहे के हुक वाली एक रस्सी फेंकी और कुछ तेज हरकतों में ही 9 मीटर ऊंची शहर की दीवार पर चढ़ गया। वह सोच रहा था कि वह देवताओं या भूतों की नजर से बचकर चल रहा है, लेकिन असल में दीवार की तीर दरों से दर्जनों जोड़ी आंखें पहले ही उस पर जम चुकी थीं। वह शहर की दीवार से फिसलकर नीचे आया और चुपचाप भारी लोहे से जड़ी लकड़ी के फाटक खोल दिए। चोरों की मुख्य सेना ज्वार की तरह भूल भुलैया जैसे आंतरिक प्रांगण के रास्तों में उमड़ पड़ी। जैसे ही वे पहले किले के चौक में घुसे, चारों ओर की छतों पर अनगिनत मशालें एक साथ जल उठी। विस्काउंट एल्ड्रिक छत पर खड़े थे। स्विश। उन्होंने अपनी क्रूसीफॉर्म लंबी तलवार निकाली और कुछ शूरवीर आदर्श वाक्य चिल्लाकर दिखावा करने ही वाले थे। उनके पास खड़ी एक मजबूत किसान महिला ने उनकी बकवास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधा नीचे फेंक मारा। धड़ाम। एक चोर सैनिक का सिर फट गया। प्रत्याक्रमण के लिए सींग बज उठा। दोनों छतों से विशाल पत्थर और खौलता पानी बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। चोरों की सेना तुरंत ही चकरा गई। वे अपने सिर पकड़कर चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। गॉर्डन एक साइड रास्ते में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैरिक ने, जो दोहरी शीट मेटल प्लेट आर्मर पहने हुए था, अपनी कुल्हाड़ी को जोर जोर से घुमाते हुए उसे वापस खदेड़ दिया। कोई रास्ता न बचने पर चोर सैनिक हताश होकर आखिरी तंग बचाव मार्ग में घुसने लगे। लोग लोगों से सटे हुए थे, मांस मांस से चिपका हुआ था। गलियारे के अंधेरे छोर पर लोहार सेड्रिक और ब्रैन ने अपने बड़े लोहे के हथौड़े ऊंचे उठा रखे थे। 1 2 3 वार ठन। बड़े हथौड़ों ने लाइटर के मैकेनिज्म पर सटीक वार किया। धमाका। हिंसक बैंगनी नीली ज्वाला की जीभ तुरंत भड़क उठी। बेहद गर्म लपटें सीधी गलियारे की ओर झपट पड़ी। सबसे आगे दौड़ रहे ब्लॉक और गॉर्डन को चीखने तक का मौका नहीं मिला और वे पल भर में 2 इंसानी मशालों में बदल गए। पूरा गलियारा एक जीवित नरक में बदल गया। जली हुई मांस की बदबू आसमान तक फैल गई। गर्मी सही लगते ही मैंने एक उंगली बढ़ाई, लाइटर की पीठ पर दबाई और धीरे धीरे उसे आगे धकेला। विशाल लौ फेंकने वाली कांच से तोप गरजती हुई आगे बढ़ी, कुचलती और दबाती हुई, आग उगलती हुई। चोर सैनिक पूरी तरह से टूट गए। सभी घुटनों के बल गिर पड़े, खुद को गंदा कर लिया, रोते हुए भगवान और पवित्र माता से दया की भीख मांगने लगे। क्या सबको मार डालूं? जरूरत नहीं। मैंने अपनी उंगली हटा ली, जिससे ज्वाला बुझ गई। एलेरा ने जोर से घोषणा की, सभी युद्ध बंदियों को मोचन शिविर में शामिल किया जाता है, जहां वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कठोर श्रम करेंगे। मैंने लेगो ईंटें निकाली और क्लिक 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 की आवाज के साथ किले के बाहर खाली जमीन पर एक विशाल घेरा बना दिया और इन डरे हुए चोर सैनिकों के झुंड को उसके अंदर हाँक दिया। पहला काम, बाहर पड़े सभी शवों को मेरे लिए दफना दो। संकट का समाधान होने के बाद विस्काउंट गैरिक को लेकर रातों रात गहरे पहाड़ों में घुस गया और गंभीर रूप से घायल और मरणासन्न ब्लैकबियर्ड रोवन को बचा लाया। मैंने अपनी दवा की पेटी से यूनान बाइयाओ पाउडर की एक छोटी सी मात्रा निकाली। गांव वालों की नजर में ये ऐसा था जैसे आसमान में इलाज करने वाली बर्फ गिर रही हो। दवा का पाउडर लगाया गया, जिससे खून बहना रुक गया और नई चमड़ी उगने लगी। आधुनिक चिकित्सा ने एक बार फिर मध्ययुगीन जड़ी बूटी चिकित्सा को पछाड़ दिया। रोवन जाग गया, लेकिन उसने ओखेवन गांव पर बोझ बनने से साफ इनकार कर दिया। अपने बचे खुचे साथियों को लेकर अंधेरे जंगल में गुम हो गया। वाकई एक सख्त इंसान है। 2 दिन बाद खिलौना कंपनी से प्रायोजन के नमूने आ गए। सभी 1:200 के लघु मॉडल थे। मैंने एक प्लास्टिक की खिलौना बस उठाई और उसे किले के दरवाजे के सामने कच्ची सड़क पर सीधा फेंक दिया। एक अजीब आकार का स्टील का विशाल जानवर आसमान से उतर आया। एलेरा ने कहा, पवित्र प्रभु का आदेश है कि आप वाहन में चढ़ें और एक चमत्कार का अनुभव करें। गैरिक और कुछ मूर्ख उत्साहित होकर प्लास्टिक की गाड़ी में घुस गए। मैंने अपनी तर्जनी उंगली बस के पिछले हिस्से पर रखी और धीरे से आगे की ओर धक्का दिया। बस कच्ची सड़क पर आसानी से फिसलती चली गई। वाहन के अंदर बैठे मध्ययुगीन लोग भला कभी आधुनिक वाहन की शुरुआती रफ्तार का अनुभव कैसे कर सकते थे? वे तुरंत अपनी सीटों से जोर से चिपक गए। हे भगवान, कितनी तेज! स्टील का विशाल जानवर हवा की तरह दौड़ रहा है। मैंने अपना फोन निकाला और इस अत्यंत दृश्य प्रभाव वाले दृश्य को रिकॉर्ड किया। एक देवता का हाथ पहाड़ जितना विशाल, जिसमें प्राचीन छोटे लोग भरी एक आधुनिक बस को धकेल रहा है, जो मध्ययुगीन गांव में ड्रैग रेसिंग कर रही है। एक फिल्टर जोड़ा और कैप्शन के साथ मिलाया, स्वर्गीय देवता ने मध्ययुगीन छोटे लोगों को एक जादुई युद्ध रथ प्रदान किया। प्राचीन लोग पहली बार अपनी सीटों में पीछे धकेले जाने का अनुभव करते हैं। इसे टिकटॉक और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्मों पर अपलोड कर दिया। मैंने एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स बनाने गया, फिर वापस मुड़कर अपने फोन की ओर देखा। ओह बाप रे, ये तो वायरल हो गया। लाइक्स 1 लाख के पार हो गए। कमेंट सेक्शन पागल हो गया।
ये टिल्ट शिफ्ट फोटोग्राफी तो भगवान स्तर की है। इसमें सीजी का कोई नामो निशान नहीं है। एक्स्ट्रा कलाकार बहुत ही प्रोफेशनल हैं। उनके हैरान चेहरे बिल्कुल असली मध्ययुगीन किसानों जैसे लग रहे हैं। अपडेट जल्दी से लाइव स्ट्रीम सेल शुरू करो। मैं वो स्टार फोर्ट मॉडल खरीदना चाहता हूँ। कोला पीते हुए मैंने अपनी नजर के किनारे पर सल्वेशन इंडेक्स को देखा, जो लेडी बीट्राइस के बाजार कस्बे में दवा का अभ्यास करने के कारण और 10 मीटर तक फैल गया था। ट्रैफिक और फंड दोनों ही उपलब्ध थे। छोटे लोगों, क्या आप शिक्षा सुधार में सच्चे आधुनिकीकरण की लहर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? मैंने जो वीडियो एडिट किया था, जिसमें एक विशाल हाथ युद्ध रथ को प्राचीन मध्ययुगीन गांव में घुमा रहा है, उसे पोस्ट करने के कुछ ही घंटों में उसके लाइक्स सीधे 1 लाख पार कर गए। कमेंट सेक्शन में जैसे खिचड़ी पक गई हो, सब कुछ उबल पड़ा। ये टिल्ट शिफ्ट फोटोग्राफी वाकई कमाल की है। प्राचीन पोशाक में छोटे लोगों और बड़े हाथ के बीच की इंटरैक्शन में बिल्कुल भी असंगति महसूस नहीं होती। क्या यह सिर्फ फॉलोअर्स से पैसे कमाने का तरीका है? दोस्त, ये तुम्हारे सामने ही सबको काट कर दिखा देगा। मैंने वीडियो के नीचे बड़ी आसानी से एक शॉपिंग कार्ट लिंक लगा दिया, जिसमें वही प्लास्टिक टॉय कार मॉडल था, जिसकी कीमत 49.9 थी। पलक झपकते ही 10,000 से ज्यादा ऑर्डर धड़ाधड़ बिक गए। कमीशन काटने के बाद घर बैठे सिर्फ उंगलियां चलाकर 1 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा तुरंत मेरे खाते में आ गया। टॉय बेचने वाले का वीचैट पागलों की तरह बजने लगा। वह इतनी खुशी में था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने उसे सीधे सीधे ऑर्डर दे दिए। किसी को छोटे हवाई जहाज या छोटे हाई स्पीड ट्रेन नहीं चाहिए। जाओ नए सांचे बनवाओ और पश्चिमी मध्यकालीन मिनिएचर इमारतें, बग्गियां और ट्रेबुशे बनाओ। जब तक ये मेरे वीडियो के टोन से मेल खाते हैं, जितने भी बनाऊं मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। वैसे कमाते मैं सुन्न हो गया था। मैंने अंगड़ाई ली और डियोरामा बॉक्स की तरफ चला गया। देर रात उखेवन किला शांत था। किले की दीवारों पर कुछ मध्यम तेल के दिए टंगे थे और 2 पहरेदार ऊँघ रहे थे। मेरी नजर घूमी और सबसे ऊंचे मुख्य टावर की बालकनी पर एक छोटी सी काली परछाई खड़ी थी। वह एलेरा थी। दिन में ये छोटी लड़की संत की भव्य सफेद पोशाक पहनती थी और गंभीर और भव्य होने का नाटक करती थी। रात के सन्नाटे में वह फिर अपने पुराने फटे कपड़ों में थी। उसने आसमान की ओर मुंह फुलाकर मच्छर जैसी धीमी आवाज में कहा, प्रभु, क्या आप व्यस्त हैं? आपकी गैर मौजूदगी में मैं चुपके से कुछ कहूंगी। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं तो लगभग कोला का घूंट बाहर थूक ही देता। एलेरा ने अपने आंसू पोंछे और बहुत दुखी नजर आई। कोई भी मुझे कुछ करने नहीं देता, बस मुझे ठीक से और सीधे खड़े रहने को कहते हैं। लेकिन मैं तो पूरे गांव की सबसे शरारती लड़की थी। मुझे मेंढक पकड़ना और कीचड़ में लौटना पसंद था। आज मैंने कपड़ा बुनने के लिए थोड़ा कपास चुरा लिया और लॉर्ड बार्नबी ने मुझे अलग ले जाकर आधा दिन समझाया। बार बार कहा कि मुझे एक फरिश्ते की छवि का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घुट जाऊंगी। उसकी रोती हुई बड़बड़ाती शिकायतें सुनकर मेरा दिल अजीब तरह से थोड़ा सा उदास हो गया। मैंने सीधे डियोरामा बॉक्स का कांच का ढक्कन उठाया और अपना बड़ा सा चेहरा पास ले आया। चांदनी में बादलों के बीच से अचानक एक विशाल चेहरा आसमान और सूरज को ढकते हुए उभर आया। एलेरा इतनी डर गई कि वह 3 तेज कदम पीछे हटी, जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और पूरी तरह कांपने लगी। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप यहाँ हैं। मुझसे गलती हो गई। मैं अब और कपास नहीं चुराऊंगी। मैंने अपनी आवाज नरम की, धीरे से बोला, जाओ कपास ले आओ, मैं इसकी अनुमति देता हूँ। एलेरा ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों की गहराई में अविश्वसनीय जंगली खुशी की एक झलक चमक उठी। अपनी मर्जी से जियो, दूसरों की मत सुनो। मैंने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हारी खुशी है। मेरी गरिमा के लिए तुम्हें अपनी प्रकृति का बलिदान करने की जरूरत नहीं है। एलेरा की आंखें लाल हो गईं। उसने गहरा क्रॉस बनाया, फिर एक खुश हिरनी की तरह घूम गई। उछलती कूदती दूसरी मंजिल के गोदाम में गई, अपने से भी बड़ी कपास की एक गड्डी तोड़ी, वापस अपने कमरे में छुप गई और खुशी खुशी करघे पर पैर रखते हुए एक छोटी धुन गुनगुनाने लगी। अगली सुबह जैसे ही मध्ययुगीन महाद्वीप का सूरज उगा, ओखेवन गांव की आधुनिक शिक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। एलेरा ने गांव के सभी बच्चों का नेतृत्व किया, जो किले के चौक में कतारबद्ध खड़े थे। गिरा पड़ा विद्वान ईमान अपने लैटिन के जन्मपत्र स्क्रॉल को पकड़े हुए लंबा भाषण देने की तैयारी कर रहा था। एलेरा ने आदेश दिया, सब लोग घूम जाओ, पवित्र प्रभु के दिव्य दृश्य को देखो, रात की जिम्नास्टिक करो। मैंने अपना फोन चालू किया, जो टावर के ऊपर क्षैतिज रूप से मंडरा रहा था। स्क्रीन ने तुरंत एक तीव्र प्रकाश के साथ सुबह की धुंध को छिन्न भिन्न कर दिया। 8वें सेट की एरोबिक एक्सरसाइज अब शुरू होती है। पहली कसरत, स्ट्रेचिंग। 1 2 3 4। सुपर फुल कलर स्क्रीन में, जो 30 मीटर से अधिक चौड़ी और 10 मीटर से अधिक ऊंची थी, आधुनिक स्पोर्ट्स वियर पहने लोगों का एक समूह पूरी एकरूपता के साथ व्यायाम कर रहा था। गांव के सभी छोटे बच्चे हैरान रह गए। भिन्न तरीके से नकल करते हुए इधर उधर मुड़ते रहे, दाएं बाएं में उलझन में पड़ते रहे और बार बार एक दूसरे से टकरा जाते थे। वह विद्वान ईमान, जो लगातार विधर्मी भ्रांतियां बोलता रहता था, कतार के बिल्कुल पीछे छिप गया। उसका शरीर बेहद ईमानदार था, क्योंकि वह पागलों की तरह अपनी छाती फुला रहा था और उसके साथ साथ अपनी टांगें हिला रहा था। व्यायाम के बाद पौष्टिक सप्लीमेंट्स का समय था। मैंने सफेद चीनी में मिलाया हुआ आधुनिक बकरी के दूध का पाउडर का एक पैकेट ढूंढ निकाला और उसे उबलते पानी में घोल दिया। मैंने मिनरल वाटर की बोतल का ढक्कन निकाला, उसे पूरा भरकर निकाला और उसे चौराहे के बीचों बीच सावधानी से रख दिया। एक लघु बकरी के दूध की झील, जो 5 मीटर से अधिक व्यास और 1.5 मीटर गहरी थी, बन गई। पूरा गांव लकड़ी के कप हाथ में लिए लंबी कतार में खड़ा हो गया। बारनबी ने आधा कप एक ही सांस में पी लिया, होंठ चाटते हुए और जमकर खुशामद करते हुए। इस बकरी के दूध में तो बिल्कुल भी कोई गंध नहीं है और यह शहद जितना मीठा है, यहाँ तक कि वर्तमान राजा महामहिम भी इसे पीकर चकित रह जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए थोड़ा सूखा दूध नीचे गिरा दिया, जिससे वह एक छोटी सफेद ढेरी बन गई। इसे पवित्र दूध पाउडर कहा जाता है। इसे गुनगुने पानी में घोलकर तुरंत पिया जा सकता है। बारनबी इतना हैरान हुआ कि उसका जबड़ा ही उतर गया। वह बार बार इसे स्वर्ग से आया दिव्य वस्तु बताने लगा। मैंने मौके का फायदा उठाकर ईमान को आधुनिक बच्चों की अंग्रेजी चित्रमय शब्दकोश फोनेटिक्स के साथ दे दिया।
और उसे बताया कि यह फरिश्तों का अक्षर सीखने का तरीका है। ये बूढ़ा पंडित शब्दकोश को गले लगाकर उत्साहित होकर उसकी जल्द को बार बार चूमने लगा और कसम खाई कि वह इन पवित्र ग्रंथों को आगे बढ़ाएगा। जैसे ही यहाँ हलचल मची हुई थी, गांव के बाहर अचानक अलार्म बज उठा। शेरिफ सर डेरेक 100 से अधिक सैनिकों का नेतृत्व करते हुए पसीने से तरबतर किले के फाटकों के सामने खड़े थे। इस कमीने को पिछली बार मेरे बजाए गए भूतिया विलाप से बुरी तरह डर लग गया था। आज हिम्मत जुटाकर यहाँ आया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि पिछली बार की रंग बिरंगी शहर की दीवार अब 3 झांगाई ऊंची स्टील और विशाल पत्थर के किले में बदल चुकी थी। उसके पिंडली की मांसपेशियां कांप रही थी। बारनबी दीवार पर दौड़ता आया। डेरेक के पास समय नहीं था। नया बैरन चार्ल्स जल्द आने वाला था और उसे विद्रोहियों के सिर दिखाकर अपनी नियुक्ति पक्की करनी थी। रोवन का गिरोह और गॉर्डन बुलॉक की लाशें कहाँ हैं? बारनबी तुरंत समझ गया और उसने उत्तर की पहाड़ी की ओर इशारा किया। वे दोनों गद्दार नेता हमारे द्वारा मारे गए। उनकी लाशें उसी चट्टान के नीचे दफन हैं। रोवन गहरे पहाड़ों में भाग गया। डेरेक अपने आदमियों को लेकर पागलों की तरह खुदाई करने लगा और 2 लाशें निकाली जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले लाइटर से जलाकर कोयला बना दिया था। उनसे भयंकर बदबू आ रही थी और वे पूरी तरह से पहचान से बाहर थे। डेरेक बेहद खुश हुआ। उसने अपनी तलवार से दोनों कोयले जैसे सिर काटे और उन्हें एक बोरे में भर लिया। जब तक उसके पास सिर है, वह झूठा सैन्य श्रेय हासिल कर सकता है। वह इस अजीब किले में एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था और अपने सैनिकों को लेकर जल्दी जल्दी रोवन के बचे हुए लोगों का पीछा करने गहरे पहाड़ों में चला गया। सैनिकों को भेज देने के बाद बारनबी ने अपना पसीना पोंछा और बाजार नगर में किसी को घोड़े खरीदने भेजने की तैयारी करने लगा। इन युद्ध के अराजक समयों में बाहर जाते समय अगर आपके पास परिवहन का साधन नहीं है तो जल्दी या देर से मुसीबत आ ही जाएगी। घोड़े खरीदना और घुड़सवारी सीखना बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं मुड़ा और एक शॉपिंग वेबसाइट खोली। पागलों की तरह मिनिएचर खिलौनों की तलाश करने लगा। रिमोट कंट्रोल कारें काम नहीं करेंगी। अगर वे मेरी नजर से बाहर जाकर अदृश्य दीवार से टकरा गईं तो वे बेकार हो जाएंगी। यह कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसे छोटे लोग खुद चला सके। आखिरकार एक कोने में मुझे एक मिनिएचर सोलर पावर्ड टॉय कार मिली जो 3 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी थी। कोई बैटरी नहीं, पूरी तरह से सोलर पैनल से चलती है। रोशनी मिलते ही चलती है और जब रोशनी नहीं होती तो रुक जाती है। मैंने सीधे उस पर पैसे फेंके और SF एक्सप्रेस की स्पेशल डिलीवरी करवा दी। 3 बजे तक टॉय कार मेरे हाथ में थी। मैंने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और ओल्ड काई की मॉडल शॉप की ओर दौड़ पड़ा। ओल्ड काई, मेरी मदद करो, एक खिलौना मॉडिफाई करना है। मैंने सोलर टॉय कार को मेज पर पटक दिया। ओल्ड काई ने इस नाखून जितनी छोटी चीज को देखा और अपनी आंखें घुमा ली। मॉडिफाई क्या करना है? इस कबाड़ में तो मोटर भी नहीं है। कार के आगे ट्रैक्टर जैसा हैंडल जोड़ो ताकि आगे के पहिए की स्टीयरिंग कंट्रोल हो सके और सोलर पैनल पर एक मैन्युअली खींची जा सकने वाली छायादार पर्दा जोड़ो। रात भर पागलों की तरह मॉडिफिकेशन किया गया। अगली सुबह जल्दी स्टीयरिंग हैंडल और छायादार पर्दा कार पर पूरी तरह से लग चुके थे। संशोधित सोलर टॉय कार को हाथ में लेकर मैं फिर से डायरामा बॉक्स के सामने बैठ गया। डेरेक, आगे बढ़ो। वो सीधा साधा किला छोड़कर दौड़ता हुआ बाहर आया। पूरा गांव उसके पीछे पीछे तमाशा देखने बाहर आ गया। खिलौना कार को पकड़ते हुए मैंने बादलों को चीरते हुए धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। छोटे लोगों की नजरों में 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा एक स्टील का विशालकाय जानवर जोर से कीचड़ पर आ गिरा। छत पर एक विशाल काले क्रिस्टल का पैनल था और सामने अजीब अजीब लीवर लगे हुए थे। चढ़ो, आज मैं तुम्हें सोलर युद्ध रथ चलाना सिखाऊंगा। डेरेक और एक और ताकतवर आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने से ऊंचे टायरों पर चढ़कर ड्राइवर की सीट में घुसने में कामयाबी पाई। गैरिक ने स्टीयरिंग हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उसका साथी छायांकन के पास गया, मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया और एक ही झटके में छायांकन के कपड़े को पूरी तरह से खोल दिया। सूर्य की रोशनी तुरंत ही पूरी शक्ति से सोलर पैनल पर पड़ी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। मोटर बेतहाशा घूमने लगी। ये खिलौना कार असल में 1 सेकंड में कुछ सेंटीमीटर की रफ्तार से चलती थी। मध्य युग में इसे 200 गुना बढ़ा करके इसकी गति सीधे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर गई। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक हुए इस झटके से दोनों मूर्ख सीधे पीछे की ओर पलटकर गाड़ी के अंदर जा गिरे। 6 मीटर चौड़ा यह स्टील का विशाल जानवर जैसे पट्टा छूटे हुए जंगली कुत्ते की तरह जोरदार गर्जना के साथ सीधे सामने की पत्थर की दीवार की ओर बेकाबू दौड़ पड़ा। हम टकराकर मर जाएंगे। पूरा गांव अपनी आंखें ढककर डर के मारे चीखने लगा। ठीक समय पर मैंने अचानक 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और एक ही झटके में हवा में कार के शरीर को पकड़ लिया। बेकाबू दौड़ता हुआ वह विशाल जानवर एकदम से हवा में ठहर गया। उसके चारों पहिए अब भी हवा में पागलों की तरह घूम रहे थे और कान फाड़ देने वाली घर्षण की आवाजें निकाल रहे थे। दोनों मूर्ख इतने डर गए कि लगभग अपनी पैंट गीली कर लेते। वे कार में पड़े पड़े छलनी की तरह कांप रहे थे। मैंने ठंडे स्वर में चिल्लाया, इसे पूरी तरह खोलना अधिकतम गति है। इसे ढकना पार्किंग है। इसे थोड़ा थोड़ा करके खोलो, धीरे धीरे। मैंने कार को फिर से जमीन पर रख दिया। गैरिक ने घबराकर गहरी सांस ली और सावधानी से शेडिंग पर्दे को थोड़ा सा खोला। खिलौना कार आसानी से शुरू हुई और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह कीचड़ में बाएं दाएं मोड़ने लगा। दोनों बेवकूफ गांव के बाहर बंजर जमीन पर रेस लगाने लगे। जोर जोर से चिल्लाते और उत्साहित होकर हल्ला मचाते रहे, जिससे पूरा गांव जलन से ललचा उठा। वे लोग तब तक दौड़ते रहे जब तक कि शाम नहीं हो गई और सूरज डूब नहीं गया। रोशनी गायब हो गई और खिलौना कार तुरंत ही बंद हो गई और खराब हो गई। गांव से 100 मीटर से भी ज्यादा दूर बंजर जमीन पर एकदम रुक गई। दोनों मूर्ख हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन वे इतनी बड़ी स्टील की जादुई जानवर जैसी कार को 1 इंच भी नहीं हिला सके। डर था कि कहीं कार बाहर से चोरी न हो जाए। गाड़ी की आंखें घूमी और उसने दूर पहाड़ी पर मौजूद कड़ी मेहनत करने वाले पूर्व चोर सैनिकों पर नजर गड़ा दी। अरे,
आओ और कार को धक्का दो, हर आदमी को इनाम में 2 टुकड़े नमकीन मांस मिलेंगे। ये सुनते ही पहाड़ी पर 3 सेकंड के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर भेड़ियों जैसी आवाजों के साथ शोर मच गया। 1 दर्जन से ज्यादा कड़ी मेहनत करने वाले कैदी पागलों की तरह पहाड़ से नीचे दौड़ पड़े। हर एक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जबरदस्ती उस विशाल जानवर को शहर के दरवाजे तक धकेल लाए। 2 दिन बाद उन दोनों बेवकूफों ने गाड़ी चलाने की कला सीख ली। मैंने तय किया कि अब कुछ बड़ा करना है। परीक्षण करना था कि क्या यह चीज डियोरामा बॉक्स की अदृश्य दीवार को तोड़ सकती है या नहीं। इसे परिष्कृत आटे और नमक से पूरा भर दो। सामान लेकर व्हाइट रेवन मैनर पहुंचाओ। दोनों मूर्खों ने सैकड़ों पाउंड अनाज कार में लाद दिया, पर्दा खींचा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किंग्स रोड पर बेतहाशा दौड़ पड़े। मैंने डियोरामा बॉक्स के किनारे को ध्यान से घूरा। स्विश, खिलौना कार बिना किसी रुकावट के कांच से पार हो गई और मेरी नजरों से ओझल हो गई। ये काम कर गया। जब तक वाहन को छोटे लोग खुद चला रहे हों, वह आयामी प्रतिबंध को तोड़ सकता है। उसी समय गांव से 30 मील दूर एक जंगल की पहाड़ी पर शेरिफ सर डेरेक 100 से अधिक भालेदारियों का नेतृत्व करते हुए जंगल में घात लगाए बैठे थे। किंग्स रोड पर 200 से अधिक लोगों का एक डाकू दल सुस्त चाल में चल रहा था। डाकुओं का नेता, जिसे आयरन हैमर हैरोल्ड कहा जाता था, एक विशाल युद्ध हथौड़ा लिए लगातार गालियां बक रहा था। डेरेक ने अपनी लंबी तलवार निकाली। उसकी आंखों में घातक इरादा झलक रहा था। जैसे ही वह इन बचे हुए डाकुओं का सफाया कर देगा, वह नए स्वामी के सामने अपने अपराधों को साफ कर सकता है। हैरोल्ड, आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारी मौत की बरसी होगी। पूरी सेना हमला करो। डेरेक ने जोरदार आवाज में चिल्लाया और 100 से अधिक तीरंदाजों ने अपनी धनुष की डोरी पूरी ताकत से खींच ली। बस तीरों की बौछार छोड़ने ही वाले थे। अचानक पहाड़ी के दूसरी ओर किंग्स रोड से एक अजीब गड़गड़ाहट जैसी गर्जना सुनाई दी। गड़गड़ 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 गड़गड़। एक विशाल और दमघोंटू इस्पाती दैत्य 80 किलोमीटर प्रति घंटे की डरावनी रफ्तार से धनुष से छूटा तीर जैसे सीधे पहाड़ी की चोटी की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी के अंदर गैरिक ने सामने डाकुओं की घनी भीड़ को देखा और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। बचो, जल्दी, अरे ब्रेक नहीं लग रहा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर कौन सा मध्ययुगीन पैदल सैनिक समय पर प्रतिक्रिया कर सकता था। 200 से ज्यादा डाकू एक साथ हैरान रह गए और खाली खाली नजरों से उस बेकाबू दौड़ते इस्पाती दैत्य को देखने लगे। धड़ाम, एक बिल्कुल ही एक तरफा, बिना किसी सस्पेंस के आयामी कुचलने वाला प्रहार। आयरन हैमर हैरोल्ड को कार के सामने वाले बम्पर से सीधा टकराने से पहले कोई आखिरी शब्द कहने का भी मौका नहीं मिला। वह पूरी तरह से एक टूटी डोर वाले पतंग की तरह दर्जनों मीटर दूर तक बगल में उड़ गया। उसकी सारी हड्डियां वहीं चकनाचूर हो गईं। 7 छेदों से खून बहने लगा और वह भयानक तरीके से मर गया। उसके पास खड़े कुछ खास साथी सीधे हवा में 3 बार से ज्यादा घूमते हुए उछल गए और जमीन पर इतनी जोर से गिरे कि उन्हें खुरच कर भी हटाया नहीं जा सकता था। शैतान की युद्ध रथ, भागो। गैरिक की हिम्मत कैसे होती कि वह पर्दा खींचकर ब्रेक लगाए। उसने बेतहाशा स्टीयरिंग व्हील को पकड़े रखा, एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबाए रखा और पहिए कटे फटे अंगों से भरी जमीन पर बेतरतीब दौड़ते हुए 200 से ज्यादा डाकुओं की भीड़ के बीच से जबरदस्ती एक खूनी रास्ता बनाता चला गया। धुएं के एक गुब्बार के साथ टक्कर मारता हुआ वह किंग्स रोड के छोर पर गायब हो गया और पीछे रह गए हैरान परेशान राज्य के सैनिक और डाकुओं से भरी जमीन। सन्नाटा, मृत्यु जैसा सन्नाटा। डेरेक के हाथ में पकड़ी तलवार कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली, जमीन पर पड़े उन चोर सैनिकों को देखा जिनकी जिंदगी या मौत का कुछ पता नहीं था और गरजते हुए बोला, क्या खड़े हो वहाँ? डाकुओं का सरदार भगवान की बिजली से मारा गया है। मेरे लिए इन्हें मार डालो। सैनिक जैसे किसी सपने से जागे हों, तीरों की बौछार करने लगे। अपने सरदार को खोते ही डाकू तुरंत भाग खड़े हुए। एक घात लगाकर लड़ी गई लड़ाई सीधे एक तरफा नरसंहार में बदल गई। डेरेक ने बड़ी जीत हासिल की और इसका श्रेय भगवान के चमत्कार को दिया। 1 घंटे बाद व्हाइट रेवन मैनर में वाइसकाउंट एल्ड्रिक दीवार पर खड़े थे। तभी एक गार्ड भागते हुए आया और बोला, मालिक, ओकहेवन के लोग एक राक्षस के साथ आए हैं। वाइसकाउंट बाहर देखने गए और गैरिक तथा उसका साथी गाड़ी से गिरते पड़ते बाहर निकले, दुखी चेहरों के साथ रोते चिल्लाते हुए। माई बाप वाइसकाउंट, हमने रास्ते में लोगों को कुचल दिया और मार डाला। वाइसकाउंट ने भौहें सिकोड़ ली और उनकी नजर गाड़ी के अगले हिस्से पर गई। बम्पर पर ताजा खून के धब्बे थे और उस पर फटी पुरानी लिनन की कुछ पट्टियां लटक रही थीं। वाइसकाउंट ने मुस्कुराकर कपड़े की पट्टियां दबा लीं। घबराते क्यों हो? आजकल कौन सा शूरवीर ऐसे कपड़े पहनकर सड़क पर घूमता है? वे जरूर डाकू थे। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और मुस्कुराने लगे। भगवान भला करे, पहले बताते कि वे डाकू थे, हम तो डर ही गए थे। उन्होंने जल्दी से कार से अनाज और तेल उतार दिया। ये सामान देख वाइसकाउंट ने उत्साहित होकर प्रभु की स्तुति की। प्रार्थना के बाद वह उस विशाल सोलर कार के पास गया और उसके ठंडे पैनल को सहलाते हुए देखने लगा। वाइसकाउंट ने गहरी सांस ली और श्रद्धा से बड़बड़ाया, बिना घोड़ों की रोशनी से चलने वाला रथ, क्या यह सूर्य देवता का स्वर्ग से आया दिव्य रथ है? उसकी हैरानी देख मैंने मुस्कुराते हुए अमेज़न खोला। क्योंकि लॉजिस्टिक्स चैनल अब खुल चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि यह मध्ययुगीन क्षेत्र सच्चे औद्योगिकरण की इस्पाती लहर का स्वागत करे। मैं कुछ भारी मशीनें मंगवाना चाहता था, पर कैलेंडर देखा तो अगस्त का अंत था। ओकहेवन की सूखी जमीन लोहे जैसी सख्त थी और सिर्फ सर्दियों के गेहूं बोने की तैयारी में थे। पानी के बिना बुआई कैसे होगी? औद्योगिकरण थोड़ी देर के लिए टल सकता है। सबसे जरूरी काम है उन्हें एक अच्छी बारिश देना। घरेलू ह्यूमिडिफायर से निकलने वाली पानी की बूंदें बहुत बड़ी होती हैं। अगर उन्हें डाल दिया जाए तो निश्चित ही बाढ़ आ जाएगी। कुछ देर खोजने के बाद मैंने तुरंत एक मेडिकल नेब्यूलाइजर का ऑर्डर दे दिया। इसकी फुहार बेहद बारीक है। डिब्बे में ये 200 गुना बड़ा और बारिश जैसा दिखता है। डराने से बचने के लिए मैंने प्लास्टिक गार्गोइल सिर तोड़कर नोजल राक्षस के मुंह में डाल दिया और टेप से चिपका दिया। तैयार है, अब चालू करते हैं। तभी लॉर्कन नाम का एक आदमी बाजार के फाटक से चुपके से निकला।
वह बेहद गरीब कागज बनाने वाला था। मठ में लेडी बीट्रिस की बात मानकर वह 2 रोटी लेकर ओकहेवन की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे ठंडी लहर महसूस हुई। उसने ऊपर देखा और दंग रह गया। आसमान में एक नीचा बादल तैर रहा था और उस बादल से एक विशाल गारगोयल का सिर बाहर निकला हुआ था। उस विशाल जानवर ने अपना बड़ा मुंह खोला और पागलों की तरह जमीन की ओर पानी की फुहारें छोड़ने लगा। लॉर्गन 3 साल से बारिश में नहीं भीगा था और वहीं पर वह पागलों की तरह चिल्ला उठा, ईश्वर प्रकट हो गए हैं। एक फरिश्ते ने मीठी बारिश भेजी है। उसने अपने दोनों पैर झटके और आगे बरसती जमीन की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ा। संयोग से मैं दिशा वाला बटन दबा रहा था, जिससे बारिश वाला बादल ओकहेवन गांव की ओर बढ़ रहा था। लॉर्गन जमीन पर दौड़ रहा था। गारगोयल आसमान में ऐसे तैर रहा था जैसे कोई शिकारी कुत्ता हड्डी का पीछा कर रहा हो। वह पूरी तरह हांफता हुआ जबरदस्ती बारिश के बादल का पीछा करते हुए ओकहेवन के किले तक पहुंच गया। इस समय तक गांव में पहले ही हलचल मच चुकी थी। सैकड़ों ग्रामीण खेतों में दौड़ पड़े, मुंह खोलकर ऊपर देखने लगे और कीचड़ भरा पानी अपने पूरे शरीर पर पड़ने दिया। कठिन श्रम करने वाले कैदी भी खदान से नीचे भाग आए और बारिश में पागलों की तरह घूमने नाचने लगे। अचानक सभी ग्रामीण घुटनों पर बैठकर चिल्लाए, सर्वशक्तिमान प्रभु साइलस की जय हो। लॉर्गन हैरान रह गया। उसने एक ग्रामीण से पूछा, साफ है कोई दूत बारिश करा रहा है, फिर तुम प्रभु का धन्यवाद क्यों कर रहे हो? ग्रामीण ने उसे देखा, तुम्हें क्या पता, बादल वाले जीव को प्रभु ने ही बुलाया है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लॉर्गन दंग रह गया। आखिर इस प्रभु की महिमा कितनी विशाल थी। वह किले के फाटक के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा, घबराकर जमीन को चूमने लगा और अंदर लिए जाने की भीख मांगने लगा। मैंने मौका पाकर कैमरा घुमाया और इलेरा लोहार सेड्रिक को उसे लेने बाहर भेजा। सेड्रिक ने नए आगंतुक को एक नजर देखा और मुस्कुरा दिया। असल में ये लॉर्गन उस इलाके का सबसे बेहतरीन कागज बनाने वाला कारीगर था। स्टार फोर्ट में 200 से अधिक कमरे बनाए गए थे और खिड़कियों पर तो कागज या चर्म पत्र की एक शीट तक नहीं लगी थी। यह आदमी बिल्कुल सही समय पर आया था। इलेरा ने मेरा आदेश सीधे सुनाया, यहीं रहो और कागज बनाओ। हर महीने रहने और खाने की व्यवस्था, साथ ही शुद्ध आटा और भुना हुआ मांस भी मिलेगा। यह दिव्यदायु सुनकर लॉर्गन ने सीधे अपने सर्फ का दर्जा 9 आसमानों में फेंक दिया और गर्व से एक शरणार्थी बन गया। इलेरा उसे किले के कारीगर क्षेत्र में ले गई और उसे शीट मेटल की भीतरी दीवारों वाला एक शानदार सिंगल कमरा आवंटित किया। लॉर्गन हकलाते हुए बोला, लेडी सेंटेस, कागज बनाने के लिए बांस और लकड़ी के गूदे को भिगोने के लिए एक बड़ा तालाब चाहिए होता है और हमें क्विक लाइम भी चाहिए। क्या तालाब की कमी है? मैंने लापरवाही से मेज पर रखी लाल मिनरल वाटर की बोतल का ढक्कन उठाया, उसमें पानी भरा और सीधे कारीगरों के आंगन की ओर फेंक दिया। एक तेज धमाके के साथ साफ पानी से भरा एक देव स्तरीय बड़ा जलाशय आंगन के बीचों बीच मजबूती से आकर गिरा। लॉर्गन इतना डर गया कि वह जमीन पर ही बैठ गया। उसके पैर लगातार कांप रहे थे। मैंने आदेश देना जारी रखा। कठोर श्रम के कैदियों को पेड़ काटने के लिए बुलाया और गांव के राजमिस्त्रियों को चूना जलाने की व्यवस्था की। आधे दिन के भीतर एक पूरी तरह से हस्त निर्मित मध्ययुगीन कागज बनाने की असेंबली लाइन तैयार हो गई। अगले दिन पैकेज आ गया। टॉय फैक्ट्री के मालिक ने मुझे प्राचीन शैली के मिनिएचर बिल्डिंग मॉडल्स का एक बैच भेजा था। 1:1:200 बेहतरीन कारीगरी। हाल ही में बारिश हो रही थी और कठोर श्रम के वे कैदी मेरे द्वारा लेगो ईंटों से बनाए गए घेरे के अंदर दुबके हुए थे। उनके पास छत तक नहीं थी। अब उन्हें अपग्रेड करने का समय आ गया था। मैंने प्लास्टिक के पत्थर के किले की एक मुट्ठी उठाई और डिब्बे का ढक्कन खोला। डूइन डूइन डूइन। आसमान से दर्जन भर से अधिक शानदार मध्ययुगीन पत्थर के घर, जिनमें चिमनियां थीं, नीचे आ गिरे, जोर से जमीन पर टकराए और धूल का गुबार उठा। जो लेबर कैंप पहले बदहाल था, वह पल भर में शानदार विला बन गया। कैदी और गांव वाले हैरान रह गए। मैंने इलेरा से चिल्लाकर कहने को कहा, प्रभु आपकी मेहनत देख रहे हैं, यह मोक्ष का इनाम है। 12 लोग एक कमरे में रहें, मेहनत करें और जल्द आजादी पाएं। कौन जानता था कि जब इस कठोर श्रम शिविर के कैदियों ने यह सुना तो वे तुरंत घबरा गए। एक के बाद एक आसमान की ओर क्रॉस बनाकर अपनी निष्ठा दिखाने लगे। पवित्र प्रभु, हम मोचन शिविर में बहुत खुशी से रह रहे हैं। हम यहाँ जीवन भर कठोर श्रम करने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होना चाहते। ये सुनकर मैं इतनी गुस्से में थी कि हंस पड़ी। आराम से पड़े रहना चाहते हो? अपने सपनों में ही सोचो। अब से मैं तुम में से एक आदर्श श्रमिक चुनकर उसे बड़ा कमरा और अच्छा खाना दूंगी ताकि तुम प्रतिस्पर्धा करो। उधर बाजार नगर में नए बैरन चार्ल्स परेशान थे। पिछला बैरन मारा गया। गोदाम खाली थे, सिर्फ मिट्टी खाने को मजबूर थे और जल्द ही लगान चुकाना था। ये पूरी तरह से एक बंद रास्ता था। ये पुराने भाई साहब एक जिद्दी और ईमानदार कुलीन थे। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा और फैसला किया कि वे देहात में जाकर अमीर व्यापारियों को कोटा बांटेंगे। अमीरों को मजबूर करेंगे कि वे अपनी जेब से टैक्स भरें। वह भारी कवचधारी शूरवीरों की एक टुकड़ी लेकर देहात की ओर निकल पड़े और जितना आगे बढ़ते गए उनका दिल उतना ही ठंडा होता गया। 10 में से 9 घर खाली थे। हर जगह सफेद हड्डियां बिखरी थीं। जैसे ही वे चल रहे थे, अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। आगे वास्तव में एक गांव था जहां खेती हो रही थी। गांव के लोग न केवल भूख से कमजोर नहीं थे, बल्कि उनमें से कुछ तो मोटे भी थे। ध्यान से देखने पर गांव के ठीक बीचों बीच 3 झांग ऊंचा एक युद्धक तारा किला खड़ा था। इसका आकार तो किसी ग्रैंड ड्यूक के किले जैसा ही था। चार्ल्स बहुत खुश हुए और तुरंत अपने लोगों को लेकर आगे बढ़े। दरवाजा खटखटाया और भीख मांगने लगे। किले में नए बैरन के आने की खबर से बारनबी घबरा गए। जल्दी करो, सारे हथियार और युद्ध रथ छुपा दो। अधिकारी को कुछ न दिखे। उन्होंने एलेरा को पकड़कर अपनी कहानी समझाई। ये कुलीन आसानी से मूर्ख नहीं बनेगा। बाद में तुम अपनी सबसे शानदार मखमली पोशाक पहनना और इस किले की मालकिन बनने का नाटक करना। मैं बटलर बनूंगा। याद रखना, हम एक प्राचीन हाईलैंडर कुलीन परिवार हैं।
तुम्हें पूरी तरह से रौब दिखाना होगा। एलेरा शर्म से पानी पानी हो गई। प्रभु की पत्नी बनने का नाटक? क्या प्रभु इसकी अनुमति देंगे? आसमान से सुनते हुए मैं बहुत आनंदित हुआ और तुरंत एक दिव्य स्वर भेजा, यह तो दिलचस्प लग रहा है, जाओ कोशिश करो। मेरी अनुमति मिलते ही एलेरा एक अभिनेत्री की तरह टावर की तीसरी मंजिल पर कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी थीं। चार्ल्स दरवाजे से अंदर आया। किले की क्रॉसफायर और रक्षात्मक किलेबंदी से इतना चौंक गया था कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली मंजिल के चैपल तक चलते हुए उसने ऊपर देखा और एक लैटिन पत्थर की नक्काशीदार शिलालेख पढ़ी, हमारे कबीले के रक्षक, सर्वशक्तिमान भगवान सिलास को समर्पित। चार्ल्स ज्ञान में समृद्ध था। उसका दिमाग जॉयट्रॉप की तरह पागलों की तरह घूम रहा था। एक पारिवारिक देवता है जिसका नाम सिलास है। क्या यह प्राचीन टेम्पलर नाइट्स की कोई शाखा हो सकती है जो रोमन साम्राज्य के युग से यहाँ गुप्त रूप से रह रही है? हे भगवान, यह तो एक उच्च स्तरीय गुप्त परिवार है जो 1000 सालों से चला आ रहा है। तभी तो इनके पास इतना पैसा है कि इतनी बड़ी किला जैसी इमारत बना सके। चार्ल्स अपने ही कल्पना किए गए माहौल से पूरी तरह डर गया था। उसका सारा घमंड गायब हो गया और वह आदर पूर्वक तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। एलेरा का चेहरा पानी की तरह गंभीर हो गया। वह बहुत कम बोल रही थी और पूरी तरह से बारनबी पर निर्भर थी कि वह बीच बीच में कुछ बोले। चार्ल्स ने हिम्मत जुटाई और अपनी परेशानियों का रोना रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे और आखिरकार उसने अपनी असली मंशा जाहिर कर दी। इलाके के आम लोग अब और जी नहीं सकते। क्योंकि परिवार इतना अमीर है तो क्यों न कुछ सोने के सिक्के निकाल कर उनकी तरफ से टैक्स चुका दें ताकि दंगाई भीड़ आपके किले को जलाने न आए। यह तो खुली धमकी और नैतिक ब्लैकमेलिंग थी। बारनबी ने मुड़कर एलेरा की ओर देखा। एलेरा मेरी हिदायतों को ध्यान से सुनते हुए धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। मैंने उस डिब्बी की ओर हिकारत से देखा। उसे कहो कि क्या वह चाहता है कि हम पैसे देकर राजा के भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भरें? ऐसा तो कभी नहीं होगा। हम सरकार को एक भी तांबे का सिक्का नहीं देंगे, लेकिन हम अनाज देने को तैयार हैं। हर एक गेहूं का दाना सीधे आपदा पीड़ितों के मुंह में जाना चाहिए। बारनबी तुरंत सतर्क हो गया और मेरे शब्दों को हूबहू चार्ल्स के मुंह पर दे मारा। चार्ल्स घबरा गया। उसने अपनी छाती पीटकर कसम खाई कि वह बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है। बारनबी बार बार हंसता रहा। तुम ऊपर भेजोगे, कौन गारंटी दे सकता है कि शाही नगर के फ्रैंक्स उसे गबन नहीं करेंगे? इसके अलावा तुमने रीजेंट आर्चबिशप को नाराज किया था और यहाँ निर्वासित कर दिए गए हो। तुम खुद को नहीं बचा सकते तो बड़प्पन का दिखावा छोड़ो। चार्ल्स अकड़ गया। उसकी कमजोरी पर वार हुआ था। बारनबी बोलता रहा, जबरन दान के बजाय अपने आर्चबिशप दोस्तों को पत्र लिखो। उन्हें यहाँ की हालत की रिपोर्ट करने को कहो। सब मिलकर याचिका पर हस्ताक्षर करें और राजा से कर माफी की गुहार लगाएं। चार्ल्स को ऐसा लगा जैसे उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। सही है, वे ईमानदार बिशप बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रखते हैं। इस बात में निश्चित रूप से संभावना है। उसने वहीं पर सहमति देने का फैसला कर लिया। इसके बाद बारनबी, चार्ल्स और एक वित्त अधिकारी राहत दलिया बांटने, गबन रोकने और जनशक्ति भेजने जैसे कामों पर गहन मोल भाव करने लगे। अंधेरा होने तक उनकी बातें चलती रहीं। बोर होकर मैंने फोन उठा लिया। कल मैंने गांव के मुखिया का लकड़ी के कटोरे और टोकरी बनाते हुए वीडियो अपलोड किया था। ऊपर से नीचे का दृश्य, एक ही शॉट में पूरी रिकॉर्डिंग, कोई खास इफेक्ट नहीं डाला गया। जब मैंने उसे खोला तो कमेंट सेक्शन पूरी तरह से उफान पर था। ओ माय गॉड, ये मध्ययुगीन मिनिएचर मॉडल कमाल का है। एक ही शॉट में, बिना किसी गलती के, वो बूढ़ा आदमी सच में खुद ही काम कर रहा है। मुझे अचानक एक आइडिया आया। मैंने एलेरा से कहा कि वह पुराने गांव के मुखिया के पास जाए और कुछ माइक्रो कार्विंग शिल्प ले आए। पुराने गांव के मुखिया बहुत खुश हुए और तुरंत ही पूरा सेट पेश कर दिया। मैंने डिब्बे में हाथ डाला और सावधानी से 1 सेंटीमीटर लंबी पॉकेट रत्न कुर्सी निकाल ली। मैंने इस नाखून के आकार की रत्न कुर्सी को कैमरे के सामने रखा, हर दिशा से दिखाया कि इसकी बुनाई बाल जितनी बारीक है, फिर मुड़कर इसे अमेज़न पर 88,800 अमेरिकी डॉलर में लिस्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे से भी कम समय में सिस्टम ने सूचना दी, भुगतान हो गया, समृद्ध करें। अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए मुझे लगा कि अब गांव के पुराने मुखिया को कुछ असली फायदा देना चाहिए। चावल, आटा, तेल और नमक देना तो बहुत साधारण होता। मैंने मेज पर रखी डव चॉकलेट की ओर नजर डाली। एक छोटा चाकू निकालकर मैंने तिल के दाने जितना छोटा टुकड़ा काटा और उसे सटीकता से गांव के मुखिया के सामने गिरा दिया। गांव के मुखिया ने इस विशाल काले पत्थर को देखा और हैरान रह गया। मैंने कहा, इसे खाकर देखो। उसने छेनी से एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। अगले ही पल मुखिया की आंखें हैरानी से चमक उठी और उनका चेहरा झुर्रियों के साथ खिल उठा। वाह, यह स्वर्ग के अमृत जैसा मीठा और मुलायम है। इस हलचल ने पूरे गांव का ध्यान खींचा। गैरिक ने थोड़ा सा टुकड़ा पाने की उम्मीद में मुखिया की खूब खुशामद की। टुकड़ा मुंह में डालते ही वह चिल्लाया, आह, यह उस काले जादुई पानी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। पूरा गांव पूरी तरह पागल हो गया। आधी रात को अपना राशन लेकर वे मुखिया के घर जमा हो गए। वे अमर का खाना पाने के लिए सब कुछ देने को तैयार थे। वहां माहौल काफी तनावपूर्ण था। शांत रहने वाले मुखिया को उस रात गांव वालों ने लगभग घेर ही लिया था। बाहर भारी भीड़ थी। हर कोई अपनी कीमती चीजें लिए हुए था। स्मोक्ड मांस, अंडे, आधा बोरा बाजरा और 2 मुर्गियां जिन्हें वे खा नहीं सके। कोई तो संदूक से नमकीन मछली का टुकड़ा तक निकाल लाया था। सबकी आंखें लाल और गले रुंधे थे। वे दरवाजे पर भीड़ लगाए चिल्ला रहे थे, मुखिया जी, थोड़ा सा दे दो, बस जरा सा, मुझे भी चाहिए। मैं अपने घर का सारा स्मोक्ड मांस ले आया हूँ। मेरे घर की तरफ से 10 अंडे हैं, नहीं 20 अंडे। बूढ़ा मुखिया उस काले अमर पत्थर को सीने से लगाए बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियां मुस्कान से भरी थीं। फिर भी वह उसे बांटने से इनकार कर रहा था। कुछ किया भी नहीं जा सकता था। यह प्रभु का वरदान था, अमृत जैसा मीठा और मुंह में घुलने वाला।
इसे बिना दांत वाले बुजुर्ग भी आसानी से खा सकते थे। आखिरकार एलेरा वहां पहुंची। उसने गंभीर चेहरा बनाकर भीड़ को शांत किया। इतना हंगामा मत करो, यह पवित्र प्रभु द्वारा गांव के मुखिया को दिया गया है, कोई छीना झपटी नहीं होगी। अगर तुम्हें लेन देन करना है तो कल दिन में नियमों का पालन करना होगा। उसके बोलने के बाद ही स्थिति किसी तरह संभली, लेकिन संभलना एक बात थी। गांव वाले हटने को तैयार नहीं थे और रात भर मुखिया के घर के बाहर बैठे रहे, जैसे भक्त चर्च खुलने का इंतजार करते हैं। मैं बाहर बैठा यह सब देख रहा था। मैंने फोन पर उस रतन की कुर्सी देखी जिसकी कीमत $88,000 थी। मेरा मूड काफी शानदार था, लेकिन मजा अपनी जगह है। असली काम तो फिर भी करना ही था। अगली सुबह जल्दी किले का प्रवेश द्वार फिर से गुलजार हो गया। बाजार नगर से आने वाली 4 पहियों वाली गाड़ियों का काफिला लगातार आ रहा था। नए बैरन चार्ल्स ने खुद वादा किया था कि एक दाना भी कोई हड़प नहीं पाएगा, इसलिए वह इस मामले पर बेहद कड़ी नजर रखे हुए थे। आज अनाज ढुलाई का पहला दिन था। वह युद्ध घोड़े पर सवार होकर काफिले के साथ मुख्य द्वार तक गया और खाली गाड़ियों को किले में आते और मैदे से लदी गाड़ियों को बाहर जाते देखता रहा। वित्त अधिकारी उसके पास खड़ा था। आवाज धीमी करके आह भरते हुए बोला, इस रहस्यमय परिवार की ताकत तो बस समझ से बाहर है। ये पहले ही मैदे की 30वीं गाड़ी है। ये तो बहुत डरावना है। चार्ल्स ने चुपचाप सिर हिलाया और उसके मन में ये और भी पक्का हो गया कि रोमन साम्राज्य से चली आ रही एक प्राचीन कुलीन परिवार की नींव वाकई में सिर्फ डींग नहीं थी। बिना इस सहारे के नया प्रभु होने के नाते वह उत्तरी अकाल की अव्यवस्था में दब जाता। 40 गाड़ियां आटा भेजने के बाद बारनबी ने बाहर आकर चार्ल्स का अभिवादन किया। लॉर्ड बैरन, वादे के मुताबिक आटे की सभी 40 गाड़ियां आज भेज दी गई हैं। अब आगे आपके आपदा राहत के तरीकों पर निर्भर करता है। चार्ल्स ने भी गंभीरता से झुककर अभिवादन किया। मैं खुद इस अनाज पर नजर रखूंगा। अगर कोई हिम्मत करता है गबन करने की तो वह निश्चित ही फांसी पर जाएगा। बारनबी मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ी। अनगिनत आंखें देख रही हैं। बैरन अच्छे स्वामी हुए तो भगवान की रक्षा मिलेगी, वरना। चार्ल्स ने वही कसम खाई, अगर मैंने इस आपदा राहत के अनाज में से एक निवाला भी गबन किया तो मुझे नरक जाना पड़े और भयानक मौत मिले। चार्ल्स घोड़े की लगाम खींचकर काफिले को सीधे बाजार ले गया। मेरा ध्यान अब एक और दिलचस्प मामले पर था। ओखेवन गांव में गेहूं की बुवाई की तैयारी हो रही थी। शहर में पले बड़े होने के कारण मुझे अनाजों की समझ नहीं थी, पर बुवाई देखने में मेरी गहरी दिलचस्पी थी। मैंने ड्रोन को गेहूं के खेतों के ऊपर ले आया। विभिन्न लेंसों से शूट करते हुए मैं कंप्यूटर पर सर्दियों की गेहूं बुवाई की सावधानियां खोज रहा था। पहले जमीन की गहरी जुताई करें, हम बुवाई से पहले मिट्टी तैयार करनी चाहिए। झांकने पर गैरिक भारी हल खींचते हुए माता पिता की मदद में मिट्टी पलट रहा था। उसकी बैल जैसी ताकत अद्भुत थी, जिससे मिट्टी शोर से उड़ रही थी। मैं समझ गया, मध्ययुगीन पारंपरिक कृषि तकनीक के मामले में बेहतर है कि मैं अपनी अज्ञानता न दिखाऊं। खोज जारी रखते हुए जब मैं रासायनिक उर्वरक और मिट्टी के पीएच जैसी जानकारियों तक पहुंचा तो मैं फिर से सतर्क हो गया। मिट्टी का पीएच मान आदर्श रूप से लगभग 6.5 होना चाहिए। हे भगवान, मैं इसे कैसे मापूं? तो मैंने तुरंत ही आगे शोध करना जारी रखा। मुझे फूल मंडी में मिट्टी जांचने के कांटे मिले। मिट्टी सुधारने के लिए खाद और बैक्टीरिया जैसी कई चीजों की जरूरत थी, इसलिए जानकारी पाराज कर और रिश्तेदारों को फोन करके मैंने हर तरीका अपनाया। नई पीएच सुई को मैंने सीधे जमीन में गाड़ दिया। तभी खेत जोतते गैरिक के परिवार ने देखा कि आसमान से एक विशाल चांदी जैसी छड़ी तेज आवाज के साथ उनके खेत में आ गिरी। तीनों हैरान रह गए। गैरिक ने ऊपर देख चिल्लाया, हे भगवान, क्या यह किसी देवदूत का भाला है? डरकर उसके माता पिता ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। नालायक, प्रभु से ऐसी बात मत कर। मैंने स्क्रीन पर देखा जहां लिखा था pH 7.5, थोड़ा क्षारीय। मैंने खाद निकाली और एलायरा को बुलाया। ये अमर खाद है, गैरिक के परिवार से 2 पाउंड तुलवा लो, न ज्यादा न कम। इसे पानी में घोलो और समान रूप से डालो। सर्दियों की गेहूं की फसल अब सुरक्षित है। सुनते ही एलायरा खुशी से खेत की ओर भागी। गैरिक, प्रभु ने तुम्हारे लिए खाद भेजी है और भरपूर फसल का वादा किया है। गैरिक के पिता खुशी से घुटनों के बल बैठ गए। ईश्वर की जय हो। एक मध्ययुगीन सर्फ के लिए खेतों में भरपूर फसल किसी भी खोखले वादे से कहीं अधिक वास्तविक थी। फिर मैंने जांच यंत्र निकाला, अगले परिवार के पास गया, मापना जारी रखा, मिश्रण बनाना जारी रखा और खाद देना जारी रखा। तो पूरे एक दिन तक ओखेवन गांव के सभी खेतों के ऊपर आकाश से चांदी के भालों के उतरने का चमत्कार दिखाया गया। जांच यंत्र कभी यहाँ चुभता, कभी वहाँ चुभता, जबकि एलिरा एक स्वर्गदूत दूत की तरह पूरे नक्शे पर दौड़ती रही, घर घर जाकर दिव्य आदेश सुनाती रही। आपके परिवार के लिए 3 पाउंड, आपके परिवार के लिए 2.5 पाउंड। आपकी जमीन की हालत काफी खराब है, 4 पाउंड पर पानी मिलाना होगा। ओखेवन के लोग खुश थे, जबकि शरणार्थी उन्हें ईर्ष्या से देख रहे थे। यहाँ के दासों की मौज है, उनके पास जमीन है और भगवान खाद देते हैं। हमारे अपने गांव में तो अभी तक बारिश भी नहीं हुई है। सांस, ये सुनकर मेरा हाथ रुक गया और मुझे थोड़ी असहायता महसूस हुई। वहां से दृश्य का दायरा स्पष्ट नहीं था, चाहकर भी मैं वहां तक मदद नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन ठीक उसी समय बॉक्स के बाहर का उद्धार सूचकांक अचानक तेजी से उछलने लगा। पल भर में ही 5 अंक बढ़ गया। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर तुरंत समझ गया कि नए बैरन चार्ल्स ने दलिया बांटना शुरू कर दिया है। कैमरा टेरिटरी के बाजार नगर की ओर कट गया। बाजार नगर के कैथेड्रल चौक में पहले ही गरीबी राहत के शेड लगाए जा चुके थे। उस रहस्यमय परिवार द्वारा भेजा गया शुद्ध सफेद आटा मोटे गेहूं के गाढ़े पेस्ट में उबालकर बड़े बड़े बर्तनों में रखा गया था, जो वहाँ गर्मा गर्म भाप छोड़ रहा था। बैरन चार्ल्स खुद एक सुरा कोट पहने शेड के पास बैठे थे।
उनकी आंखें बाज की तरह मृत नजरों से अनाज बांट रहे गार्डों को घूर रही थी। वित्त अधिकारी रसोई और वितरण बिंदुओं के बीच लगातार दौड़ते भागते पसीने से तरबतर हो रहे थे। वर्तमान बैरन का इलाका सचमुच पूरी तरह से सड़ चुका था, एकदम गड़बड़। कड़ी सूखे ने मूल रूप से किसानों को मौत के कगार पर ला खड़ा किया था। फिर हाल ही में भीड़ के दंगे हुए। जो लोग चोरों से नहीं मिले वे भाग निकले। कई शरणार्थी घर खेत छोड़ बाजार नगर में उमड़ पड़े ताकि जीवित रह सकें। अब शहर में हर तरफ भिखारी, बीमार और भूख से बेहाल लोग ही दिख रहे थे। जैसे ही खबर फैली कि सरकार दलिया बांट रही है, आपदा पीड़ित उमड़ पड़े और राहत शिविरों को घेर लिया। लेकिन लॉर्ड नाइट और गार्ड्स द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के कारण भूखे शरणार्थी छीनने की हिम्मत नहीं कर सके और शांति से लाइन में लगकर लकड़ी के कटोरे में गेहूं का पेस्ट लेने लगे। वहाँ एक बेहद दुबला पतला आदमी था। कटोरा पाकर वह खुद पीने के बजाय तुरंत कोने में लेटे एक मरणासन्न युवक के पास गया और उसे दलिया खिलाने लगा। छोटे भाई, आखिरकार तुम्हारी जान बच गई, ये पी लो, इससे तुम बच जाओगे। भैया आप भी पीजिए, मैं भी पीऊंगा, मैं भी पीऊंगा। दोनों भाइयों ने एक एक घूंट लिया। उस आटे के घोल का कटोरा खत्म करने के बाद वे दोनों कीचड़ में लेट गए, अपने पेट सहलाते हुए। उनकी आंखों में आपदा से बच जाने की हैरानी झलक रही थी। इसी बीच एक पहरेदार ने वहां जोर से चिल्लाकर कहा, साफ साफ सुन लो सब लोग, छुपा कर मत रखना, आज पेट भर कर पी लो, कल भी बैरन साहब दलिया बंटवाएंगे, हर दिन मिलेगा। ये सुनकर बड़े भाई की आंखों से वहीं आंसू गिर पड़े। छोटे भाई, अब हर दिन मिलेगा। हमारे इलाके को आखिरकार एक दयालु अच्छा मालिक मिल गया है। अगले ही पल उन दोनों से दो हल्की सी रोशनी की किरणें उठी, दर्जनों मील पार करती हुई सीधे मेरे सामने वाले डिब्बे में समा गई। मैं स्क्रीन को घूरता रहा, लाचार होकर देखता रहा कि मुक्ति सूचकांक तेजी से आसमान छूने लगा। सिर्फ नाश्ते के वक्त में ही ये सचमुच एक दर्जन या 20 अंक तक बढ़ गया। अगर इसी रफ्तार से गिने तो सिर्फ इस एक खाने से ही सैकड़ों लोग जिन्हें भूख से मर जाना था जबरदस्ती वापस खींच लिए गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि युद्ध का कोहरा फिर से खुलने वाला है। मैंने जल्दी से चारों दिशाओं के बटन दबाए। वाकई दृश्य फिर से आसपास तक फैल गया। दक्षिण में घने जंगलों और उत्तर में बंजर पहाड़ियों के पार नया इलाका धीरे धीरे दिखने लगा। फिर मेरी नजर के उत्तर पूर्वी कोने में मैंने एक छोटा सा सुनसान गांव देखा। ओह, दूसरा गांव दिखाई दे गया है। मैंने तुरंत कैमरा वापस ओखेवन गांव पर स्विच किया और एलेरा को बुलाया। एलेरा, ओखेवन से उत्तर पूर्व दिशा में 5 या 6 मील दूर जो गांव है उसका नाम क्या है? एलेरा ने यह सुनते ही जवाब दिया, क्या वह ब्रुक गांव नहीं है? बड़ा आदमी टोब और उनके मूल गांव। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, डिब्बा फिर से सुनहरी रोशनी से चमक उठा। मैंने पलक झपकाई और फिर देखा तो बटन के पास 2 पंक्तियों में अर्ध पारदर्शी अंग्रेजी शब्द अप्रत्याशित रूप से दिखाई दे गए थे, ओखेवन गांव, ब्रुक गांव। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने हाथ बढ़ाकर ब्रुक गांव का बटन दबाया और नजरिया तुरंत बदल गया। ओखेवन गांव का बटन दबाते ही वह तुरंत वापस स्विच हो गया। कमाल है, ये तो फटाफट ट्रैवल पॉइंट्स हैं। ये फीचर तो वाकई बहुत शानदार था। मैंने तुरंत एलेरा से कहा कि ब्रुक गांव से संबंधित सभी शरणार्थियों को इकट्ठा करे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ब्रुक गांव के लगभग 20 ग्रामीण मेरे सामने खड़े हो गए। वे सभी ईमानदार लोग थे जिन्होंने शुरू में विद्रोही सेना के साथ बगावत नहीं की थी और बाद में बारनबी द्वारा आटे का लालच देकर किले में अगवा कर लिए गए थे। उनमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला बेशक वह बेहद ताकतवर बड़ा आदमी टोप था। इस आदमी ने ऊपर चिल्लाकर पूछा, प्रभु का क्या आदेश है? क्या काम पूरा करके मैं इनाम में चॉकलेट ले सकता हूँ? मुखिया ने पीछे से डांटा, चुप रहो। मैंने सीधे पूछा, ओखेवन गांव में बुवाई देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ विचार आए? भीड़ पल भर के लिए खामोश हो गई। टोप धीरे से बड़बड़ाया, इतनी जलन हुई कि रोने वाला था, पर यहाँ हमारे पास जमीन नहीं है। क्या तुम्हारी सारी जागीरें ब्रुक गांव में हैं? हाँ प्रभु, वहाँ 2 एकड़ है। वापस जाना चाहते हो? अब तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गलत जवाब के डर से सहमे थे। आखिरकार टोप ने हिम्मत जुटाई, मैं वापस नहीं जाना चाहता। मुझे यहाँ प्रभु के लिए काम करके खुशी है, लेकिन मेरे पिता खेती करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ गेहूं बोना आता है। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, गैरिक को बुलाओ, सोलर वॉर चैरियट 2 निकालो और गांव वालों को ब्रुक ले जाकर वहां की स्थिति देखो। टोप का चेहरा हैरानी और उलझन से भरा था। मैंने बस इतना कहा, वहां पहुंचकर खुद समझ जाओगे। इसके बाद सोलर वॉर चैरियट नंबर 2 रवाना हुआ। यह वाहन नंबर 1 से काफी बड़ा था, लगभग एक छोटे बस के बराबर। इसकी छत पर काले सोलर पैनल लगे थे, बैठने की जगह थी और ब्रेकअप सनशेड भी थे। गैरिक और टोप अभ्यास के बाद अब गाड़ी ठीक ठाक चला लेते थे। अब वे आसानी से किसी को कुचल नहीं पाएंगे। गाड़ी ब्रुक विलेज की ओर बढ़ी। मैंने नेब्यूलाइजर से आसमान की ओर छिड़काव शुरू किया। दूर से ग्रामीणों को अपना गांव दिखा, जानी पहचानी झोपड़ियां, खेत और लोग। 1 महीने बाद भी गांव जाना पहचाना पर अजनबी सा लग रहा था। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव के ऊपर आसमान में एक घना सफेद धुंधला बारिश का परत छाया हुआ था। ये कोई भ्रम नहीं था, ये असली धुंधली बारिश थी। ऊपर देखते ही वही नीचा बादल दिखा और एक विशाल गारगोयल ड्रैगन का सिर बाहर निकला जो गांव पर धुंध उगल रहा था। ब्रुक गांव के लोग वहीं पागल हो गए। पवित्र प्रभु ने हमारे गांव में बादल और बारिश लाने वाले महादूत को बुलाया है। मेरे खेतों की गेहूं की फसल बच गई। गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको। गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही एक समूह के लोग पहले ही कूद पड़े, रोते और हंसते हुए पागलों की तरह आगे दौड़ पड़े। गैरिक ने पीछे से घृणा भरी नजरों से देखा। गाड़ी है फिर भी नहीं बैठते, दौड़ने की जिद करते हैं।
कितने बेवकूफ हैं। उसके बोलते ही टोब ने उसे उल्टे हाथ से सिर पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तू मेरे माता पिता को बेवकूफ कह रहा है? गैरिक ने सिर पकड़ लिया और झुककर बैठ गया। एक सेकंड में हार मान ली। मेरी गलती, मेरी गलती। दोनों ने वहीं सुलह कर ली और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। जबकि आगे ब्रुक गांव के लोग पहले ही धुंधली बारिश में दौड़ चुके थे, अपने अपने खेतों के किनारे जा गिरे, गीली मिट्टी को पकड़ लिया और आसमान की ओर पागलों की तरह हंसने लगे। इस तरह की खुशी उस समय किले में पेट भर खाना खाने से अलग थी। ये खुशी फिर से अपनी ही जमीन पर खड़ी होने की थी। इन लगभग 20 लोगों ने तुरंत मुझे मौके पर ही मोक्ष सूचकांक के 8 और अंक दिला दिए। ओकेवन गांव लौटने के बाद वे तुरंत एलेरा को घेर कर विनती करने लगे। वे ब्रुक गांव में वापस जाकर रहना चाहते थे, लेकिन मैंने इसे साफ साफ ठुकरा दिया। दिन में तुम वापस जाकर खेती कर सकते हो, लेकिन रात को किले में लौटना जरूरी है। ब्रुक गांव में लंबे समय तक रहना बहुत खतरनाक है। गांव वाले हैरान दिखे। उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ स्थिर हो गया है ना? डाकुओं के सरदार जा चुके थे, नए बैरन खिचड़ी बांट रहे थे। फिर भी यह खतरनाक क्यों था? मैं समझा नहीं सका, बस आह भर दी। एलरा खाली जगह भरने में माहिर थी। उसने रहस्यमय ढंग से कहा, जब प्रभु ने ये शब्द कहे तो उनके स्वर में दुख था, जैसे वे लोगों के लिए आह भर रहे हों। स्वर्ग को पता है कि आपदा आने वाली है, पर वह बता नहीं सकता। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी ने तुरंत आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। अगर अमर लोग कहते हैं कि यह खतरनाक है, तो जरूर खतरनाक ही होगा। तो उस दिन से ब्रुक गांव के लोग हर सुबह जल्दी इकट्ठा होते, सोलर वॉर चैरिट नंबर 2 से खेतों में काम करने जाते और सांझ होते ही ओकेवन किले में वापस लौट आते, जैसे वे नौकरी पर समय पर आ जा रहे हों। मैंने कुछ दिनों तक देखा और जल्दी ही एक और समस्या देखी। ब्रुक गांव की बड़ी बड़ी खेती की जमीनें खाली पड़ी थीं, जिनका उपयोग बहुत ही कम हो रहा था। इसका कारण भी बहुत साधारण था। गांव की आबादी बड़ी थी, पर ज्यादातर को विद्रोही सेना ने जबरन विद्रोह में शामिल किया। जो मारे गए सो मारे गए, जो भाग गए सो गए। बाकी 20 लोग सिर्फ अपनी जमीन जोतते थे, दूसरों की छूने का साहस नहीं था। ऐसे कैसे चलता? मैंने एलेरा और बारनाबी को बुलाकर उन्हें खाली जमीन बांटने का काम सौंपा। बारनाबी इस मामले में पुराना खिलाड़ी था। पहले उसने बचे लोगों और जमीन के कागजों को गिना, फिर ब्रुक गांव के कैदियों की पहचान की और लावारिस मृत परिवारों को छांटा। अंत में उसने बंजर जमीनों की सूची बनाकर उन्हें गांव के 20 लोगों को मुफ्त दे दिया। इस बंटवारे से ब्रुक गांव वालों की खेती की जमीन दोगुनी से अधिक हो गई। लोग जोश में भरकर खेतों की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर तो कठोर श्रम करने वाले कैदी भी जल उठे। पहले वे सोचते थे कि बाकी जिंदगी कठोर श्रम में बीतेगी, अब अच्छे प्रदर्शन से जल्द रिहा होकर नागरिक बनने और जमीन में हिस्सा पाने की उम्मीद जगी है। गांव की उत्पादकता को मैंने फिर से तेज कर दिया। तभी सोलर वॉर रथ नंबर 2 को जाते देख मुझे एक नया विचार सूझा। अमीर बनना है तो पहले सड़क बनाओ। तो मैं बेहिचक पास की एक निर्माण साइट पर गया, मजदूरों से थोड़ा सीमेंट और रेत उधार ले आया और घर आकर खुद ही घोल तैयार करने लगा। मैंने डिब्बे से धातु की खुरपी निकालकर ओखेवन और ब्रुक गांव के बीच नया रास्ता बनाया, फिर घोल डालकर प्लास्टिक से उसे बराबर कर दिया। मध्ययुगीन लोगों हेतु यह ईश्वरीय चमत्कार था, पहाड़ों और चट्टानों को चीरकर राख से राह बनाना। मेरे लिए ये तो बस डिब्बे के अंदर 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबी एक छोटी सी कंक्रीट सड़क रंगने जैसा था। 7 दिन बाद सड़क सूख गई। जैसे ही नई सड़क खुली, गांव के सभी लोग देखने के लिए दौड़ पड़े। बड़े लोग सावधानी से चले और हैरान होकर बोले, कितनी सख्त और चिकनी है, रोम की सड़कों जैसी। बच्चों ने ढलानों को फिसल पट्टी बना लिया, जिस पर बड़ों ने उन्हें डांटा। गार्डिक और टोब, जो सोलर वॉर रथ नंबर 2 से कंक्रीट सड़क पर दौड़ रहे थे, 6 मील की यात्रा में पहले 48 वाक्य बहस करते थे, अब स्टेशन तक सिर्फ 24 वाक्य ही काफी थे। इस बार बुनियादी ढांचे के उन्नयन से यातायात की दक्षता दोगुनी हो गई। इसके बाद डिब्बे में एक दुर्लभ शांति का दौर आया। बैरन चार्ल्स हर कुछ दिनों में प्राचीन परिवार के किले में अनाज मांगने आते रहे और लोगों को बचाने के लिए लगातार दलिया बांटते रहे। सर डेरेक भी मरे नहीं थे। नए बैरन के पास उनसे निपटने का समय नहीं था और दोनों पक्ष अस्थायी रूप से शांति से रह रहे थे। राजधानी में नए राजा ने राहत की चिट्ठियां देख दांत पीस लिए, पर महाधर्माध्यक्ष के कारण वह कुछ न कर सका। मुझे आराम मिला। मैं सुबह गांव में सामान गिरा देता, नेब्यूलाइजर चलाता और बाकी समय अपनी अमीरी का आनंद लेता। माता पिता को घर के लिए पैसे भेजे, जो पिता ने ठुकरा दिए। फिर अकेले खाना खाया, फिल्में देखी और नाइट मार्केट में घूमता रहा। औरतें सिर्फ मेरी तलवार निकालने की रफ्तार को ही प्रभावित करेंगी। मैं अपनी इस स्थिति से काफी संतुष्ट था, जब तक कि आज शाम दोस्त काई शिंजरी के साथ नदी किनारे ठंडी हवा और बारबेक्यू का आनंद लेकर मैं घर लौटा, डिब्बे के पास बैठा और आदतन दोनों गांवों के चारों ओर गश्त करने लगा। गांव में सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य था। एलेरा बच्चों को रबर बैंड जंप सिखा रही थी। विद्वान ईमान छड़ी लिए भागे बच्चों के पीछे थे और कागज साज लोरखंड कारीगरों के बीच डींगे मार रहे थे कि वे बाजार से कुछ दोस्तों को मना लाए हैं जो जल्द यहाँ आएंगे। तभी किले के बाहर घोड़ों की टापें गूंजी और शूरवीरों के साथ एक बग्घी तेजी से वहां आ पहुंची। जैसे ही बग्घी रुकी, वेलवेट की केप पहने विस्काउंट एल्ड्रिक कूदकर नीचे उतरे। पहले उन्होंने हंसकर ऊपर देखा और मीनार की ओर क्रॉस बनाया। बारनबी बाहर आए और पूछा, क्या बात है? विस्काउंट ने गंभीरता से कहा, मेरी पत्नी और बेटे को ओखेवन में ठहराएं और उनकी देखभाल करें। ये सुनकर बारनबी सन्न रह गए। विस्काउंट ने लंबी सांस ली। उत्तर के ब्लैकवुड पर्वतों में हजारों विद्रोही चोर जुटे हैं। व्हाइट रेवन मैनर पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए मैंने पत्नी और बेटे को इस सुरक्षित किले में भेजा है।
हजारों सुनकर बारनबी घबरा गया। विस्काउंट ने समझाया कि ये मामूली डाकू नहीं है, बल्कि उत्तर के कई बैरनों और काउंट्स की रियासतों में पूरी तरह अराजकता फैल गई थी। हर जगह विद्रोही सेनाएं उठ रही थीं और हालात पहले के बाजार नगर से भी बदतर थे। आसमान से सुनते हुए मैं केवल चुपचाप आह भर सकता था। जो होना तय था आखिरकार वह आ ही गया। मध्ययुगीन महाअकाल से उत्पन्न पूरे साम्राज्य में फैली बगावत शुरू हो चुकी थी। अपनी पत्नी और बेटे को गांव में छोड़ने के बाद विस्काउंट को अभी भी व्हाइट रेवेन मैनर लौटकर शूरवीरों की रक्षा का आयोजन करना था। जाने से पहले उन्होंने गंभीरता से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। अगर व्हाइट रेवेन मैनर टिक नहीं पाया तो मुझे फिर से आपकी महान कुलीन परिवार से हमारी जान बचाने की भीख मांगनी पड़ेगी। बारनबी ने भी सलामी लौटाई। अगर हालात खराब लगे तो तुरंत आ जाना। विस्काउंट के जाने के बाद मेरे दिल में भी थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई। हालांकि यह आदमी सुंदर में एक कुलीन था, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने के बाद कुछ भावनाएं तो हो ही जाती हैं। वास्तव में उसे एक लंबी तलवार लेकर हजारों विद्रोही सैनिकों से आमने सामने भिड़ते देखना, वह दृश्य डॉन क्विक्सोट के अकेले पवन चक्कियों को चुनौती देने जैसा ही था। तो मैंने तुरंत अंतिम निर्णय ले लिया। सोलर वॉर्ड चैरिट नंबर 3 तैनात करो। ये गाड़ी पहले की दोनों गाड़ियों से बड़ी थी, पूरी 14 सेंटीमीटर लंबी। अगर इसे वहाँ के मध्य युग में रखा जाए तो ये 28 मीटर की होती। एकदम भारी सेमी ट्रेलर ट्रक के स्तर की। गैरिक और टोप कार के सामने सिर पीछे झुकाए खड़े थे। उनके मुंह हैरानी से खुले हुए थे। इतना बड़ा? अगर यह काफी बड़ा नहीं होगा तो भारी घेराबंदी हथियारों को कैसे ले जाएगा? बारनबी ने दोनों के सिर पर एक एक थपकी दी और कहा, पवित्र प्रभु चाहते थे कि वे शहर की रक्षा के उपकरण व्हाइट रेवेन मैनर तक पहुंचाएं। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद सोलर वॉर्ड चैरियट नंबर 3 ने आधिकारिक रूप से प्रस्थान किया, जिसमें ट्रेबुचेट्स से भरा पूरा ट्रक लदा था और वह सुस्त गति से 40 मील दूर व्हाइट रेवेन मैनर की ओर बढ़ रहा था। इसी समय शेरिफ सर गैरिक भी अपने 100 से अधिक भालेदारियों को लेकर ब्लैकवुड पर्वत की ओर दौड़ रहे थे। वह रास्ते भर उत्तरी लॉर्ड्स के पूर्वजों को गालियां देता रहा। उसका बस यही एक मकसद था। अभी अपने इलाके की गड़बड़ियां दबाई ही थी कि विदेशी विद्रोही सेनाएं यहाँ आ गईं। पर इस पुराने भाई की रणनीति अब भी स्थिर है। जीतना नामुमकिन था तो व्हाइट रेवेन मैनर में दावत उड़ाओ। अगर विद्रोही भाग खड़े हों तो बढ़िया, लड़ाई छिड़ी तो तुरंत भागकर राजा से मदद मांगना। चोरों का हौसला बहुत ज्यादा है। ये युद्ध अपराध नहीं है। हार मेरी गलती नहीं। जब डेरेक व्हाइट रेवेन मैनर पहुंचा और गैरिक को विशाल ट्रक से ट्रेबुचेट्स लाते देखा तो वह दंग रह गया। हैरानी की बात है कि वे रंगीन प्लास्टिक ट्रेबुचेट्स गिरने पर भी नहीं टूटे। पत्थर लादकर प्रहार करने पर वे सच में बड़े पत्थरों को मैनर के बाहर जमीन पर फेंक सकते थे। डेरेक की हिम्मत वहीं टूट गई। हे भगवान, ये किस तरह के भूतिया हथियार है। वह अभी इस बात को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि तभी दूसरा ट्रक भी आ गया। इस बार जो सामान आया वे 10 मिनिएचर रोमन हैवी बैलिस्टा थे। हालांकि वे एक अनुपात 200 में खिलौना फैक्ट्री द्वारा बनाए गए प्राचीन युद्ध रथों के मिनिएचर मॉडल थे और उनके तीरों के सिरे कुंद प्लास्टिक के टुकड़े थे। विस्काउंट का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने तुरंत लोगों को नुकीले लकड़ी के खूंटे तराशने और तीरों के सिरों पर लोहे की नोकें लगाने का आदेश दिया। पलक झपकते ही खिलौनों की ये विशाल क्रॉसबो असली शहर रक्षा के घातक हथियारों में बदल गई। इस तरह छोटे व्हाइट रेवेन मैनर को एक ही झटके में 10 ट्रेबुचेट और 10 रोमन हैवी बैलिस्टा मिल गए। डेरेक मैनर की शहर की दीवार पर खड़ा था और हैरान होकर देख रहा था। देखते देखते उसे ओखेवन में कुछ गड़बड़ लगी। जब विस्काउंट ने कहा कि ये चीजें ओखेवन की हैं, तो उसे रात को गांव के पास सुनी चुड़ैल की हंसी याद आई। विस्काउंट ने कहा, क्या ओखेवन किले पर रात में छापा मारा जा सकता है? डेरेक को लगा जैसे रात को वहां जाने पर राक्षस उसे नर्क ले जाएंगे। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने सहायक को चेतावनी दी, अंधेरा होने पर वहां मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी मरना नहीं चाहता। उधर ब्लैकवुड पर्वतों में बड़ी मुसीबत सामने आ गई। उत्तर के क्षेत्रों से आई 2 विद्रोही सेनाएं पहाड़ों में एकत्रित हो गई। एक नेता का नाम था मड स्वैम्प मार्विन, दूसरे नेता थे लेफ्ट हैंड बक। दोनों तरफ 6000 लोग थे, पर असली लड़ाके और निर्दयी डाकू 1000 से कम ही थे। बाकी लोग साधारण किसान, महिलाएं और बच्चे थे। राजा की सेना ने उत्तर और पश्चिम की सड़कें घेर ली थीं, जहां ड्यूक मॉन्टगोमरी ने लेफ्ट हैंड बक को पहाड़ों तक खदेड़ दिया था। दोनों डाकू सरदार चर्चा कर रहे थे कि अब वे उत्तर नहीं जा सकते, इसलिए दक्षिण में बैरन चार्ल्स की जमीन ही विकल्प है। उन्होंने सुना था कि बैरन कैथेड्रल में दलिया और अनाज बांट रहा है। दोनों की तुरंत पट गई। नगर पर धावा बोल, अनाज लूटो और रईसों को काट दो। जैसे ही यह खबर बाजार नगर पहुंची, बैरन की जमीन फिर से उबाल मारने लगी। पिछली बगावत की मनोवैज्ञानिक छाया अभी तक छंटी नहीं थी। जैसे ही लोगों ने सुना कि पहाड़ों में कई हजार की एक और विद्रोही सेना है, सभी को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। बैरन चार्ल्स भी अब शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने तुरंत ही गार्ड्स और भाड़े के सैनिकों को संगठित किया और शहर के बाहर के ग्रामीणों को भी उकसाकर एक मिलिशिया बनाई। इस तरह लगभग 100 लोगों की एक सेना तैयार कर ली। लेकिन सैनिक इकट्ठा करना आसान था, हथियार बांटना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। उन्होंने तुरंत ही शाही शस्त्रागार के पुराने कारीगर को बुलाया और उसे पूरी ताकत से हथियार बनाने का आदेश दिया। नतीजतन वह बूढ़ा कारीगर बेहद शर्मिंदा नजर आया। मालिक बैरन, शस्त्रागार में लोहार अब पर्याप्त नहीं है। असल में हाल ही में भारी मेहनत करने वाले कई लोहारों ने अचानक अजीब तरह से आत्मविश्वास हासिल कर लिया था। उन्होंने चांदी के सिक्के देकर अपनी आजादी खरीदी और चले गए, जिससे लोहार की दुकानें खाली हो गईं। चार्ल्स तुरंत समझ गया कि कोई पर्दे के पीछे से कारीगरों की मदद कर रहा है और वह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। वह या तो कोई बड़ा कुलीन था या वही रहस्यमय परिवार। जांच करने पर सचमुच ओखेवन ही था। चार्ल्स को अचानक एहसास हुआ
तो फिर वही प्राचीन परिवार है। इसलिए उसने तुरंत वित्त अधिकारी को निर्देश दिया, तुम खुद ओखेवन किले जाओ और उनसे हथियार उधार लो। ये हमारे क्षेत्र के आम लोगों के लिए है, मेरी स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं। क्योंकि यह गहरे जड़ों वाला परिवार दयालु है, वे हमें मरते हुए देखकर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। वित्त अधिकारी ने अपना पसीना पोंछा, सीने पर हाथ रखा और आदेश स्वीकार कर लिया। जब मैं बॉक्स के बाहर बैठा यह सब देख रहा था तो मेरे होंठों के कोने धीरे धीरे मुस्कान में बदल गए। अनाज, वर्षा जल, सड़कें, वाहन, कारीगर, नगर रक्षा उपकरण, लॉजिस्टिक्स चैनल खुल चुके थे और बुनियादी नींव फैलनी शुरू हो गई थी। अब ये छोटा सा मध्ययुगीन महाद्वीप जल्द ही औद्योगिकरण की असली शुरुआत का स्वागत करने वाला था।